हाँ जी सर, सबको गुड मॉर्निंग। आज मैं एकदम टाइम पे आ गया सर। टाइम मतलब एकदम जल्दी सर। मेरे टाइम से तो बहुत जल्दी है सर। बट मैं डिसाइड किया कि मैं जल्दी जल्दी आऊँगा सर, है ना। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। यस सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यस सर, गुड मॉर्निंग। ओह नाडू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। एकदम बढ़िया सर, है ना। यस सर, यस सर, सर चलिए सर, है ना, शुरू करते हैं। 8 बज गए हमारे एंड वी कैन ऑफिशियली स्टार्ट द सेशन। हम लोग दिल्ली सल्तनत के ऊपर चर्चा कर रहे थे और कल हम कहाँ तक पहुंचे थे? आई गेस वी हैड रीच्ड अल्तुतमिश, है ना। हमने अल्तुतमिश तक देखा था सर, है ना। सो मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि अल्तुतमिश की कहानी क्या है और वो किस तरह से पावर के ऊपर आया सर, राइट, है ना। तो बेसिकली वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द चालीसा सिस्टम, या थोड़ी बहुत उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया था कि कंसोलिडेशन में चालीसा का क्या रोल प्ले था सर, ठीक है। एंड होपफुली आपको वहां तक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इनफैक्ट नोबिलिटी वर्सेस मोनार्की की कहानी ही वही जुड़ी हुई है सर, ठीक है। सो द होल चालीसा सिस्टम इज रिलेटेड टू द पॉइंट ऑफ दिल्ली सल्तनत। एंड दिल्ली सल्तनत के अंदर हमने ये समझा था कि जो नोबिलिटी वर्सेस मोनार्की है वो कैसे कार्य कर रही है सर, ठीक है। सो द फर्स्ट फेज इज नोन एज द एस्टैब्लिशमेंट, एंड एस्टैब्लिशमेंट के साथ साथ वी हैड सीन कि कंसोलिडेशन की तरफ कैसे लाया जा रहा है, राइट सर, ठीक है ना। और कंसोलिडेशन के लिए कैसे अलग अलग सुल्तान जो है वो कार्य करेंगे सर, ठीक है। और फिर उसके बाद देन वी हैड सीन द एम्पायर बिल्डिंग। एम्पायर बिल्डिंग तो खिलजी तक आते आते शुरू होगा सर, है ना। और तुगलक उसको आगे लेके जाएंगे। कंसोलिडेशन तो आप समझिए कि कंसोलिडेशन इज अ प्रोसेस, इट्स अ वेरी लॉन्ग टर्म प्रोसेस, है ना। तो ये अभी भी मतलब अभी क्या मतलब उस टाइम पे अप टिल द लोधीस ये चलता रहेगा सर, ऐसा नहीं होगा कि नहीं चलेगा, क्योंकि रिफॉर्म्स लाए जाएंगे, अलग अलग प्रकार के प्लस माइनस किए जाएंगे, है ना। कुछ चीजों को हटाया जाएगा, कुछ नई चीजों को इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा सर, ठीक है। तो कंसोलिडेशन को खाली एक डायनेस्टीज के साथ मत देखिए, बट इनिशियल डायनेस्टीज का रोल बहुत होता है। यू विल फाइंड कि पहले एक दो वंश ऐसे होंगे जो उसको मजबूत करने में, ढांचे में या एक फ्रेमवर्क में डालने में काफी कार्यरत थे सर, समझे आप लोग, ठीक है ना। तो ये पूरी कहानी है। इसको अब 3 फेजेस के अंदर हम लोग देखते हैं। अभी हम लोग इसका फेज 1 के बाद फेज 2 में आ गए हैं ना। तो दिस इज एक्चुअली द फेज 1 ऑफ दिल्ली सल्तनत। कंसोलिडेशन इज फेज 2 एंड उसके बाद एम्पायर बिल्डिंग में फेज 3 आएगा सर, है ना। अब देखिए बलबन को या अल्तुतमिश को या बाकी सारों को देखोगे तो उनको हम लोग एक्चुअल सेंस के अंदर एम्पायर बिल्डर नहीं मानते। इवन अल्तुतमिश भी जो था वो कंसोलिडेशन में ही था। उसने कोई नए एरियाज को, टेरिटरीज को एक्वायर करने के लिए मतलब उसने भारी प्रयत्न नहीं किए सर, है ना। इवन बलबन के साथ भी होगा, रजिया के साथ भी होगा सर। तो जो एक्जिस्टिंग एरियाज है उसी को ही ये लोग सिक्योर करने में मानते थे सर, ठीक है। पर जब अलाउद्दीन आया तो अलाउद्दीन कहता है कि नहीं, मैं तो सिकंदर हूं सर, ठीक है। तो बिकॉज़ मैं सिकंदर हूं तो फिर ऑब्वियस है कि मैं फतेह करूंगा सब जगह पे सर, है ना। तो देन दी पॉलिसी चेंज, है ना, समझे आप लोग, ठीक है। तो फिर एक्सपेंशन की पॉलिसीज आएगी, क्योंकि कंसोलिडेशन हो चुका है, फ्रेमवर्क क्रिएट हो चुका है, आर्मी क्रिएट हो चुकी है। जैसे बलबन के समय पे आप देखोगे दीवान अरीस का क्रिएशन करना है सर, ठीक है। तो दीवान अरीस को जिस तरह से सेटअप किया गया था बलबन के द्वारा, उसको ही अलाउद्दीन उसको और रिफॉर्म्स करता है, फिर चेहरा और दाग सिस्टम लेके आया और कैश में सैलरी देने की शुरुआत करता है, इतना सिस्टम को बदल देगा सर, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं जो शासक के रूप में आपको उनका कंट्रीब्यूशन पता होना चाहिए। चलते हैं आगे, समझते हैं दिल्ली सल्तनत की एस्टैब्लिशमेंट में किस तरह से कार्य रहा है सर, ठीक है। तो एस्टैब्लिशमेंट में हमने कल देखा था स्लेव डायनेस्टी के बारे में, और मैंने आपको बताया था कि ये स्लेव डायनेस्टी एक्चुअली बहुत ही कॉन्ट्राडिक्ट करता है सर। और हमने ये भी बताने की कोशिश की थी कि ये जो स्लेव डायनेस्टी है, मतलब स्लेव डायनेस्टी हो ही नहीं सकती है, कभी गुलाम कभी डायनेस्टी में कैसे आएंगे सर, पर स्लेव्स की इंपॉर्टेंस आपको पता नहीं चाहिए। इनफैक्ट स्लेवरी सिस्टम से भी क्वेश्चन आ चुके हैं, दे हैड ऑलरेडी आस्क्ड यू क्वेश्चन ऑन स्लेवरी सिस्टम एज वेल। हम लोग जब दिल्ली सल्तनत को पूरा कंप्लीट करेंगे तो आपको पूरी स्लेवरी सिस्टम की कहानी बता दूंगा, है ना, कि हाउ स्लेव्स वर द वन जिन्होंने एस्टैब्लिशमेंट, कंसोलिडेशन और एम्पायर बिल्डिंग सब में मदद की है सर, ठीक है। स्थापना करने में भी गुलामों ने मदद की है, फिर कंसोलिडेट करने में भी गुलाम ही इनफैक्ट रोल प्ले में थे, और उसके बाद एम्पायर बिल्डिंग में भी गुलाम थे सर, है ना। जैसे मलिक काफूर का एग्जांपल देख लीजिए सर, ठीक है। तो मलिक काफूर गुलाम था कि नहीं था सर, ठीक है। काफूर प्रैक्टिकली आप देखोगे एम्पायर बिल्डिंग में काम करता है, वो लेफ्टिनेंट बन के जाता है, वो मैं लड़ाई करूंगा सर, है ना, अपने राजा के लिए। तो ये आपकी इंस्टीट्यूशंस की कहानी आपको दिखेगी सर, ठीक है। और इंस्टीट्यूशंस में स्लेवरी एज एन इंस्टीट्यूशन एक नए सेंस में आपको मिलेगा सर, ठीक है। तो आपको कभी कभी कंपैरेटिव एनालिसिस के क्वेश्चन आते हैं कि भाई ओल्ड स्लेवरी सिस्टम, अर्ली मिडिवल की और मिडिवल स्लेवरी में फर्क क्या है सर, ठीक है। और ये एंशिएंट इंडिया या जो अर्ली मिडिवल इंडिया की जो स्लेवरी है वो मिडिवल से कैसे ट्रांसफॉर्म हो गई है सर, ठीक है। और मिडिवल स्लेवरी सिस्टम को क्यों एम्पायर बिल्डर के रूप में कंसीडर किया जा सकता है। तो दिस आर ऑल द फ्यूचर ट्रेंड, है ना। आप जब कोई भी चीजों को पढ़ो, है ना, जब आप किताब के अंदर भी उठा के देख रहे हो, तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप उसको क्या कहते हैं कि क्वेश्चन के सेंट्रिक देखिए सर चीजों को, रेदर देन स्टोरी सेंट्रिक थिंग्स, है ना। तो इंस्टीट्यूशंस को पढ़ रहे हो, नाम को पढ़ रहे हो, कोई घटना को पढ़ रहे हो, तो आप खाली ये सोचिए कि यार यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है सर। अगर बन सकता है तो फिर आपका दिमाग खुल जाना चाहिए सर, समझे आप लोग, कि हाँ यहाँ से ये टॉपिक से निकल जाएगा, 10 मार्क का निकलेगा, 15 मार्क का निकलेगा। वरना आप क्या फिर स्टोरी सेंट्रिक पढ़ोगे, फिर स्टोरी में उलझे रहोगे कि इसने बुगरा खान ने ये किया था, दूसरे दिन जलालुद्दीन आया था, तीसरे दिन खिलजी आया था, मतलब वो फिर वो आपका फिर वो कहानी उसमें चला जाएगा। देन आपको मजा तो आएगी, फिर नंबर नहीं आएंगे सर, ठीक है ना। तो फिर हमको नंबर भी लाना है ना, अल्टीमेटली तो फिर वी आर हियर फॉर नंबर गेम, है ना, समझे। और फिर वो प्रिसाइज टाइम फ्रेम में सब कुछ निपटाना भी है सर, ठीक है ना। सुबह सुबह मैसेज कर दिया सर, है ना, किसी ने मैसेज भेजा है। अच्छा, मतलब वो क्वेश्चन भेजा है, अच्छा चलिए ठीक है ना। कल हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। कल ऑलमोस्ट 1.5-2 घंटा हम लोग ये पूरी सल्तनत बल्तनत की जो क्वेश्चन है उसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज पहले कंसोलिडेशन खत्म कर देते हैं, बलबन तक खत्म कर देते हैं सर, है ना। तो चलिए आगे चलते हैं, लेट्स सी एंड लेट्स प्रोसीड अप टिल बलबन। एंड उसके बाद फिर कल के क्लास हमारा स्पेसिफिक आंसर राइटिंग और आपके जो क्वेश्चन आपने भेजे हैं उसको भी थोड़ा इवैल्यूएट करेंगे सर, ठीक है। और फिर मैं आपको मॉडल आंसर तो नहीं बताऊंगा, पर पॉइंट्स एटलीस्ट आपको डिस्कस करवा दूंगा कि भाई अगर लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं सर, ठीक है ना। क्योंकि मॉडल आंसर एक होता मतलब स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, क्योंकि मॉडल आंसर में तो फिर वही होगा कि वो मैं 4-5 किताबें खोल दूंगा सर, है ना, फिर वहां से आपको यहाँ टाइप, यहाँ टाइप, वहाँ टाइप, वहाँ टाइप, इससे अच्छा हैंड्स ऑन में आपको पॉइंट्स डिस्कस करूंगा, वो ज्यादा ठीक रहेगा सर, समझे। वो मॉडल वाला एक्चुअली मेरा दिमाग पता नहीं, मैं थोड़ा नॉर्मल जो
प्रोसेस चलता है उससे थोड़ा विपरीत चलने वाला बंदा हो सर, ठीक है। तो मेरा मानना है कि यूपीएससी बनाता है मॉडल आंसर, ऐसा नहीं कि नहीं बनाता है। बट यूपीएससी जो मॉडल आंसर बनाता है उससे भी जो एग्जामिनर्स होते हैं उनको ये कहा गया है, मतलब इंस्ट्रक्शंस पास ऑन किए गए हैं कि आप देखिए कि इनमें से कितना रिलेवेंसी आ रहा है सर, ठीक है। रिलेवेंसी जो पॉइंट्स डायमेंशंस कैंडिडेट ने कवर किए हैं, जो जिसने आंसर लिखा है सर, ठीक है। और फिर उसके बाद उसका फ्लो देखा जाता है, उसका वो है ना कि एक स्ट्रक्चर देखा जाता है, की पॉइंट्स देखे जाते हैं, और फिर ओवरऑल आंसर के क्वेश्चन के अंडरस्टैंडिंग सेंटर लिखा है या उसके बाहर जाके लिख दिया है, फिर उस हिसाब से वैल्यूएशन आता है सर, ठीक है। तो इवन यूपीएससी नोज दैट कि जो बच्चे जो भी कैंडिडेट जो भी आंसर लिखेंगे वो ऑब्वियस है कि एज इट इज बैटिंग तो मिलेगा ही नहीं ना सर, ठीक है। तो भी उसके बावजूद भी 60% मार्क्स आ रहा है, 65% मार्क्स आ रहा है ना, तो दैट्स द बेस्ट पार्ट है ना। तो फिर हम उसी अप्रोच से रहेंगे और उससे क्या आपका दिमाग भी खुलेगा। खैर अब देखते हैं हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद अल्तुतमिश के ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। तो अल्तुतमिश के ऊपर पहला आरोप लगा था कि उसने बेसिकली सत्ता हथिया ली थी, ही हैड कैप्चर्ड द पावर, बट हमने आपको कल के क्लास के अंदर बताया था कि ही हैड नॉट कैप्चर्ड द पावर। उस टाइम पे ये प्राइमोजेनेचर का कांसेप्ट नहीं था, ना ही उस टाइम पे हायरार्की फॉलो होती थी, और उसने कैप्चरिंग करने की जगह अपने आप को लेजिटिमाइज करवाया था सर, ठीक है। ये लेजिटिमाइजेशन के थ्रू इनफैक्ट उसने यहाँ पे अपने आप को खलीफा के थ्रू अपने आप को रिकॉग्नाइज कराया। दूसरा, ही वाज कॉल्ड अपॉन द नोबल्स, उसका मतलब ये है कि वो सिलेक्ट किया हुआ था सर, है ना, या इलेक्ट किया हुआ था हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि उसको बुलाया गया था सर, ठीक है। और नोबल्स ने कहा था कि भाई हम आपको यहाँ पे बनाते हैं सर, समझे आप लोग, ठीक है। आलम शाह जो था उसको मना कर दिया गया था। एक्चुअली क्या हुआ कि इस टाइम पे नोबिलिटी को लेकर क्राइसिस चालू हो गए थे, मैंने आपको कल के क्लास के अंदर भी बताया था सर, ठीक है। तो उस टाइम पे कुतुबुद्दीन ऐबक के समय पे दो प्रकार की नोबिलिटी थी, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने दो कैपिटल्स बनवाए थे ना, लाहौर एंड दिल्ली, दोनों के दोनों कैंटोनमेंट थे सर, ठीक है। तो दिल्ली के अंदर जो नोबल्स बैठे हुए थे वो चाहते थे कि इट शुड बी अल्तुतमिश हु शुड एक्चुअली कम टू पावर सर, ठीक है। पर जो लाहौरी नोबल्स थे सर, है ना, लाहौर के अंदर रहने वाले जो नोबिलिटी की क्लास थे वो आराम शाह के फेवर में थे सर, समझे आप लोग, ठीक है। और इवेंचुअली जब संघर्ष भी हुआ तो ये दिल्ली वाले भारी पड़ गए सर, है ना। तो जब अल्तुतमिश को बुलाया गया तो दिल्ली वालों ने बुलाया था, लाहौर वाले थोड़े कम चाहते थे कि भाई अल्तुतमिश आए सर, समझे आप लोग, ठीक है। तो नोबिलिटी एज अ किंग मेकर का कांसेप्ट हमने कल भी बताया था, आज हम लोग थोड़ा उसके ऊपर भी देखेंगे, नोबिलिटी एज एन इंस्टीट्यूशन के ऊपर सर, ठीक है। अब चले जाते हैं आगे कि अल्तुतमिश के साथ प्रॉब्लम क्या था सर, है ना। तो अल्तुतमिश के साथ प्रॉब्लम थे, हमने कल के क्लास के अंदर बताया था कि इनफैक्ट तीन शासक उसके सामने विद्रोह कर रहे हैं, बंगाल के अंदर विद्रोह हो रहा है सर, है ना, अफगानिस्तान में विद्रोह हो रहा है, मुल्तान के अंदर विद्रोह हो रहा है। पहला प्रॉब्लम ये था। नॉर्थ इंडिया के राजपूत किंग्स भी उसके सामने विद्रोह कर रहे थे सर, ठीक है। यहाँ ये जो विस्तार है दोआब वाला, वहां पे भी उसके सामने इशू हो रहा था, और मंगोल्स भी आने का प्रयत्न कर रहे थे सर, ठीक है। इस समय के दौरान अल्तुतमिश ये चीज समझ गया था कि भाई कैसे भी करके मुझे अपने आप को सेटल करना है, और ये सेटल करने के चक्कर में उसने सबसे पहले नोबिलिटी को अपने फेवर में लिया सर, है ना। तो यस्टरडे वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द नोबिलिटी, और नोबिलिटी के अंतर्गत मैं आपको इक्ता सिस्टम के बारे में बता रहा था सर, ठीक है। तो उसके जितने भी चाहने वाले नोबल्स थे, द नोबल्स वर एक्चुअली इन फेवर ऑफ इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने सबको इक्ता सिस्टम के तहत लैंड का एक टुकड़ा दे दिया सर, ठीक है ना। ये इक्ता सिस्टम एक्चुअली अरब्स के समय से थोड़ा बहुत इंस्टीट्यूशनलाइज होना शुरू हुआ था, फिर जब घुरी आया तो घुर तक आते आते ये बहुत ही प्रॉपर सेटअप में आ गया था सर, ठीक है। अल्तुतमिश ने इसको आगे चलाया और उसने इसके ऊपर एक प्रॉपर कोडिफिकेशन कर दिया, और वहां पे एक नोबिलिटी की एक हायरार्की और एक चेन शुरू कर दी सर, ठीक है ना। तो जो लैंड इक्तेदार जिसको कहते हैं, या मुक्ति भी कहा जाता था, ही वाज नोन एज मुक्ति एज वेल सर, ठीक है, जो इक्ता को चलाता था लॉ एंड ऑर्डर के रूप में। सामान्य रूप से इनको मिलिट्री कैंपेन्स के लिए बुलवाया जाता था, लॉ एंड ऑर्डर के लिए बुलवाया जाता था, इनको रेवेन्यू के लिए बुलवाया जाता था। और अल्तुतमिश को पता था कि ये ऑफिस को इनहेरिटेबल रखना है, मतलब ये वंश परंपरागत नहीं चलेगी। हो सकता है आपको 5 साल तक कहीं पे आपको बिठाया जाएगा, 4 साल तक कहीं पे बिठाया जाएगा, उसके बाद राजा कहेगा कि चलो तुम्हारी ट्रांसफर हो गई है सर, ठीक है। तो मोटे-मोटे तौर के ऊपर इल्तुतमिश ने जिस तरह से ये पूरी की पूरी सिस्टम डेवलप की, जिसके थ्रू लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हुआ, कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू हुई, और ये कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू कैसे होती थी, तो इक्तेदार अपनी सैलरी काट के या अपने सैनिकों के अंदर जो पैसा खर्चा पानी होता था वो काट के रेस्ट राजा की तिजोरी में पैसा जमा कर देता था सर, ठीक है ना। तो एक फंक्शनरीज के रूप में काम हो रहा है, और काफी लोगों को इनफैक्ट इल्तुतमिश ने इक्ता से हटाया भी था सर, है ना। इल्तुतमिश ये भी देख रहा है कि मेरे सामने नोबिलिटी विद्रोह कर सकती है, क्योंकि आरम शाह के समय पे भी ये हुआ था। इसके कारण इल्तुतमिश ने एक सिस्टम डेवलप की और अपने लॉयल नोबल्स की एक ग्रुप बना दी सर, है ना। और ये टोटल कितने थे, अली बाबा और 40 चोर, इसी को ही चालीसा सिस्टम कहते हैं सर, ठीक है। तो कल के क्लास में मैंने आपको बताया था कि ये चालीसा की कहानी क्या है सर, ठीक है ना। तो ये 40 के 40 ऐसे लोग थे जिसको इल्तुतमिश ने एक ऐसी कंडीशंस के ऊपर अपॉइंट किया और कहा कि भाई देखिए आप मेरे फेवर में रहिएगा, मैं आपको अच्छी से अच्छी पोजीशंस पे अपॉइंट कर दूंगा सर, ठीक है ना। तो बेसिकली एक नए क्लास ऑफ लॉयल नोबल्स की उसने स्थापना करवाई सर, ठीक है। इनको ऑफिशियल्स के रूप में अपॉइंट किया, संची नोबल्स के रूप में भी कहते थे सर, टॉप लीडरशिप के ऊपर थे, और इन्होंने ही इल्तुतमिश को कंसोलिडेशन में हेल्प की। अब आप देखिए कि नोबिलिटी का रोल कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है सर, ठीक है। ये क्यों हो रहा था, उसके पीछे का कारण ये है कि राजा के अंदर लॉ ऑफ सक्सेशन नहीं था, हेरिडेटरी कंसेप्ट ऑफ सुल्तनत अभी नहीं निकल के आया था, और उस समय के दौरान काफी सारे नोबल्स थे जो सपने देख रहे थे कि अपने कुछ बड़ा करेंगे सर, ठीक है। तो तीन प्रकार के नोबल्स मैंने आपको बताया थे, एक घोरी के पहचान वाले थे, एक ताजिक ओरिजिन के थे, और दूसरे स्लेव ऑफिशियल्स थे जो मुख्यतः सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल थे सर, ठीक है। इनफैक्ट इन्हीं लोगों को वी कम टू नो दैट इल्तुतमिश ने अपॉइंट किया है सर, ठीक है ना। अब इसमें नॉन टर्किश ट्राइब्स उतनी ज्यादा डोमिनेटिंग नहीं है सर, ठीक है। नॉन टर्किश ट्राइब्स बनने की शुरुआत होती है बाय द टाइम ऑफ द खलजीज एंड द तुगलक सर, है ना, समझे। तो अभी भी आपको टर्किश नोबिलिटी ही डोमिनेट करती हुई दिखी, और बलबन ने तो एक्सक्लूसिविटी ला दी थी बाय दिस, समझे आप लोग, ठीक है। तो वी सी दैट जिस तरह से वो टर्किश स्लेव ऑफिशियल्स की ग्रुप बनाता है जो 40 लोग थे, तो इसी को ही तुजु के चहलगामी के रूप में पहचानते हैं, जिसके थ्रू ये अपने आप को यहाँ कंट्रोल करवाएगा सर, ठीक है। तो ये जितने भी स्लेव्स हैं उनको बंदगा कहते हैं सर, बंदा कहते हैं ना हम लोग सर, ठीक है, ये मेरा बंदा है सर, ठीक है। तो यू विल फाइंड कि ये जो बंदगा हुआ करते थे इन्हीं को ही ये लोग अपॉइंट कर रहे हैं, और इनके थ्रू ही अपनी सिस्टम को चलवाएंगे सर, समझे आप लोग, ठीक है। तो पहली चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि क्या क्या कहानी रहती है, और ये कहानी के तहत इंडियन मुस्लिम्स तो उतना डोमिनेटिंग नहीं थे या नोबिलिटी के अंदर आ रहे हैं, तो इसमें मिक्सचर ऑफ नोबल्स आपको सेंट्रल एशिया ज्यादातर टर्किश या ताजिक पर्सपेक्टिव से मिल जाएंगे सर, समझे आप लोग, ठीक है। अब ये चालीसा सिस्टम के ऊपर से क्वेश्चन आ सकता है नोबिलिटी के अंदर से कि भाई इल्तुतमिश के समय पे जो नोबिलिटी का अरेंजमेंट किया था, ये प्रश्न आया भी था सर 2012 के अंदर, एंड द क्वेश्चन वाज रिगार्डिंग दिस, एनालाइज द रेशियल कंपोजिशन रोल ऑफ नोबिलिटी इन द सक्सेस ऑफ इल्तुतमिश, है ना, हाउ डिड इट अफेक्ट द कंटेम्परेरी पॉलिटिक्स, है ना। तो ये थोड़ा उसके बाद के पीरियड में है, मतलब बट आपको शुरुआत इल्तुतमिश से ही मिलेगी कि भाई इल्तुतमिश के समय पे उसने दो प्रकार इमीडिएटली अपने आप को कंसोलिडेट करने के लिए नोबल्स का उपयोग किया था सर, ठीक है ना। अब इल्तुतमिश को ये चीज समझ में आई थी कि उसके पास दो प्रकार के नोबल्स थे सर, ठीक है। एक टर्किश ओरिजिन के नोबल्स थे सर, है ना, जो प्रॉपर्ली उसके स्लेव्स हुआ करते थे। दूसरे ताजिक ओरिजिन के नोबल्स थे, ये भी उनमें से कुछ कुछ लोग टर्किश एथनिसिटी से बिलोंग करते थे, पर बिलोंग करते थे ताजिकिस्तान से, ताजिकिस्तान मतलब जो प्रदेश से बिलोंग करते थे, पर उनकी नस्ल देखोगे या उनकी एथनिसिटी देखोगे टर्किश ही थे सर, है ना, तो उनके कल्चर वल्चर से सर, ठीक है। तो उसने क्या किया, व्हाट ही डिड सर, है ना, उसने इन दोनों का ग्रुप बनवा दिया सर, ये सब के सब फॉरेन ओरिजिन के लोग थे। अब इनमें से कुछ कुछ लोग थे जो वॉर के लिए बहुत जाने जाते थे, मतलब फाइटर्स के रूप में जानते थे सर, समझे नहीं समझे, कुछ कुछ लोग ऐसे थे जो एडमिनिस्ट्रेशन में जानते थे सर, है ना। तो उसने जो चालीसा बनाई थी उसमें इंडियन मुस्लिम्स तो थे नहीं, हिंदुस्तानी मुसलमान तो आपको मिलेंगे नहीं सर, ठीक है। एंड इस बेसिस के ऊपर से यू विल फाइंड कि इस दोनों को इसने मिक्सचर करने की कोशिश की सर, समझो आप लोग, ठीक है। तो व्हाट डू वी सी ओवर हियर, यू विल फाइंड कि टर्किश और ताजिक ये पहला जो ग्रुप बन के आया है फॉरेन नोबल्स का ही, इन्हीं को इससे चालीसा के अंदर इंक्लूड किया था सर, ठीक है ना। तो करीबन 23-24 नाम आपको इसके अंदर से दिखेंगे, और ये डिफेक्टो पावर के रूप में उभर के आएंगे सर, ठीक है। अब इन्होंने ही इनफैक्ट ज्यादातर मंत्रियों की पोजीशंस ली, इन्होंने वजीर की पोजीशंस ले ली, रेवेन्यू की पोजीशंस ले ली, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आप
दारू के रूप में इनको अपॉइंट किया जा रहा था सर, ठीक है। और इनको ये लग रहा था कि भाई दे आर एक्चुअली द सोवरेन पावर ऑफ द स्टेट, है ना। तो अल्तुतमिश के समय पे उसने जो पूरी की पूरी चालीसा सिस्टम क्रिएट की थी, ये चालीसा सिस्टम ओवर पीरियड ऑफ टाइम इतनी डोमिनेट हो जाएगी कि बलबन तक आते-आते बलबन उसको फिर समाप्त करेगा, क्योंकि मैंने आपको कल के क्लास के अंदर बताया था कि क्या प्रॉब्लम था सर, ठीक है। तो आपको यहाँ से प्रश्न आएगा कि एनालाइज हाउ द चालीसा सिस्टम हेल्प इन द कंसोलिडेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत एंड हाउ इट वाज रिस्पांसिबल बिहाइंड द डाउनफॉल ऑफ मोनार्की एज वेल सर, है ना। तो रोल एंड नेचर ऑफ चालीसा सिस्टम सर, है ना। तो आपको जब प्रोग्रेस रोल नेचर ऑफ चालीसा आएगा तो यू आर सपोज्ड टू राइट फ्रॉम अल्तुतमिश एंड यू आर सपोज्ड टू गो अप टिल बलबन सर, समझे आप लोग, ठीक है। क्योंकि शुरुआत अल्तुतमिश से हुआ था, अल्तुतमिश से बेसिकली बलबन तक जो पूरी की पूरी कहानी है उसमें आपको एक ट्रेंड देखना पड़ेगा सर, ठीक है। ये ट्रेंड के अंदर आपको ये देखना पड़ेगा कि अल्तुतमिश बहुत ही इन्फेंट स्टेज के ऊपर सुल्तान बनता है, और जो इन्फेंट स्टेज के ऊपर सुल्तान बन रहा था उसको समझ में आ रहा था कि विदाउट द हेल्प ऑफ द नोबिलिटी ही वोंट बी एबल टू कंट्रोल एंड ही वोंट बी एबल टू कंसोलिडेट, फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना। सेकंड थिंग इज कि द नोबल्स के अंदर भी दो प्रकार के नोबल्स थे, एक युद्ध करने वाले नोबल्स थे, एक लिखने वाले नोबल्स थे। अल्तुतमिश ने बैलेंस बनाने की कोशिश की, क्योंकि उसको पता है कि हर बार बेसिकली युद्ध से कुछ नहीं चला जा पाएगा सर, है ना। वी नीड टू हैव एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल, है ना। विदाउट एडमिनिस्ट्रेशन आप चला नहीं पाओगे। देखिए तालिब के साथ प्रॉब्लम क्या हो रहा है सर, पावर तो ले लिया इन्होंने अफगानिस्तान में, पर इनके साथ दिक्कत ये है कि पावर लेने के बाद अब चलाने में बहुत मुश्किल है सर, समझे कि नहीं समझे, है ना। तो यू विल फाइंड कि पाकिस्तान वहां उनको हेल्प कर रहा है, पाकिस्तानी सर हेल्पिंग इन द एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी पूरी ब्यूरोक्रेसी को वहां पे डेप्यूट किया हुआ है सर, ठीक है। आपको जान के बहुत हैरानी होगी जब 2001 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने कहा ना कि आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, और जनरल मुशर्रफ के पास डेडलाइन आ गई थी कि भाई हम बॉम्बिंग करना शुरू कर देंगे अफगानिस्तान में। तो अमेरिका जिस दिन बॉम्ब करने वाला था उसके सुबह के दिन, मतलब लेट नाइट बॉम्बिंग शुरू हुआ था सर, है ना, काबुल में, और अमेरिका के वो विमान जाके वो भड़का वो बॉम्ब लगा के आए थे सर, ठीक है। तो कुंदूज करके एक जगह है अफगानिस्तान में, इट्स नियर पाक बॉर्डर साइड। कुंदूज में करीबन 12,000 पाकिस्तानी सैनिक, पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी, पाकिस्तानी फॉरेन सर्विसेज के लोग थे सर। उनको एयरलिफ्ट किया गया था, कभी गूगल करिएगा कुंदूज एयरलिफ्ट, है ना। तो यू विल फाइंड दैट कि कुंदूज एयरलिफ्ट में ह्यूज नंबर ऑफ पाकिस जो अफगानिस्तान में तालिबान के पहले शासन में उनको मदद कर रहे थे पूरा सिस्टम चलवाने के लिए उनको। और अमेरिका ने डेडलाइन दी थी पाकिस्तान को कि भाई हम बॉम्बिंग करना शुरू करेंगे, फिर वहां जो भी बचेगा वो हमारा जिम्मेदारी नहीं है। अब मिलिट्री बेसिस के ऊपर बॉम्बिंग करना था अमेरिका को, अमेरिका ने सिविलियन एरियाज को टारगेट सीधा नहीं किया था उस टाइम पे सर, ठीक है। तो फिर पाकिस्तानी भागे थे सर, है ना, उसके बाद। तो ये तो पूरी कहानी आपको मिलती है। खैर अभी फिर से है, चलो लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट, ओके। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये हुआ है कि वो नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट, या जो अभी आज का जो नया नॉर्दर्न अलायंस है, उसको अब डिप्लोमेटिक एक्सेस मिलना शुरू हुआ है, उसकी ऑफिसेस खुलनी शुरू हो गई है। तो अभी ग्रेट गेम का थर्ड पार्ट चलेगा। चलिए लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट, ओके। अब देखिए स्टोरी क्या है सर, है ना। मूलतः से कहने का मतलब ये है कि इल्तुतमिश ने दोनों प्रकार की बैलेंस बनाई सर, समझे कि नहीं समझे। और यही नोबल्स धीरे 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 स्टेट एंटरप्राइज के अंदर पार्टनर बनने की शुरुआत कर देते हैं सर, ठीक है। तो हम लोग चालीसा सिस्टम को रखेंगे कि ये चालीसा सिस्टम धीरे 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 इनफैक्ट इतनी डोमिनेट करती है कि अल्तुतमिश जब अपने जीवन के आखिर के पड़ाव में था, व्हेन ही वाज इन द लास्ट स्टेज ऑफ हिज लाइफ, है ना, तो अल्तुतमिश ने अपने नोबल्स को बुलाया था कि देखिए मैं इनहेरिट करके जा रहा हूं एंड आई एम गिविंग माय पावर टू माय डॉटर, तो आप इसको स्वीकारिएगा। तो नोबल्स मन में मलका रहे, बोल जाने तो दो राजा को, फिर देखिए कि क्या करता है सर, ठीक है ना, गेटिंग अ पॉइंट। सो यू विल फाइंड कि अल्तुतमिश ने इनको कहा था, इनको रिक्वेस्ट की थी। अब देखिए अल्तुतमिश जब इनको जाते जाते रिक्वेस्ट कर रहा है तो नोबल्स अंदर अंदर बैठे बैठे बात कर रहे हैं, बोले चाचा जाने दो, फिर देखते हैं फिर क्या होता है सर, ठीक है ना। तो दिस हैपेंड एक्चुअली सर, है ना। तो दिस इज हाउ यू नीड टू सी कि अल्तुतमिश ने जिसको बनाया वही लोग उसके एम्पायर के डाउनफॉल के पीछे रिस्पांसिबल हो गए, क्योंकि दे डिड नॉट एक्सेप्टेड रजिया एज द अथॉरिटी सर, है ना, समझे आप लोग, ठीक है। तो रजिया को 3-4 साल के अंदर हटा दिया गया, उसके पीछे की कारण ही ये मिलती है सर, ठीक है। सो नोबिलिटी में चालीसा सिस्टम अल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया। ये चालीसा ने इनिशियली कंसोलिडेशन में बहुत मदद की, क्योंकि वॉर एंड एडमिनिस्ट्रेशन दोनों के अंदर आपको मदद मिलता है सर, समझे कि नहीं समझे, गेटिंग अ पॉइंट और नॉट, है ना। तो पहली चीज आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए सर, ठीक है। दूसरा नोबिलिटी का प्रॉब्लम क्या था, है ना। तो आप देखेंगे कि दे वर इनफाइटिंग अमंग देमसेल्व्स, है ना। तो अल्तुतमिश के समय पे जो इनफाइटिंग हुआ, ये इनफाइटिंग के कारण अंदर लड़ाई चल रही थी सर, ठीक है। ये लोग कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाए कि एक हेरिडिटरी मोनार्की कभी पावर के ऊपर आ सकती है सर। तो कंटिन्यूअस अक्रॉस द पीरियड ऑफ टाइम, मतलब आप पकड़ के चलिए कि अल्तुतमिश, अल्तुतमिश के बाद रजिया, फिर रुकनुद्दीन फिरोज, इन बिटवीन सर, है ना, बलबन आया, नसीरुद्दीन आया। इन सब के समय पे नोबिलिटी बहुत डोमिनेटिंग कर रही थी, और बलबन फिर इसी चालीसा के अंदर से आता है, और यही बलबन डिसाइड करता है कि भाई ना रहेगी बात, ना बजेगी बांसुरी सर, है ना, इसको बंद कर दो वरना कल मेरे को कोई टॉपल कर देगा सर, समझे आप लोग, ठीक है। तो अभी हम लोग इसकी बलबन तक आते आते क्या डेवलपमेंट हुआ वो देखेंगे, बट पहली चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि भाई आपके यहाँ पे जो चालीसा सिस्टम थी उसने एम्पायर बिल्डिंग में बहुत ही मदद की और इंस्टीट्यूशंस बनवाए सर, ठीक है। तो अल्तुतमिश का सबसे बड़ा योगदान जो था वो था इंस्टीट्यूशनलाइजेशन करना सर, चीजों को सर, ठीक है। और ये इंस्टीट्यूशनलाइजेशन के अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि चालीसा सिस्टम एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बन के आया जिसने दिल्ली सल्तनत को कंसोलिडेट किया टाइम बीइंग तक सर, समझे कि नहीं समझे। फर्स्ट थिंग इज क्लियर, है ना। तो द रोल ऑफ चालीसा सिस्टम अलग से क्वेश्चन आ सकता है, जनरली 10 मार्कर के अंदर आएगा, 20 मार्कर में नहीं पूछेगा। नोबिलिटी वर्सेस मोनार्की का ही एक ग्रेटर पार्ट है चालीसा सिस्टम, बट इसके ऊपर से अलग से प्रश्न आएंगे कि ये क्या है। तुजु के चेहरगानी के रूप में भी पहचानते हैं इसको, क्यों, क्योंकि ये 40 लोग थे सर, ठीक है। और मूल तरह से इसकी कैरेक्टर के ऊपर से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं कि क्या क्या स्टोरी रहती है सर, ठीक है। अब देखिए कि राजा एक टाइम के ऊपर चालीसा सिस्टम बना रहा है, चालीसा सिस्टम के थ्रू उसने एकता सिस्टम भी इसी के साथ लिंकअप किया था, क्योंकि यही चालीसा के अंदर ही लोग थे जिनको एकता दिया गया है। इंपॉर्टेंट एकताज वर गिवन टू दी आई वुड से द नोबल्स हु वर वेरी मच लॉयल टू इल्तुतमिश, है ना। तो यू सी कि एकता सिस्टम के द्वारा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हुआ कि नहीं हुआ। ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के कारण व्हाट डू वी सी ओवर हियर, वी विल सी दैट इल्तुतमिश जो है वो यहाँ पे अपने आप को एस्टैब्लिश करेगा। देखिए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो रहा है, इंस्टीट्यूशंस मेंटेन हो रहा है, तो इल्तुतमिश देख रहा है कि यार पैसा आना चाहिए सर, ठीक है। पैसा आएगा तो ही ठीक रहेगा सर, गिरिंग है ना। ये पैसे के चक्कर में उसने रेवेन्यू रिफॉर्म्स करना शुरू कर दिया सर, ठीक है ना। सो ऑन वन साइड व्हेन द इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ चालीसा वाज टेकिंग प्लेस एंड द एकता सिस्टम वाज बीइंग एस्टैब्लिश्ड इन अ प्रॉपर वे हायरार्की के थ्रू सर, उसने रेवेन्यू रिफॉर्म्स करना शुरू कर दिए। और सबसे बड़ा रेवेन्यू रिफॉर्म जो था वो था मोनेटाइजेशन ऑफ इकोनॉमी को लेके। अब देखिए इसके पहले लैंड ग्रांट्स वर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थ्रू व्हिच द इकोनॉमिक डिसीजंस वर मेड, है ना, सही की गलत सर, है ना। तो आप किसी को भी खुश करना चाहते हो या आप अपने फेवर में लेने की कोशिश करो, उसको तनख्वाह बनकर सैलरी देने की कोशिश करो, तो नॉर्मल केस में लैंड ग्रांट्स बहुत डोमिनेट करते थे। और हमने देखा था कि कॉइन्स की पॉसिटी क्रिएट हुई थी, नो डाउट कॉइन्स खत्म नहीं हुए थे सर, ठीक है। देयर वाज स्कैरसिटी ऑफ कॉइन्स, है ना। और ये कॉइन्स की स्कैरसिटी मुख्यतः दो कारणों से थी, क्योंकि द फ्लो ऑफ बुलियन गॉट स्टॉप, है ना, तो जो गोल्ड मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा था। दूसरे राजा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में पड़े हुए थे, द किंग्स वर फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स, है ना, तो वो ज्यादातर फिर लैंड आधारित सिस्टम को ज्यादा चलाते थे। इसको ही रामचंद्र शर्मा जी फ्यूडलिज्म के साथ लिंक अप कर देते हैं कि यार यही पूरी लैंड बेस्ड इकोनॉमी चलवा रहे हैं, लैंड बेस्ड पॉलिटी चल रही है, लैंड बेस्ड सोसाइटी चल रही है। ये जमीनों के कारण तो नए वर्गों का निर्माण हुआ, न्यू सोशल क्लासेस इमर्ज बिकॉज़ ऑफ द लैंड ग्रांट, है ना, हमने देखा था ना लिबरल इंडिया में सर। तो ये जो सिस्टम क्रिएट हुई है, इल्तुतमिश उसको बदलना चाहता था। क्यों बदलना चाहता था, क्योंकि उसको पता है कि लॉन्ग टर्म तक सस्टेनेबल नहीं है।
और इसने फिर रेवेन्यू रिफॉर्म्स के तहत कॉइन्स को इंट्रोड्यूस करवाया अपने हिसाब से सर, ठीक है। अब देखो कॉइन्स पहले से भी चल रहे थे, पर मोनेटाइजेशन ऑफ इकोनॉमी जब करना होता है, अर्थव्यवस्था को जब आप मोनेटाइज करते हो तो सप्लाई आपको बहुत बढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो ईजी मनी का सप्लाई, जैसे आज की तारीख में हम लोग कहते हैं रेपो रेट को कम कर देना, सो दैट बैंक यहाँ पे ईजी लैंडिंग कर पाए सर, है ना, अच्छी तरह से सर, ठीक है। तो अल्तुतमिश ने ये कार्य किया, ही मेड श्योर दैट द मोनेटाइजेशन ऑफ इकोनॉमी शुड टेक प्लेस, एंड द मोनेटाइजेशन ऑफ इकोनॉमी शुड टेक प्लेस इन सच अ वे जहाँ पे वो इनफैक्ट है ना बहुत बड़ी मात्रा के अंदर कॉइन्स को इशू करवाएगा सर, समझे आप लोग, ठीक है। अब इसके बेसिस के ऊपर से हमको ये पता चल रहा है कि इसके पहले जो गुर थे या गुर के पहले भी छोटे मोटे और राज्य थे सर, ठीक है, इनके कॉइन्स थोड़े बटन प्रकार के कॉइन्स थे, छोटे छोटे थे सर, है ना। इसने यहाँ पे सिल्वर के कॉइन्स और कॉपर के कॉइन्स की क्वांटिटी बढ़वाई, क्वांटिटी तो बढ़ाई, इसमें स्टैंडर्डाइजेशन करने की कोशिश की। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है कि इसने कहा कि सिल्वर के कॉइन्स, जिसे टंका कहा गया है सर, ठीक है ना, उसका एक फिक्स वैल्यू होगा, उसका एक फिक्स वेट होगा सर, समझे कि नहीं समझे, है ना। उसके अंदर बेसिकली आप समझने की कोशिश करेंगे तो सुल्तान की इमेजेस दिखेगी, या आप पकड़ने की कोशिश करें सुल्तान के गुणगान गाए जाएंगे सर, समझे आप लोग, ठीक है। और इसके अंदर अगर आप पकड़ने की कोशिश करिए कि इसने अपने आप को लेजिटिमाइज करवाया था, और ये कॉइन्स के सर्कुलेशन में भी खलीफेट सिस्टम को या अपने आप को लेफ्टिनेंट ऑफ खलीफा के रूप में उसने बताने की कोशिश की सर, समझे आप लोग, ठीक है। तो दो चीजें होती थी, ये कॉइन्स जहां जहां सर्कुलेशन में जाएंगे, इससे इल्तुतमिश की लेजिटिमेसी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी सर, है ना। और ये छोटा व्यक्ति भी कोई होगा जिसके पास कोई कॉपर की कॉइन्स किसको मिल गई, जिसको जीतल कहा गया है, या सिल्वर की कॉइन्स जिसको टंका कहा गया है सर, ठीक है, इससे उसकी लेजिटिमेसी बढ़ेगी सर, है ना। सो द मोर द सर्कुलेशन, क्योंकि ये कॉइन्स के ऊपर जो लेजेंड, इसके ऊपर जो लेजेंड्स जो भी सिंबल्स दिए गए हैं, जो स्क्रिप्ट दी गई है सर, ठीक है, इसमें अरबिक और पर्शियन स्टाइल को उसने डेवलप करवाया था। तो एक नॉवेल्टी कराने की कोशिश की है, एक तो मोनेटाइजेशन ऑफ इकोनॉमी हो रहा है, और मोनेटाइजेशन ऑफ इकोनॉमी के तहत ही आप पकड़ने की कोशिश करिएगा कि इकोनॉमिक हम लोग कह सकते हैं कि ट्रेड एंड कॉमर्स को बढ़ावा मिला, और ये जो ट्रेड एंड कॉमर्स को जो बढ़ावा मिलता है, तो मार्केट्स जब डेवलप होंगे, ये मार्केट के ऊपर फिर रिफॉर्म लेके आएगा अलाउद्दीन खिलजी सर, ठीक है। तो खिलजी को इनफैक्ट जो मार्केट्स डेवलप करते हुए मिले हुए थे सर, या पीछे का होमवर्क है वो अल्तुतमिश के समय से होना शुरू हुआ था सर, समझे आप लोग, ठीक है ना। तो आपको ये देखना है कि अलाउद्दीन खिलजी ने आके मार्केट रिफॉर्म्स कर दिया, तो आपको ये सवाल होना चाहिए कि मार्केट कब बने थे सर। मार्केट तभी बनेंगे जब लार्ज स्केल ट्रेड एंड कॉमर्स होगा, लार्ज स्केल ट्रेड एंड कॉमर्स तभी हो पाएगा जब यहाँ पे मोनेटाइजेशन ऑफ इकोनॉमी हो रहा है। वाटर सिस्टम के ऊपर तो लार्ज स्केल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो नहीं सकता सर, ठीक है। तो पीछे होमवर्क जो है आर्थिक सुधार का, वो किसने किया था सर, है ना, अल्तुतमिश के द्वारा हो गया था सर, समझे आप लोग, ठीक है ना। एंड ये अल्तुतमिश ने जिस तरह के स्टैंडर्डाइजेशन को फॉलो किया, यही स्टैंडर्डाइजेशन के ऊपर से शेर शाह सूरी अपना रुपया निकालेगा सर, समझे आप लोग, ठीक है। तो शेर शाह सूरी ने इनफैक्ट जो रुपये की व्याख्या दी है वो भी इसी तरह से दी थी, सिल्वर कॉइन्स के ऊपर उसने बताया था कि इसके एक फिक्स वेट होगा, इसका एक फिक्स मोल्ड होगा, डायमेंशन होगा, इसके ऊपर 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया जो भी लिखा है सर, ठीक है ना। तो जो मेटल की इंट्रिंसिक वैल्यू है उसका भी महत्व रखा गया है, अपने आप को लेजिटिमाइज भी किया गया है। इसके पहले के जो मुस्लिम शासक जो घुर के समय के थे, या घुर के समय से जो कॉइन्स इशू हुए थे, वो छोटे बटन टाइप ऑफ कॉइन्स थे, आपने देखोगे बटन बटन पता है ना शर्ट के अंदर आते हैं सर, ठीक है। तो वो बटन टाइप ऑफ कॉइन आपको दिखेंगे सर, ठीक है। तो बटन टाइप ऑफ कॉइन जो थे वो पहले चलते थे और बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में सप्लाई होते थे सर, है ना। वो सब चीजें उसने बदल दी सर, और उसने कहा इक्तेदार को भी कि देखिए आपको कॉइन्स सर्कुलेशन में लेके आ रहा हूं, आप इसके अंदर कार्य करिए सर, ठीक है ना। और यही कॉइनेज सिस्टम के कारण फिर मोहम्मद बिन तुगलक के साथ प्रॉब्लम भी हुआ था सर, ठीक है। यही टंका और जीतल का तो प्रश्न हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक को, है ना। तो जब मोहम्मद बिन तुगलक ने देखा कि सिल्वर के कॉइन्स की कमी हो रही है, तो उसने कॉपर और सिल्वर की वैल्यू कम इक्वल कर दी टोकन करेंसी के रूप में सर, ठीक है। एंड देन दिस क्रिएटेड इकोनॉमिक क्राइसिस सर, ठीक है। तो ही इज नोन एज द पर्सन हु एक्चुअली रीऑर्गेनाइज्ड द इकोनॉमी सर, समझे आप लोग, ठीक है। Reorganization of economy via introduction of the coinage, and this was one of the reasons where we can see the economic circulation took place, the trade and commerce took place, the market system came into the picture, and this market system eventually resulted into Alauddin Khilji taking the measures and also the urbanization सर, समझे आप लोग, ठीक है ना। क्योंकि जितना व्यापार होगा उससे ही फिर अर्बनाइजेशन आपका बढ़ेगा सर, ठीक है ना। तो फिर हबीब साहब लिखते हैं कि भाई खिलजी तक आते आते यहाँ पे अर्बनाइजेशन होने की शुरुआत हुई। ये अर्बनाइजेशन का जो पूरा नींव रखा है वो अल्तुतमिश के बाजार, और हम लोग कह सकते हैं कि जो करेंसी रिफॉर्म्स है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है, उसके साथ जोड़ा गया है सर, ठीक है ना। तो आप देखिए कि इससे दो चीजें होगी सर, है ना। इक्तेदार जो थे वो अपने सैनिकों को कैश में करेंसी सैलरी देते थे, क्योंकि इक्तेदारों को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना था, अपनी छोटी सी सेना रखनी होती थी इन द एरियाज दैट दे वर एक्चुअली कंट्रोलिंग दैट, है ना। तो उनको भी इनफैक्ट है ना सैनिकों की लॉयल्टी मिल गई सर, समझे कि समझे। ये जो सैनिक थे बाजार में जाके चीजों को खरीदेंगे, दे विल बी परचेजिंग समथिंग, तो उससे डिमांड जनरेट होगी, डिमांड जनरेट होगी तो इकोनॉमी की पूरी साइकिल चलेगी सर, सही की गलत सर, ठीक है ना। दूसरी पॉइंट ये है कि इक्तेदारों को जो पैसा कलेक्ट हो रहा है बाजार से रेवेन्यू के हिसाब से सर, ठीक है ना, वो इवेंचुअली अपना खर्चा पानी निकाल के उसका जो कमीशन है, सोल्जर्स की सैलरी, वो सब निकाल के राजा की तिजोरी में जमा करने थे। द मनी वाज सपोज्ड टू बी गिवन बैक टू द किंग, है ना। तो ऑल दिस थिंग्स क्रिएटेड द बेसिस जहां राजा की रेवेन्यू भी बढ़ रही है सर, ठीक है। तो राजा के खजाने में भी इससे वृद्धि ही होगी, यू विल फाइंड कि सम काइंड ऑफ ग्रोथ विल बी सीन इन द ओवरऑल ट्रेजरी, जो कोष कहते हैं ना उसको सर, हम लोग प्राचीन भारत में कोष कहते थे सर। तो जो राजकोष है, द ट्रेजरी ऑफ द किंग विल बी इंक्रीजिंग सर, है ना, उसके अंदर जो पैसा है वो थोड़ा बहुत बढ़ेगा सर, समझे। तीसरी पॉइंट, ये कॉइन्स के अंदर उसने अरबिक और पर्शियन स्टाइल को कॉपी किया है सर, है ना। और इसमें भी इनफैक्ट आप देखोगे तो अपने आप को माइटी सुल्तान के रूप में बताएगा, या खलीफा के सेवक के रूप में बताएगा। ये कहेगा कि भाई मैं तो खलीफा का सेवक हूं सर, है ना, समझे नहीं समझे। सो आई एम दी लेफ्टिनेंट और आई एम द सर्वेंट ऑफ द खलीफा सर, है ना, समझे नहीं समझे। तो इन सब के टाइटल्स के द्वारा ये इनडायरेक्टली अपने आप को और लेजिटिमाइज भी करवा रहा है, और दोनों तरह से उसको फायदा मिल रहा है, समझे आप लोग, ठीक है। तो अल्तुतमिश के एक तो चालीसा सिस्टम के साथ साथ कंसोलिडेशन में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ने भी बहुत बड़ा एक रोल प्ले किया है सर, समझे नहीं समझे, गेटिंग पॉइंट और नॉट, है ना। तो ये चीज भी आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि भाई व्हाई अल्तुतमिश इज एक्चुअली नोन एज अ रियल फाउंडर। रियल फाउंडर के पीछे बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति खाली पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट करता है तो फाउंडर के रूप में हम लोग मानेंगे, पर पॉलिटिकल के साथ साथ उसके रूट्स को और स्ट्रॉन्ग कर रहा है सर, है ना। इज ट्राइंग टू क्रिएट द रूट्स इन अ सर्टेन वे, जिससे और स्ट्रेंथ मिल पाएगी दिल्ली सल्तनत को, और आगे के शासक इसी को ही बिल्डअप करेंगे। तो शूरी रुपया को बिल्डअप करता है, या अलाउद्दीन खिलजी मार्केट रिफॉर्म्स करेगा, या उसके बाद तगलक के समय तक आते आते बदलाव होंगे, ये सब अल्तुतमिश के समय से ही शुरू किए हुए प्रस्ताव है सर, समझे आप लोग, ठीक है। तो वो होता है ना कि सरकार कभी कभी बदल जाती है, तो फाउंडेशन किसी और ने लगा होता है, फिर नया मंत्री आएगा, उसका रिबन काटेगा, अपनी खुद की पत्ती लगाएगा कि मैंने बनाया। अरे भाई तुम तो कल 2 महीने पहले पावर के ऊपर है, ये बिल्डिंग बनने में 5 साल लग गया था सर, ठीक है। तो पुरानी सरकार ने काम किया था ना उसके ऊपर, पर वो तो वही है, सरकार बदलती है, आती है, जाती है, चलिए सर, ठीक है ना। तो तख्ती अलग लग जाती है, नेम प्लेट होती है ना उसके ऊपर, चलिए। तो ये कहानी आपको इसके अंदर से दिखेगी सर, ठीक है। दूसरी आप समझने की कोशिश करिए, उसने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, मैंने आपको बताया कि क्या क्या कहानी है सर, ठीक है। लाहौर से दिल्ली में कैपिटल शिफ्ट करना, और मुख्यतः अपने आप को सिक्योर करना। लाहौर एक्चुअली बहुत वोलेटाइल था, इनफैक्ट लाहौरी नोबल्स ने उसको सपोर्ट भी नहीं किया था, और लाहौरी नोबल्स ने आराम शाह की तरफ ज्यादा ढलान करने की कोशिश की थी, तो उसको पता है कि कल के बगावत हो जाएगी तो यहाँ पे मारा जाऊंगा सर, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे कुब्जा बैठा हुआ है, इधर आप देखोगे तो यू विल फाइंड यल्दूज जैसे शासक बैठे हुए थे सर, ठीक है। बंगाल में अली मर्दान जैसे इनफैक्ट है ना ऑफिशियल्स खड़े होकर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि विल नॉट लाइक नो एक्सेप्ट योर रूल एज वेल सर, ठीक है। तो अपने आप को लेजिटिमाइज किया, मैंने आपको कल के क्लास के अंदर ऑलरेडी बता दिया है कि पॉलिटिकल लेजिटिमेसी उसने खलीफा के थ्रू लेके आता है। तो उनके नाम से एक मंसूर, एक लेटर निकलवा के आया सर, ठीक है। और लेटर के थ्रू अपने आप को लेजिटिमाइज करवाया। मैंने आपको कल
सर्टिफिकेट्स के बारे में बताया था कि ये आजकल बहुत झोल चलता है, ठीक है, अवार्ड्स भी होते हैं। आप काफ़ी लोगों के ऑफिस में जाओगे, बड़े-बड़े रैक के अंदर अवार्ड दिखेंगे। आपने ऐसे-ऐसे अवार्ड, मतलब स्टार वाले अवार्ड और है ना, तोते वाले अवार्ड, मल्टीपल शेप के अंदर अवार्ड्स, यूँ ऑस्कर वाले अवार्ड, फिल्मफेयर वाले अवार्ड, सब अवार्ड डाल देंगे सर, ठीक है। एंड आप कभी, जब आपको लगेगा कि यार हमने जीवन में कुछ अचीव ही नहीं किया है, एक्चुअली अवार्ड्स मिलते भी है सर, ठीक है। अभी बीच में ही एक कंट्रोवर्सी यहाँ गुजरात में हुई थी कि गुजरात की कोई यूनिवर्सिटी के कोई चांसलर थे, उनको ऐसे 3-4 अवार्ड मिले थे। तो कोई मीडिया वाला इंक्वायरी करके आया इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के नाम के ऊपर, और पता चला जो कंपनी ने अवार्ड दिया था एजुकेशन रिफॉर्म्स के नाम के ऊपर, वो कंपनी को इन्होंने 10,000 रुपए जमा करवा के दिए थे। कंपनी ने उनको एक सर्टिफिकेट और अवार्ड भेज दिया था, और कंपनी ने कहा कि हम सबको भेजते हैं, आप कहिए वैसा अवार्ड लिखवा के देंगे आपको सर, ठीक है। तो मैंने बोला यार गजब की स्कैमिंग चल रही है सर, ठीक है ना, स्कैम 2021 है सर, ठीक है। तो ये अवार्ड, क्योंकि अवार्ड देने वाली संस्था भी मैटर करती है ना सर। वैसे तो मैं भी आपको करके दे दूंगा, सेंस हिंदुस्तान का है, ठीक है ना, ये भरत को सेंस हिंदुस्तान का अपना लेटर लिखवा के दे दे, तो एक अवार्ड में ये बांट ही दूंगा सर, ऐसी वाली है ना, इसके शेप पैक बना दूंगा नीचे सेंस हिंदुस्तान भरत राय सर, ठीक है। पर मेरी लेजिटिमेसी कोई है सर, नहीं है ना सर, खैर। तो ये कहानी आपको अल्तुतमिश की दिखेगी। तो इससे दो चीज थी कि लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया, इसके रिफॉर्म्स को एक्सेप्ट किया। लोगों को ये चीज समझ में आ रही थी कि भाई अल्तुतमिश जो है वो खलीफा के बिहाफ में रूल कर रहा है, तो उसके जो भी कार्य हो रहे हैं वो सब खलीफा के द्वारा हो रहे हैं सर, ठीक है ना। तो ये चीज आपको दिखेगी। इनफैक्ट उसके सामने एलिगेंस या उसकी लॉयल्टी ज्यादा बढ़ जाएगी, और इक्का सिस्टम के थ्रू काफी सारा फायदा होगा। अब देखिए कि आदमी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कर रहा है, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कर रहा है। अब इस समय के दौरान आप देखिए कि उसके सामने जो रिबेलियंस हो रहे थे, क्या उसको क्रश करेगा कि नहीं करेगा सर, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू विल फाइंड कि अल्तुतमिश वाज वेरी स्मार्ट। उसकी स्मार्टनेस आपको देखने को मिलती है कि उसने धीरे 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 करके जो उसके सामने रिबेलियंस हो रहे थे उसको क्रश करने की शुरुआत की सर, ठीक है। ये रिबेलियंस के सामने सबसे बड़ा प्रश्न था, वो था यल्डूस का प्रश्न। अब देखिए यल्डूस था कौन? तो मैंने आपको बताया था कि ये घोरी के ही गुलाम के अंदर से काम कर रहे थे सर, ठीक है। एंड वी हैड डिस्कस कि घोरी के 3 गुलाम थे जिसके थ्रू इसने अलग-अलग लोगों को यहाँ पे गवर्नर के रूप में अपॉइंट किया था सर, ठीक है। तो कुब्चा भी था, यल्डूस भी था, और फिर कुतुबुद्दीन ऐबक भी हुआ करता था सर, ठीक है। तो इसको बोला गया था कि तुम गजनी के गवर्नर हो सर, ठीक है। इसको कहा गया था कि तुम लाहौर संभालो सर, ठीक है। इसको कहाँ बोला गया था, ही वाज टोल्ड टू सपोज टू कंट्रोल मुल्तान रीजन सर, ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक जब पावर के ऊपर आया तो उसने इन दोनों के साथ रिलेशनशिप स्ट्रेन करवा दी थी। उसने कहा कि भाई आई विल नॉट एक्सेप्ट योर सुज़ेरिटी सर, मैं अपने आप को इंडिपेंडेंट कर देता हूँ। प्रॉब्लम ये होता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु हुआ, और फिर उसके बाद उसका बेटा आलम शाह आता है। आलम शाह के समय पे कुछ हो नहीं पाया सर, ठीक है। और जब अल्तुतमिश पावर के ऊपर आएगा तो अल्तुतमिश के सामने फिर से ये चैलेंज क्रिएट हुई थी, क्योंकि इन दोनों ने कहा था कि भाई देखो तुम गलत रास्ते के ऊपर आ गए हो सर, ठीक है। उसमें यल्डूस थोड़ा डोमिनेट कर रहा था, और इसके लिए अल्तुतमिश ने बहुत स्मार्टनेस निकाली। अल्तुतमिश ने कहा कि देखिए मैं आपका भी सेवक हूँ जितना खलीफा का सेवक हूँ सर, ठीक है। तो आप मेरा तोहफा कबूल कीजिए सर, ठीक है। तो इनिशियली वो यल्डूस के सामने विद्रोह नहीं करता है। उसको पता है कि भाई दिस इज अ कंडीशन वेयर आई नीड टू टेक केयर ऑफ दिल्ली सल्तनत। मुझे पहले रिफॉर्म्स को इनिशिएट करने दो सर, है ना। मैं जितने रिफॉर्म्स को इनिशिएट करूंगा उसके बाद पॉलिटिकल स्ट्रेंथ ले लूंगा, और पॉलिटिकल स्ट्रेंथ जिस दिन मिल जाएगी उस दिन फिर मैं आपके साथ ट्रिपल तलाक कर दूंगा सर, समझे नहीं समझे ना, बोल दूंगा कि तुम्हारे साथ कोई रिलेशन नहीं रखना है मुझे सर, ठीक है। तो अल्तुतमिश इसके लिए आप समझिए कि ये यल्डूस के सामने विद्रोह नहीं करेगा। तो यल्डूस ने बेसिकली एक छतरी भेजी थी। छतरी मतलब काइंड ऑफ रॉयल सिंबल था जो गजनी से डोमिनेट करते हुए दिखा रहा है कि भाई दिल्ली इज एक्चुअली स्टिल कंट्रोल्ड बाय गजनी सर, है ना। तो उसको बेसिकली अल्तुतमिश एक्सेप्ट करता है। अल्तुतमिश कहता है कि भाई कोई बात नहीं सर, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट योर अथॉरिटी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है सर, है ना। जैसे ही अल्तुतमिश ने यहाँ पे पावर को कंसोलिडेट किया बाय इन्वोकिंग सर्टेन रिफॉर्म्स और 40 और ये सब बनाया सर, उसके बाद यल्डूस के सामने लड़ाई कर दी। बोला आओ सर, है ना, बेटा दिखाते हैं तुम्हें। और यल्डूस नाराज हो गया। यल्डूस कहता है कि भाई तुम मेरे सामने बगावत कर रहे हो। अल्तुतमिश उसको लड़ाई के अंदर हरा दिया। कौन सी लड़ाई में? तरेन की लड़ाई के अंदर सर, समझे नहीं समझे, गेटिंग पॉइंट, है ना। सो सबसे बड़ा प्रश्न आपको यहाँ से ये दिखेगा, इन द अर्ली इयर्स व्हेन द कंसोलिडेशन एंड द इंटरनल रिफॉर्म्स वर एक्चुअली कैरिड आउट, अल्तुतमिश मेड श्योर कि उसके जो एक्सटर्नल थ्रेट्स है उसको वो साइमल्टेनियसली नेगेट आउट करता रहे सर, ठीक है। इसी पीरियड में उसने कुब्चा को भी पंजाब के अंदर से न्यूट्रलाइज करवाया कि भाई तुम मेरे ऊपर अटैक मत करना, तुम्हारी भी मौत आ जाएगी सर, समझे आप लोग, ठीक है। एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड ओनली इनफैक्ट सेंट्रल एशिया से मंगोलों का जो आक्रमण हो रहा था उसको भी उसने रोकने की कोशिश की। अब देखिए मंगोल के ऊपर अलग से प्रश्न आया हुआ है, और मंगोल के ऊपर जब मैं फाइनली जब तैमूर तक आऊंगा तब तक पूरी आपकी कहानी बता दूंगा, या बाबर तक आते आते सर, ठीक है। बट इस पीरियड में मंगोलों ने आक्रमण किया था चंगेज खान के द्वारा सर, ठीक है। और चंगेज उस टाइम पे ख्वारिज्मा का जो राजा था उसके युवराज के पीछे पड़ा था, जलालुद्दीन मुगरानी के सामने से, ठीक है ना। इस बार की प्रीलिम्स का 2020 का क्वेश्चन था सर, है ना। अब सवाल ये है 2021 के, मैं अभी 2020 में जी रहा हूँ सर, ठीक है। एंड चंगेज जिस तरह से पीछे पड़ा था, तो ये जलालुद्दीन मुगरानी जो है उसने अल्तुतमिश के कोर्ट में आंचल लाने की कोशिश की थी, और उसने कहा था कि यू प्लीज गिव अस रिफ्यूज, है ना, आप हमको रिफ्यूज दीजिए, आप हमको बचाइए, वो ज्यादा ठीक रहेगा सर, ठीक है। बट अल्तुतमिश नो दिस, है ना। अल्तुतमिश को ये चीज पता थी कि अगर मैं ख्वारिज्मा के युवराज को वहां पे आश्रय दूंगा तो चंगेज माइट इन्वेड इंडिया, और चंगेज का इन्वेजन आएगा तो फिर कुछ बचेगा नहीं सर, समझे नहीं समझे। तो जिस तरह से जो सिस्टम क्रिएट हुई है, जहां अल्तुतमिश ने अपने आप को न्यूट्रल रखा, और मकबरानी को बोला गया कि बेटा तुम यहाँ पे मत आओ, क्योंकि तुम आओगे तो फिर चंगेज आएगा, चंगेज आएगा तो एक मेरा इन्फेंट स्टेज में जो एम्पायर बिल्डिंग का सपना है, अभी तो मैं बहुत ही छोटा बच्चा हूँ सर, है ना, क्योंकि दिल्ली सल्तनत अभी बड़ा नहीं हुआ था सर, अभी तो कंसोलिडेशन ही चल रहा है, बगावती हो रही है, वो सब कुछ टूट जाएगा हमारे हाथों से। वी डू नॉट वांट टू डू दिस, है ना। सो दिस क्रिएटेड द बेसिस वेयर वी विल फाइंड कि उसको मना कर देता है सर, समझे आप लोग, ठीक है ना। तो इसके बेसिस के ऊपर से उसकी स्मार्टनेस है और उसकी डिप्लोमेसी को दर्शाया गया है। अब देखिए शासक के रूप में अल्तुतमिश का योगदान डिप्लोमेट के रूप में भी दिखेगा सर, ठीक है। क्योंकि आप एक शासक के रूप में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कर रहे हो, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कर रहे हो, इंटरनल रिफॉर्म्स कर रहे हो, पर आपके अंदर ये कुशलता भी होनी चाहिए कि अगर कोई कहीं भारी आक्रमण हो रहा है तो उसको आप लड़ाई से नहीं हरवा सकते सर, ठीक है। देखिए ये बहुत चीज मैटर करती है। इसके सामने अगर शायद कोई इंडियन किंग होता तो ही माइट हैव कैरिड आउट द इमोशंस एज वेल सर, है ना। क्योंकि हमारे लोगों के साथ ये चीज थी कि भाई हम वो है ना, एक बार जबान दे दी तो फिर पीछे नहीं हटेंगे सर, ठीक है। दूसरा कि हम दिल दरिया बाकी सब समंदर वाले लोग भी थे सर, वी वर काइंड ऑफ दिल दरिया एंड बाकी सब समंदर, तो कुड हैव बीन अ पॉसिबिलिटी कि हम इमोशंस में आके मदद कर देते, और फिर आखिर में हम ये भी ध्यान रखते कि भाई हमारे यहाँ पे जिसने वो क्या किया है कि आश्रय लिया है उसको फिर हम लोग सिक्योर करेंगे, एंड देन वी विल फाइट टिल द लास्ट ब्रेथ, है ना। एक्चुअली ये ट्रेडिशनल कम्युनिटीज के साथ देखने को मिलता है सर, ठीक है। अफगान में जो पश्तून कम्युनिटी है उनके साथ भी ये है सर, ठीक है ना। और पश्तून के एक बार आप उनके गेस्ट बन गए, उनके मेहमान बन गए, या उनके अंडर में आ गए कि आपने पश्तूनों को कहा कि मुझे आश्रय दो, पश्तून ने आपको स्वीकार दिया, तो पश्तून पठान की जबान है सर, है ना। और पश्तू वली कहते हैं उसको, पश्तू वली मतलब खत्म हो गया, मतलब दे विल फाइट टिल द लास्ट ब्रेथ बट दे विल नॉट लीव यू अलोन सर। तो द सेम हैपेंड विद उसामा सर, है ना। तो 2001 में पाकिस्तान ने एक्चुअली तालिबान को उस टाइम पे समझाया कि यार ये उसामा को दे दो, अमेरिका बौखला गया है, बहुत हालत खराब हो जाएगी। तो तालिब 1.0 ने उस टाइम पे अमेरिका के सामने और पाकिस्तान को चमका दिया, बोले देखो वो पश्तू वली के तहत आया है हमारे यहाँ, वो हमारा मेहमान है, और एक बार पठान की जबान आ गई तो आ गई सर, फिर जो हुआ इतिहास है। खैर, तो व्हाट डू वी सी ओवर हियर, यू विल फाइंड कि एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई, वहां इल्तुतमिश हो सकता था कि भावनाओं में आ जाए, बट शासक के रूप में उसने अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को दर्शाया सर, ठीक है। तो हिस्टोरिकली इसकी इमोशनल इंटेलिजेंस का सबसे पहला एग्जांपल आपको यहाँ दिखेगा सर, ठीक है। जहाँ पे ही कुड हैव गिवन रिफ्यूज, ही कुड हैव प्लेड सम काइंड ऑफ पॉलिटिक्स, है ना, ही कुड हैव
actually created new dimensions into geopolitics of Central Asia, but he refrained from doing that, है ना। दो कारण थे इसके पीछे, आप समझने की कोशिश करिए। पहला कारण ये था कि he wanted to secure the area from northwest first of all, and उसके यल्दूज के साथ relations already strained out हो चुके हैं सर, ठीक है, गजनी के साथ, तो there is no point of going back into that area सर, है ना। If he had empire building intentions of going into Central Asia, he could have given refuse to Muhammad Burhani सर, ठीक है, but he had accepted कि the fate कि भाई I'm not going back, है ना, मैं गजनी की तरफ जाने ही वाला नहीं। अगर गजनी की तरफ जाने का प्लान होता ना, तो जरूर से उसने आश्रय दिया होता, बोले कि भाई आओ सर, है ना, हम कुछ करते हैं इसको लेके सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट। दूसरा, उसको ये भी पता है कि they are in a very nascent stage, है ना, nascent stage मतलब अभी बचपन में है सर, ठीक है ना, तभी तो बड़े होना बाकी है सर, और अभी इसी टाइम के ऊपर अगर युद्ध कर देंगे और मंगोलों के सामने द माइटी मंगोल्स तो किसी को नहीं छोड़ रहे थे सर, ठीक है, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ सर्वाइवल, ओके, फिर हम खत्म हो जाएंगे। डिफेंस भी नहीं है, आप समझिए, या ऑफेंस भी नहीं है। दिस वाज द पीरियड वेयर दिल्ली सल्तनत वाज नॉट हैविंग दैट मच ऑफ डिफेंस, क्योंकि स्टैंडिंग आर्मी का कांसेप्ट इतना डोमिनेट नहीं कर रहा है। राजा के पास जो आर्मी थी बहुत लिमिटेड थी, बाकी इक्तेदारों के पास थी। इक्तेदारों में भी नॉर्थ वेस्ट के इक्तेदार तो थे नहीं सर, कि नॉर्थ वेस्ट में मुल्तान से लेके गजनी वाला प्रदेश तो बाकी सारे गवर्नर हैंडल कर रहे थे घुरी के सर, ठीक है। सो अल्तुतमिश को ये भी पता है कि द मोमेंट ही विल गिव दिस रिफ्यूज टू मकबरानी, देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि वहां से फिर चंगेज आएगा, एंड चंगेज तो आता है, तो चंगेज बात तो करने में मानता नहीं था सर, ठीक है, तो चंगेज आके पहले जला देता था, फिर बोलता था कोई बचा है सर, देयर वाज नो वन लेफ्ट आउट टू टॉक, है ना, समझे नहीं समझे, तो ही यूज्ड टू बर्न डाउन, है ना, ह्यूज मास जेनोसाइड आपको वहां पे चंगेज की सेनाओं के द्वारा दिखेगा सर, ठीक है। सो दे रियलाइज कि देयर इज नो पॉइंट ऑफ डूइंग दिस, खैर, तो इसके कारण इनिशियली उसने जो अपनी डिप्लोमेटिक मूव चली है, इसके थ्रू उसने नॉर्दर्न एरियाज के थ्रू फॉरेन इन्वेजन्स को रोका है सर, ठीक है ना। तो इसके लिए कभी-कभी हम लोग कहते हैं ना कि भाई द वॉर आर नॉट वन ऑन द ग्राउंड, द वॉर आर एट टाइम्स वन ऑन द टेबल्स, है ना। राउंड टेबल के अंदर भी युद्धों को जीता जा सकता है सर, ठीक है। आप देखिए कि 1971 में क्या हुआ था, व्हाट हैपेंड विद बांग्लादेश, है ना, 13 दिन में जब सरेंडर हुआ, तो सरेंडर में उसमें दो चीज थी सर, है ना, इंडियन एयरफोर्स ने वहां पे पर्चे लिखवाए थे सर, है ना, ढाका के ऊपर, और वो पर्चे के ऊपर लिखा था कि सरेंडर करो वरना मारे जाओगे सर। तो इतना बड़ा साइकोलॉजिकल ऑफेंसिव खेला था, तो फिर जनरल नियाजी के सामने कोई ऑप्शन नहीं बच रहे थे सर, ठीक है। और फिर यहाँ जाका जैकब जैसे लोग बैठे हुए थे, एंड देन जनरल जगदीप सिंह अरोरा बैठे हुए थे, ऊपर मानेकशॉ साहब थे सर, ठीक है। तो फिर हालत खराब हो गई उनको, तो 13 दिन में, तो वरना तो दे द पाकिस्तान कुड हैव कंटिन्यूड एंड दे कुड हैव फॉट फॉर लॉन्ग पीरियड, है ना। बट वो 12-13 दिनों में जिस तरह से उनको साइकोलॉजिकली थोड़ा काउंटर कर दिया गया, तो मतलब, है ना, समझे ना सर, ठीक है ना, तो हालत खराब हो गई। तो डिप्लोमेसी हमेशा मैटर करती है सर, है ना, हर बार। तो अल्तुतमिश ने ये इमोशनल इंटेलिजेंस का एस्पेक्ट निकाला था सर, हम लिखेंगे कि ही वाज इमोशनली इंटेलिजेंट, एंड ये इमोशनल इंटेलिजेंस के रूप में मंगोल थ्रेट को उसने काउंटर किया, नॉट वाया फाइटिंग, एंड ही एक्चुअली हेल्प्ड इन सेविंग सो मच ऑफ रिसोर्सेज। अब देखिए, अगर मंगोलों के सामने फाइट करता तो रिसोर्सेज ड्रेन हो जाते, कुड हैव बीन अ पॉसिबिलिटी मंगोल वुड हैव इन्वेडेड दिल्ली, और अभी जो नासन स्टेट में दिल्ली सल्तनत बन रहा है वो टूट जाता सर, ठीक है। क्यों मंगोल आते तो फिर किसी को नहीं बख्शते, है ना। मंगोल और उनका हिस्ट्री वैसा रहा है कि दे डिड नॉट लेफ्ट आउट एनीवन सर, है ना, समझे नहीं समझे, तो फिर हालत और खराब हो जाती, अब बन ही नहीं पाते, शायद एम्पायर बिल्डिंग ही ना हो पाता सर, है ना। तो दिल्ली का जो एम्पायर बिल्डिंग है, वो एम्पायर बिल्डिंग में इनडायरेक्टली मंगोलों से बचा के जो कार्य किया है, इसके कारण उसको डिप्लोमेसी के अंदर याद रखते हैं सर, ठीक है ना। तो ये भी चीज इसके अंदर से हम लोग लिखेंगे। जब इतनी सारी चीजें उसने एक्सटर्नली सॉल्व कर दी, व्हेन ही वाज एबल टू सॉल्व आउट एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स, उसके बाद वो इंटरनली जाएगा सर। इंटरनली क्यों जाएगा? क्योंकि उसको पता है कि ये रीजन्स को भी मुझे ध्यान रखना है। अब उस टाइम पे बंगाल वाज वन सच एरिया जो कंटिन्यूअसली उसके अगेंस्ट में काम कर रहा है, बंगाल से लेके ईस्टर्न यूपी वाले इन सब रीजन से, है ना। तो बिहार, बंगाल, ईस्टर्न यूपी वाले रीजन में सर, ठीक है। प्रॉब्लम क्या हो रहे थे कि आफ्टर बख्तियार खिलजी सर, है ना, वहाँ की जो इमीडिएटली ऑफिशियल था अली मर्दान, जिसने बख्तियार खिलजी को मार दिया, तो उसने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर दिया था, ठीक है। और उसके बाद उसका लड़का था गयासुद्दीन सर, है ना, तो उसने भी अपने आप को कहा कि भाई आई विल नॉट एक्सेप्ट द सुज़ेरिटी ऑफ द सुल्तान ऑफ दिल्ली सर, है ना। तो यू विल फाइंड कि इल्तुतमिश ने टाइम बीइंग इनके ऊपर अटैक करके इनको अपने अंडर में लाया था, तो इट टुक अ ह्यूज रिसोर्सेज ड्रेन फॉर इल्तुतमिश, बट ही वाज एबल टू कंसोलिडेट फॉर अ ब्रीफ पीरियड सर, है ना। तो पहली बात तो आपको यहाँ से ये दिखेगी सर। दूसरी बात आपको ये भी दिखेगी कि जो राजस्थान के राजपूत किंग्स थे सर, है ना, और सेंट्रल इंडिया के राजपूत किंग्स थे, उनके सामने भी ये फाइट करेगा। तो ग्वालियर से लेके आप पकड़ने की कोशिश करोगे, रणथंभौर, मंदसौर वाला रीजन है सर, ठीक है। इन सब रीजन में भी फाइट करता है, एंड ही आल्सो थॉट ऑफ इन्वेडिंग गुजरात एज़ वेल सर। अब गुजरात में ये एक बार प्रयत्न करेगा, बट देन ही डिसाइडेड देयर इज नो पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी और रिसोर्सेज बहुत ड्रेन आउट हो जाएंगे, तो उसको थोड़ा सेटबैक पड़ा। बट ओवरऑल हमको ये पता चल रहा है कि इन द ईस्टर्न पार्ट ही वाज एबल टू कंट्रोल एंड एनेक्स मोर एरियाज। दिल्ली के आजू-बाजू में थोड़ा बहुत कंट्रोल हो पाया है। आखिर के पीरियड में 1236 के आसपास का पीरियड था, उसने बेसिकली आज के पंजाब को क्रॉस करके सॉल्ट रेंज करके आपने माउंटेन रेंजेस देखी होगी सर, पंजाब से लेके जब आप वेस्टर्न पार्ट में जाते हो पेशावर के ऊपर की साइड में सर, ठीक है, वहाँ पे आपको दिखेगी। वहाँ पे उसने इनफैक्ट, है ना, एक एक्सपीडिशन लॉन्च किया था टू कंट्रोल द ट्राइब्स, जो खोखर और वो सब वहाँ पे विद्रोह हो रहा है सर, ठीक है। एंड यू विल फाइंड कि इसके बाद वो वहाँ पे गया तो सही, बट समहाउ वो बीमार हो गया, एंड फाइनली ही गॉट किल्ड, है ना, मतलब उसकी मृत्यु हो गई। उसका नेचुरल डेथ था, मतलब ज्यादा कोई कॉन्स्पिरेसी के तहत नहीं मारा गया था, बट वो बीमार था इस टाइम तक आते थे। तो जब वो बीमार था तब उसने अपने नोबल्स को बुलाया था, और नोबल्स के साथ ये चालीसा के साथ चर्चा की थी कि देखिए समय तो मेरा आ गया है, और मोस्ट प्रॉब्ली आई वोंट बी एबल टू कंटिन्यू फॉर लॉन्ग पीरियड, तो बिटिया रानी को थोड़ा बहुत पावर दे रहा हो सर, है ना, एंड इसके बाद आप ध्यान रखिएगा इनका। तो नोबल्स मन में ही खू कर रहे, बोले जाने दो सुल्तान, तो देखते हैं सर, ठीक है ना, दिस हैपेंस ना। अब पीपल हैव एक्सेप्टेड द रियलिटी सर, फैमिली के अंदर बड़ा मुखिया होता है, वो राह देख रहा होता है, बोले दादाजी चले जाएंगे, फिर देखिए घर के अंदर क्या होगा सर, कोहराम मच जाएगा सर, गेटिंग पॉइंट, है ना। तो यही कहानी आपको इसके यहाँ से दिखेगी। तो ओवरऑल इल्तुतमिश के द्वारा जिस प्रकार के रिफॉर्म्स हुए हैं सर, ठीक है, सोशियो कल्चरल से लेके उसके समय पे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हुए हैं, इल्तुतमिश के समय पे आप पकड़ने की कोशिश करिए कि जो डेवलपमेंट हुआ, ये डेवलपमेंट के तहत हमको ये पता चल रहा है कि इसने जो कॉइन्स इशू किए हैं, और इसी के ही कोर्ट के अंदर बेसिकली बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज भी चलेगी। ये कल्चरल एक्टिविटीज के तहत अगर आप समझने की कोशिश करिए, उसने टॉम बिल्डिंग की। टॉम बिल्डिंग मतलब बेसिकली जो मजार है वो बनाई सर, ठीक है। कुतुब मीनार जो एक टाइम के ऊपर बनाना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा शुरू किया गया था, वो इनफैक्ट ये कंप्लीट करता है। फिर दिल्ली के अंदर उसने हाउस बनाया है। हाउस बेसिकली काइंड ऑफ देखिएगा तो एक वाटर बॉडी था, जिसके थ्रू ये अपने आप को लेजिटिमाइज भी करते थे, और इसके थ्रू पानी की भी सप्लाई करने की कोशिश करते थे सर, ठीक है। और ये अल्तुतमिश ही था जिसके समय पे मिन्हास भारत वाले रीजन में आने की शुरुआत कर दिया है, और यही मिन्हास जो है ओवर पीरियड ऑफ टाइम फिर नसीरुद्दीन महमूद के ऊपर से किताब लिखेगा सर, ठीक है ना। तो तबाकत नसीरी करके जो किताब मैंने आपको कल के क्लास के अंदर बताया, तो सिराज लिखता है सर, एक्चुअली इसका नाम तो सिराज था सर। तो सिराज जो लिखता है वो इसके बाद लिखेगा, बट शुरुआत यहाँ से हो जाती है सर, ठीक है ना। अल्तुतमिश को दो तीन चीजों के लिए जाना जाता है। ही बिकॉज वाज अ पर्सन हु फॉलोड द आइडिया ऑफ द कैलिफेट सिस्टम सर, है ना। तो जब ये कैलिफेट सिस्टम को फाइंड आउट करेगा, तो फिर ऑब्वियस है कि कैलिफेट में सुन्नी उसका वहां से ज्यादा था, इसके लिए शियास को भी परसिक्यूट करता है। इनफैक्ट उसने जहां जहां अपना कंसोलिडेशन किया था, वहां पे काफी सारे मुस्लिम सेटलमेंट्स की शुरुआत की थी सर, है ना। तो यू विल फाइंड कि ही एक्चुअली एस्टैब्लिश्ड मुस्लिम सेटलमेंट्स एरिया एज वेल सर, ठीक है। एंड मल्टीपल एरियाज में उसने जो अपना
क्या कहते हैं रिलीजियस परसिक्यूशन है वो कंटिन्यू रखा है। ये रिलीजियस परसिक्यूशन में हिंदू टेंपल्स को भी डिस्ट्रॉय किया, शियास को भी डिस्ट्रॉय किया और नए एरियाज को कॉन्कर करने के बाद वहां पे हैबिटेशन और सेटलमेंट्स की स्थापना की सर, ठीक है ना। तो ओवरऑल अल्तुतमिश के द्वारा काफी सारे आप देखोगे बदलाव लाए गए हैं। ये बदलाव में आर्किटेक्चर में कुतुब मीनार जैसे मॉन्यूमेंट्स को कंप्लीट करना ये भी एक बहुत बड़ा लैंडमार्क हम लोग कह सकते हैं अचीवमेंट था और ये 16 साल से ज्यादा पीरियड में मतलब 1211 से लेकर 36 तक है ना। सो मोर देन आप पकड़ के चलो तो 25-26 ईयर्स तक ये पावर में रहेगा और इस पीरियड में उसने काफी सारे कंसोलिडेशन के लिए प्रयत्न किए हैं सर, ठीक है ना। तो द रोल ऑफ इल्तुतमिश इन दी बिल्डिंग और वी कैन से द कंसोलिडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत एक स्पेसिफिक प्रश्न आएगा सर, ठीक है ना। इवैल्यूएट द रोल ऑफ इल्तुतमिश इन द कंसोलिडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो आपको ये आइडिया रहना चाहिए एंड जब उसने इस पीरियड के समय पे ये कार्य किया है इसके कारण बहुत सारे हिस्टोरियंस लिखते हैं ही इज नोन एज द रियल फाउंडर ऑफ द दिल्ली सल्तनत सर, समझे आप लोग, ठीक है ना। तो आखिर में यहाँ से ये प्रश्न बहुत बनता है कि व्हाई इज नोन। तो आप सतीश चंद्र पढ़ोगे या जेल मेहता की किताब पढ़ोगे, कोई भी किताब पढ़ोगे मेडिवल इंडिया में सब में ये बोला जाएगा रियल फाउंडर रियल फाउंडर। तो रियल फाउंडर में ये सब है। अब देखो परसिक्यूशन वाज अ वे टू गेन लेजिटिमेसी, यस डेफिनेटली वाज देयर, क्योंकि ही स्टिल सेइंग कि मैं बेसिकली खलीफेट का राइट हैंड के रूप में हूं, आई एम लेफ्टिनेंट ऑफ द खलीफा, सो आई मेक श्योर कि भाई मैं उस तरह से अपने आप को लेजिटिमाइज करूं सर, ठीक है। तो इसके लिए वो शियास को भी परसिक्यूट करता है। शियास एक्चुअली रिबेल्ड अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ अल्तुतमिश है ना। वो कहते हैं कि भाई हम आपके साथ कार्य नहीं करेंगे सर, तो उनको भी अटैक कर रहा है, टेंपल डिस्ट्रॉय कर रहा है। टेंपल्स तो वेल्थ के रूप में भी थे है ना, तो पैसा भी उसको मिल रहा था यहाँ से सर, ठीक है। तो ये भी एक आपको बहुत बड़े प्रोमिनेंस मिल जाएंगे सर, ठीक है। एक्चुअली भिल्सा वाज अ राइट फ्रॉम द पोस्ट मौर्यन साइड है ना। भिल्सा जो है वो तो पोस्ट मौर्यन है ना, आपका विदिशा है सर, है ना। तो वहाँ पे शुंग डायनेस्टी का मुख्य मथक था, शुंग के समय के मंदिर थे सर उस टाइम पे सर, ठीक है ना। तो ये सब इसके बाद फिर टूट जाएंगे सर, समझे आप लोग, ठीक है। तो ये मोटे मोटे तौर के ऊपर इसको रियल फाउंडर कहते हैं, उसके पीछे की कहानी क्या है सर, समझे आप लोग, ठीक है। और फिर मंगोल की स्टोरी को किस तरह से उसने काउंटर किया ये भी बहुत मैटर करता है सर, ठीक है। तो ओवरऑल अल्तुतमिश को जब हम लोग इवैल्यूएट करेंगे तो दो तीन प्रकार से हमको उसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स पता होने चाहिए सर, ठीक है। उसने ऐबक का काम खत्म किया, ऐबक ने जो शुरू किया था वो अल्तुतमिश ने खत्म किया सर, है ना। तो व्हाट ऐबक स्टार्टेड अल्तुतमिश फिनिश्ड ऑफ, है ना। मंगोलों से बचाया सर, किंगडम को यूनिफाई किया, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए जो अल्तुतमिश के द्वारा सबसे बड़े सुधार थे, जो कभी कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं कर पाया था। ऐबक ने कोई क्योंकि 4 साल ही रहा है ना ऐबक, तो जैसे बाबर के साथ हुआ, बाबर कोई रिफॉर्म्स नहीं कर पाएगा, इंस्टीट्यूशंस नहीं बना पाता है सर, है ना। अकबर तक आते आते इंस्टीट्यूशंस बनेंगे क्योंकि बाबर स्टेबिलिटी ला के आया था। तो जब भी कोई राजा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाता है तो ऑटोमेटिकली फिर रिफॉर्म्स होने शुरू हो जाएंगे सर, ठीक है। ब्रिटिश में भी यही हुआ ना। आप पकड़ने की कोशिश करिए कि रॉबर्ट क्लाइव ज्यादा रिफॉर्म्स नहीं कर रहा है, वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद कॉर्नवालिस के बाद रिफॉर्म्स होगी क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ रही थी। डेलहौजी तक आते आइडिया ऑफ इंडिया पूरा वेलनेट हो गया, तो डेलहौजी आके खेदान मैदान कर देता, सब उखाड़ देता, बोले ये बदल दूंगा वो बदल दूंगा दुनिया हिला दूंगा सर, ठीक है ना। तो ये चीज बहुत दिखेगी सर, ठीक है ना। तो ये चीज आपकी यहाँ पे अल्तुतमिश के समय पे एक ये भी है कि उसने सिंध उच्च वाला जो रीजन है सर, है ना, सिंध का वेस्ट वाला, वहां पे भी अटैक किया था और मालवा को भी थोड़े अपने प्रभाव में लाने की कोशिश की थी। पर खैर उतनी बड़ी एम्पायर बिल्डिंग उसके समय पे नहीं मिलेगी। फायदा इसका यही होगा कि वी सी दैट कि इसने पॉलिटिकल एनार्की को कंसोलिडेट किया है और उसके सामने कोई ट्रेडिशंस या कोई लीडर नहीं था, कोई गाइड कर पाया सर, है ना। इट वाज अ मोमेंट ऑफ क्राइसिस और ऐसे क्राइसिस के पीरियड में वो अनचार्टर्ड एरियाज को, अनचार्टर्ड सी को, है ना, ऐसा कोई भी रास्ता जो अभी तक डिफाइन नहीं हो पाया उसके ऊपर वो जीत के आ रहा है सर, ठीक है ना। एक रॉयल हाउस की स्थापना कर रहा है और दिल्ली सल्तनत को कैपिटल के रूप में दिल्ली को एस्टैब्लिशमेंट करना, मॉन्यूमेंट्स का क्रिएशन करना सर, है ना। और दिल्ली को एक पावर के सेंटर के रूप में बनाना जो चलता है अप टिल 1857 एंड फाइनली इन द 20th सेंचुरी, इवन आज की तारीख में सर, ठीक है। वो सब कुछ कहीं ना कहीं इल्तुतमिश के साथ जोड़ा गया है सर, ठीक है। जो भी करेंसी रिफॉर्म्स हुए हैं, जहां पे स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ करेंसी हुआ, वो भी उसके बाद कंटिन्यूअसली वही राजाओं ने चालू रखे, वो मोहम्मद बिन तुगलक हो, वो शेर शाह सूरी हो, अकबर हो या ईस्ट इंडिया कंपनी हो सर, है ना। तो जो स्टैंडर्डाइजेशन का जो आइडिया दिया है उसने कि भाई इस तरह से इसको हम लोग डिफाइन करेंगे, टंका को और जितल को, है ना, टंका वर सिल्वर कॉइंस एंड जितल वर दी कॉपर कॉइंस, है ना। तो ये 3-4 पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर से हम लोग इल्तुतमिश को मान सकते हैं कि भाई इसके समय पे जो शासन व्यवस्था थी वो काफी सक्सेसफुल थी एंड हेंस ही इज नोन एज द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। इसके नेगेटिव्स में 3-4 पॉइंट्स वही आएंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स तो किया पर चालीसा को फिर ओवर पावर, या चालीसा बिकेम एब्सोल्यूट ओवर पीरियड ऑफ टाइम और वही चालीसा सिस्टम इसी की ही लेजिटिमेसी को प्रोकोशन कर देगी क्योंकि रजिया इसी की ही संतान थी, रजिया वाज हिज डॉटर ओनली सर, है ना। एंड देन रजिया वाज किल्ड बाय द चालीसा एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्पिरेसी सर, ठीक है। दूसरी नेगेटिविटी में ये आएगी कि कंसोलिडेशन तो कर रहा है पर कंसोलिडेशन में जो इक्ता सिस्टम थी, ये इक्ता सिस्टम फिर उसके बाद बहुत डोमिनेट कर देती है सर, ठीक है। इक्तदार भी फिर उसके सामने प्रश्न उठाएंगे, इक्तदारों ने रिवॉल्ट कंटिन्यू करना शुरू कर दिए थे आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम सर, ठीक है। तीसरा मंगोलों से डिप्लोमेटिक उसने जो गेम की थी पर डिप्लोमेसी लॉन्ग टर्म तक नहीं चल पाई और आफ्टर इल्तुतमिश वी सी द मंगोल इन्वेजन कंटिन्यूड वन मोर टाइम सर, समझे आप लोग, ठीक है ना। तो ये सब प्रश्न आपको होते हैं कि भाई इसकी नेगेटिव्स आप देखिए तो आपको पता चलेगा कि टाइमिंग तो इल्तुतमिश ने बचा दिया। राजा वो होता है कि उसके जाने के बाद भी आप विदेशी आक्रमणों को बचा पाओ, जैसे बलबन देखिएगा, बलबन ने जो स्ट्रॉन्ग डिफेंस लाइंस क्रिएट की थी, फोर्ट और गैरिसन की एस्टैब्लिशमेंट नॉर्थ वेस्ट इंडिया में करके आया। तो इवन आफ्टर द डेथ ऑफ बलबन जब मंगोलों का आक्रमण हुआ तो द मंगोल वर नॉट एबल टू पेनिट्रेट इनसाइड। बलबन ने कहा कि हम रहे किनारे, हमारी लेगेसी रहेगी सर, ठीक है। वो चीज इल्तुतमिश के साथ नहीं हो पाई सर, ठीक है। तो आप इसमें ब्रेनस्टॉर्म करिएगा क्योंकि एक इवैल्यूएशन का जब प्रश्न आता है ना सर, ठीक है। तो इवैल्यूएशन में पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स बहुत होते हैं सर, है ना। और नेगेटिव्स आपको यही किताबों में नहीं मिलेंगे, मैं आपको अभी भी कहता हूं सर, ठीक है। जब लिखा है एस्टीमेट, एस्टीमेट में एक आध पैराग्राफ सबने डाला होता है सर, ठीक है। हम भी यहाँ वहां से कहीं और से है ना 2-3 ऑथर्स की किताबों से देख के, पर इसमें नेगेटिव साइड जो होती है वो एट टाइम्स 2 लाइन में लिखी होती है। तो नेगेटिव में अगर आपको 150 वर्ड्स लिखने हो तो आप इसमें ब्रेनस्टॉर्म करिए सर, है ना, कि भाई इसमें नकारात्मक पार्ट्स इसके क्या थे सर, ठीक है। चालीसा सिस्टम को लेके हम लोग क्रिटिसाइज कर सकते हैं इसको सर, है ना, कि भाई चालीसा बनाई तो थी भाई तुमने अच्छे के लिए, बट प्रॉब्लम ये होगा कि भाई इसके ये डोमिनेटिंग हो जाती है, ये बिकम पार्टनर ऑफ पावर सर, ठीक है ना। दूसरी पॉइंट आप देखिए इसके अंदर से ताजिक एंड टर्किश नोबिलिटी के बीच में इसके कारण इशू क्रिएट हो गए सर, और फिर ये कौन बड़ा इसके चक्कर में लोग लड़ रहे हैं। इसमें हिंदुस्तानी मुसलमान तो आपको मिले ही नहीं सर, ठीक है। तीसरी पॉइंट इक्तादार, इक्ता सिस्टम भी बहुत पावरफुल हो रही है एंड वील फाइंड कि मिलिट्री रिफॉर्म्स के रूप में जो एस्टैब्लिशमेंट होनी चाहिए वो नहीं कर पाया। देखो शासक तब मजबूत होता है जब सेना बड़ी होती है, पर सेना तो ये बना ही नहीं था सर, है ना। ये तो अभी इक्तदारों के ऊपर डिपेंडेंट ही आपको इसके अंदर से दिखेगा सर, ठीक है। तीसरी पॉइंट इसने जो लेजिटिमेसी गेन करनी चाहिए वो लेजिटिमेसी अपने पीरियड तक गेन की थी, पर लेजिटिमेसी को इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं कर पाया है सर, है ना, क्योंकि जो हायरार्की क्रिएट होनी चाहिए वो हायरार्की नहीं बन पाई है। एंड यू कैन गिव द एग्जांपल ऑफ रुकनुद्दीन और रजिया, बोथ वर एक्चुअली टॉपल्ड बाय द नोबिलिटी, है ना। दोनों को नोबल्स नहीं खत्म किया है सर, रजिया भी नोबल्स के कारण है, रुकनुद्दीन फिरोज जो इमीडिएटली इल्तुतमिश के बाद बने वो भी इसी का ही एक आउटकम है सर, ठीक है। ये आप इसके अंदर से इक्तदार में लैंड ग्रांट सिस्टम के अंदर लिख सकते हो। इसके बाद आखिर में इसकी एक नेगेटिव में मंगोल्स के ऊपर लिख सकते हो कि मंगोल्स को डिप्लोमेटिकली उसने वापस तो भगा दिया था, बट आफ्टर इल्तुतमिश जब मंगोल्स आए तो दिल्ली को फिर काफी नुकसान होता है सर, ठीक है ना, समझे। तो ये 4-5 पॉइंट्स ऐसे होंगे जो आपने जहां पढ़े हैं सर,
उसी से ही आप वापस निकाल के उसको नेगेटिव वे के अंदर प्रेजेंट करोगे। मैंने बताया ना कि पनीर पसंद आया है, पनीर भुर्जी है सर, ठीक। और लगता तो पनीर ही है, फिर वो भुर्जी में थोड़ा श्रेड करके आता है, वो पसंद है, मैं थोड़े क्यूब वाले पीस डाल देते हैं सर, ठीक है। उसमें 2 प्रकार से होता है, कभी-कभी पनीर को पहले थोड़ा शैलो फ्राई किया जाता है, थोड़ा उसके ऊपर वो क्या कहते हैं टेक्सचर इफेक्ट आ जाए, थोड़ा है ना क्रिस्पी लगे। कुछ-कुछ में ऐसा होगा कि सीधा ग्रेवी बना देंगे और आखिर में पनीर के पीसेस को डाल देंगे, है ना। तो दिस डिपेंड्स ऑन, तो वही है सर, ठीक है ना। तो आप फिर एग्जाम के अंदर जब ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे तो इल्तुतमिश के कैरेक्टर के ऊपर से जो प्रश्न है, तो आपको आइडिया रहना चाहिए कि क्या हुआ सर, ठीक है। तो इल्तुतमिश याद रहेगा सबको, वाइज नोन एज़ रियल फाउंडर, क्यों कंसोलिडेशन के रूप में इसके, तो इसके सकारात्मक पहलू ज़्यादा है, नकारात्मक कम है, पर नकारात्मक में उसको हम कहीं न कहीं इनफैक्ट है ना डिफाइन कर सकते हैं सर, ठीक है। बेटा छवि, एंशिएंट इंडिया तो अभी आने की शक्यता कम है, क्योंकि अभी तो हम लोग मेडिवल खत्म करेंगे, देन वी विल स्टार्ट विद मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री। एंशिएंट मोस्ट प्रोबब्ली अगले साल प्रीलिम्स के बाद आएगा, या प्रीलिम्स के पहले नई बैच लॉन्च करेंगे तो उसमें आ जाएगा सर, ठीक है। क्योंकि अभी ये फर्स्ट बैच है हमारी यहाँ अनअकैडमी के ऊपर, तो 22 के लिए तो हम लोग एक ही बैच कर रहे हैं, बट बाय द टाइम 23 की साइकिल जब शुरू होगी तो फिर उसमें हम लोग दोनों को 2 बार करेंगे साल में सर, ठीक है। तो आई लॉन्च 2 बैचेस अभी, बिकॉज़ आई एम ट्राइंग टू स्ट्रीमलाइन होल प्रोसेस है ना, इसके लिए आपको आप जीएस के लिए बोलो, जीएस में तो चालू हो जाएगा, जीएस में तो नवंबर दिसंबर में ही चालू कर देंगे सर, ठीक है ना, दिसंबर मिड तक आते-आते चालू हो जाएगा। चलिए, अब आगे चलते हैं, व्हाट इज़ हैपनिंग सर, है ना। अच्छा, मुझे लगा कि आप ऑप्शनल के लिए पूछ रहे हो, चलो, है ना। अब देखिए होता क्या है, यू ट्राई टू सी व्हाट इज़ हैपनिंग सर, है ना। व्हाट इज़ हैपनिंग विद इल्तुतमिश। देखिए इल्तुतमिश के साथ प्रॉब्लम ये है कि इल्तुतमिश के वहाँ पे इश्यू क्रिएट हो रहा है आफ्टर हिज डेथ। इल्तुतमिश के हेयर अपरेंट का मतलब है कि उसके जो वो है ना कि उसने युवराज के रूप में किसी को सिलेक्ट किया था, नसरुद्दीन महमूद करके उसका संतान था, उसकी मृत्यु हो गई सर, है ना। तो कभी-कभी होता है कि आपने सोचा होगा कि मेरे बाद ये गद्दी चलाएगा सर, है ना, बट वो नहीं चल पाया सर, ठीक है, गेटिंग अ पॉइंट और नॉट। तो यहाँ प्रश्न ये हो गया। अब दूसरा प्रश्न ये है कि रज़िया को इल्तुतमिश ने कहा था कि भई बेटा तू सँभालना है, और रज़िया उसके साथ जुड़ी हुई थी कैंपेन्स-वैम्पेन्स में, हंटिंग-वंटिंग में जाता था सब जगह पे, है ना, पढ़ाई-वढ़ाई के लिए सब कुछ आपको मिलेगा सर, ठीक है, रज़िया के केस में। तो यू विल फाइंड कि इसने वो चालीसा को बुलाया भी था अपने आखिर के पीरियड में, वो बीमार पड़ गया था जब सॉल्ट रेंज में जाके वापस आ रहा था वेस्ट एशिया में, नॉर्थ वेस्ट में सर, ठीक है। तो उसने चालीसा को समझाया था कि एक काम करिए, आप रज़िया का ध्यान रखिएगा और इनको शासन चलाने दीजिएगा सर, समझे आप लोग, ठीक है। बट यू विल सी दैट द चालीसा डिड नॉट लाइक दैट, है ना, बोले हाउ कम रज़िया लेडी वुमन, है ना, महिला होके वो किस तरह से शासन कर सकती है सर, ठीक है। तो दैट दिस वाज़ नॉट एक्सेप्टेबल सर, ये एक्सेप्टेबल नहीं था कहीं पे भी सर, ठीक है ना। और ये बहुत ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट थे, चालीसा मतलब वैसे तो कोई रिफॉर्मिस्ट तो थे नहीं, या बड़े पीएचडी स्कॉलर नहीं थे सर, है ना, इन्होंने कोई नया रिसर्च कर दिया हो सर, समझे आप लोग, ठीक है। तो यू विल फाइंड कि रज़िया को एक्चुअली नॉमिनेट करवा दिया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। तो वरानी लिखता भी है और सिराज भी लिखेगा कि शी वाज़ एक्चुअली नॉमिनेटेड बाय इल्तुतमिश, इनको कहा गया था कि आप लेगेसी को चलवाइए सर, ठीक है। बट ये चालीसा ने गेम कर दी उस टाइम के अंदर सर, समझे आप लोग, ठीक है। सो यू विल फाइंड ये गेम ऐसी की थी जहाँ पे ये रखनुद्दीन फिरोज करके इल्तुतमिश का इनफैक्ट है ना एक और संतान था, इसको बुलवाया गया कि भाई आप यहाँ पे सब कुछ शासन को चलाइए सर, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये था कि चालीसा चाहती थी कि भाई ये सब कुछ चलवाए सर, है ना। पर ये भाई साहब अपने ही गेम में चल रहे थे सर, ठीक है। अब ये बदायूं में भी थे, लाहौर में भी थे, 2 जगह से सिस्टम को चला रहे हैं। बदायूं आप देखोगे यूपी में है, लाहौर पंजाब में है सर, ठीक है। बट इसको एक पपेट के रूप में बनाने की कोशिश की जा रही है। तो ये अपने ही जीवन में थे सर, ठीक है। तो ये अपने जीवन में आपको भी पता है कि इस टाइम पे सुल्तानों के शौक बहुत भारी थे सर, ठीक है। तो जो नोबिलिटी क्लास है सर, जो उलेमास है, दे वर नॉट लाइकिंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स, है ना। तो ऑर्थोडॉक्स सेक्शंस के लोग हैं सर। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ये इसकी मदर के हाथ में चला जाता है सर, ठीक है। ये टर्किश ओरिजिन की थी, तुर्कान नाम था, शाह तुर्कान सर, है ना। तो ये एक्चुअली मम्माज़ बॉय था, मम्माज़ बॉय समझ में आता है सर, ठीक है ना, कि जो भी चीज़ होती है बोले मम्मा को पूछना पड़ेगा सर, भैया बड़े हो गए हो, मम्मा का छोड़ो सर, है ना, मम्मा को अपना जीवन जीने दो, आप अपना जीवन जीजिए सर, ठीक है। अब देखिए राजशासक के रूप में एक तो प्लेजर लविंग था, मतलब उसको वही माया का बहुत शौक था सर, है ना, अपनी, है ना, सांसारिक जीवन का सर। दूसरा ये है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन चलाना जानता नहीं था सर, ठीक है। तीसरी पॉइंट ये है कि रत्नुद्दीन फिरोज खुद चला नहीं रहा था, बट यू विल फाइंड कि उसकी मदर सिस्टम को चला रही थी सर, है ना, तुर्कान सर। और इसके कारण चालीसा और बौखला गया कि यार हम तो पावर के अंदर सबसे बड़े सोवरेन हैं सर, है ना। चालीसा के अंदर मैंने आपको बताया कि दे यूज्ड टू सी देमसेल्व्स एज़ द पार्टनर्स इन पावर, है ना। इनके लिए कहा जाता था कि वी आर द स्टेट, है ना, कि हम तो पार्टनर्स इन पावर है सर, है ना। हम पार्टनर्स इन पावर का मतलब ये है कि सत्ता तो हम ही चलाएंगे सर, हम ही डिसाइड करेंगे सब कुछ होगा, ठीक है। हम डिसाइड करेंगे कि सिस्टम कैसे चलेगी। हमने इल्तुतमिश की कहानी माना तो तुम किस बात की हो सर, समझे कि नहीं समझे, है ना। तो रत्नुद्दीन फिरोज की जो पूरी इनकी कैलकुलेशन की उल्टी हो गई, क्योंकि फिरोज तो आया नहीं प्रैक्टिकली चलाने के लिए, सिस्टम जो चलवा रही थी उसकी मदद चलवा रही थी तुर्कान, और इसके कारण रज़िया ने इसका फायदा उठाया सर, ठीक है। अब रज़िया पावर के ऊपर कैसे आती है उसके ऊपर एक बहुत बड़ी इनफैक्ट आपको ये चीज़ें दिखेगी। एंड यू विल फाइंड कि तुर्कान जब दिल्ली के ऊपर शासन कर रही है सर, है ना, यू विल फाइंड कि तुर्कान दिल्ली के ऊपर शासन कर रही है, रुकनुद्दीन तो कुछ कर नहीं रहा था सर, ठीक है। तो लोग काफ़ी नाराज़ हो गए थे। उसमें चालीसा भी इनफैक्ट एक बहुत बड़ी एक एजेंसी के रूप में आती है, जो चालीसा इनके अगेंस्ट में पड़ गई थी कि यार हमने गलत इंसान को अपॉइंट कर दिया है सर, समझे आप लोग, ठीक है। गलत इंसान को क्यों हुआ है? क्योंकि द पर्सन हू वाज़ एक्चुअली अपॉइंटेड टू अथॉरिटी एंड पावर वाज़ मिसयूजिंग हिज अथॉरिटी। और दूसरा क्या है कि रत्नुद्दीन तो कुछ कर ही नहीं रहा था, उसकी मदर ही सब कुछ कर रही थी। तो यार यू बीइंग अ गवर्नर आपको अपॉइंट किया गया तो आप खुद करिए सर, है ना, व्हाई यू आर टेकिंग हेल्प, है ना। तो उस टाइम पे मास जो है, जो दिल्ली की आवाम है सर, जो जनता है सर, है ना, वो पूरी की पूरी इल्तुतमिश की फैमिली के अगेंस्ट में जा रही है सर, समझे आप लोग, ठीक है। एंड इल्तुतमिश की फैमिली के अंदर बगावत होने की शक्यता हो गई थी। तो ये चीज़ को लेके चालीसा तो बहुत खुश हो रहे थे। चालीसा वो मन में हँस रहे, बोले देखो, बोले आज बगावत होगी सर, है ना, इनको भी कोई मार देगा सर, है ना। और फिर दिल्ली के आजू-बाजू के जो दूसरे गवर्नर थे, लाहौर के गवर्नर थे, सेंट्रल इंडिया के थे सर, है ना, उन लोगों ने अपनी सेना लेके, इक्तेदार थे ना ये सब सर, तो इनके पास खुद की सेना हुआ करती थी। मैंने आपको बताया स्टैंडिंग आर्मी तो थी नहीं सुल्तान के पास ज़्यादा बड़ी मात्रा में, तो ही वाज़ डिपेंडेंट ऑन द गवर्नर्स, है ना। अब इल्तुतमिश के तो सब लॉयल थे, तो उन्होंने कभी भी उसके सामने बगावत नहीं की। अब सिचुएशन ऐसी हो रही है कि जो स्थानिक इक्तेदार है वो अपनी सेना लेके पहुँच रहे हैं, बोले हम दिल्ली के ऊपर आक्रमण कर देंगे, बोले कैसे बंदे को आपने बिठा दिया है सर, समझे आप लोग, ठीक है। तो एक ऐसी कंडीशंस क्रिएट हुई जहाँ रज़िया को लग रहा था कि देयर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी कि द होल फैमिली ऑफ इल्तुतमिश माइट गेट वाइप्ड आउट अगेंस्ट दिस फीलिंग जो डेवलप हुई है तुर्कान और रत्नुद्दीन के सामने सर, ठीक है। क्योंकि तुर्कान और रत्नुद्दीन दोनों के दोनों जिस तरह से शासन चलवा रहे थे, तो हो सकता है कि पूरी इल्तुतमिश की फैमिली को मार दिया जाए, वो कू हो जाएगा सर, ठीक है। तो रज़िया ये चीज़ समझ गई थी। तो रज़िया ने बहुत बड़ी गेम की सर। रज़िया जमी मस्जिद पहुँच गई सर, और जमी मस्जिद में जुम्मा का नमाज़ के बाद वो स्पीच देनी होती है, खुतबा देना होता है, तब उसने खुतबा पढ़वाया एक उलेमा के, उसके फेवर में थे कुछ लोग सर, है ना। और रज़िया ने उस टाइम पे अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस की गेम खेली सर, है ना। तो स्पीच के अंदर उसने कहा कि यू प्लीज़ अलाउ मी टू कम टू पावर। यहाँ आपको, मुझे पता है कि आपको बहुत दिक्कत हो रही है, यहाँ आवाम को बहुत परेशानी हो रही है, ये तुर्कान और रुकनुद्दीन कुछ नहीं कर रहे सर। यू प्लीज़ अलाउ मी टू एब्डिकेट द थ्रोन, वो रिक्वेस्ट कर रही है सर। और उसके बाद कहा कि मुझे थोड़ा समय दीजिए, यू गिव मी सम टाइम। इफ आई एम नॉट एबल टू फुलफिल द प्रॉमिस दैट आई एम कमिटिंग राइट नाउ, आप मुझे पनिश करिएगा। आप जो चौराहे के ऊपर आओगे, वो चौराहे के ऊपर आके मुझे लटका दीजिएगा सर, ठीक है।
ये बहुत बड़ी इनफैक्ट गेम थी रजिया के द्वारा, जिसके थ्रू उसने मासिस को टाइम बीइंग अपने फेवर में ले लिया सर, समझे आप लोग, ठीक है। सो यू विल सी दैट अल्तुतमिश ने उसको पहले से ही इस चीज़ के लिए ट्रेन किया था, उसको एजुकेट भी किया गया था, उसको बचपन से ही ट्रेनिंग भी दी गई थी, है ना, उसको बहुत सारे एक्सपर्ट्स के थ्रू आर्चरी से लेके, शूटिंग से लेके, मतलब तलवारबाजी से लेके सब कुछ की, और रजिया ने उसके बाद इमोशनल गेम खेली सर, है ना। तो आप देखिए कि जो अल्तुतमिश के पास इमोशनल इंटेलिजेंस का एजेंडा था, वैसे ही रजिया के पास था सर, है ना। इसको डेमागोगी कहते हैं सादी भाषा में, है ना, कि जहाँ मासिस को आप तेरा इमोशनल अत्याचार के थ्रू इनफैक्ट है ना उनको कंट्रोल कर देते हो सर, समझे आप लोग, ठीक है। और ये जा भी कहाँ रही है, जमी मस्जिद में जा रही है सर। जमी मस्जिद वाज द कांग्रेगेशनल मॉस्क बिल्ट बाय द दिल्ली सुल्तान्स बिकॉज़ दे वांटेड टू लेजिटिमाइज। रजिया कुड हैव स्पोकन दिस थिंग फ्रॉम सम अदर पार्ट्स ऑफ द सिटी। वो मस्जिद में ही जा रही है, एंड बेसिकली ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट्स जो थे वो लाइकन नहीं करेंगे, उसके बावजूद भी वहां पे जा रही है, और जाके क्या कह रही है कि भाई मुझे पावर के ऊपर आने दो, एब्डिकेशन ऑफ थ्रोन का मतलब कि यू प्लीज अलाउ मी टू एंटर एंड कैप्चर रन द स्टेट, है ना। और उसके बाद देन आई विल प्रॉमिस व्हाटएवर आपको जो चाहिए, और अगर मैं नहीं कर पा रही हूं तो फिर मैं पनिशमेंट लेने के लिए भी तैयार हूं सर, ठीक है। तो आप समझिए कि जिस तरह से रजिया ने अपनी इमोशंस को कंट्रोल किया और दूसरे के इमोशंस के ऊपर हावी हो गई सर, ठीक है। इसी को ही तो इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं सर, ठीक है। कंट्रोलिंग योर ओन इमोशंस, इवेंचुअली ओवरपावरिंग द इमोशंस ऑफ अदर्स एंड देन गिविंग देम डिफरेंट आइडिया एंड एजेंडा, और थ्रू आप अपने विचारों के साथ सहमति दर्शाते हो, तो इसी को इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं सर, ठीक है ना। समझे कि नहीं समझे, यू अंडरस्टैंड द इमोशंस ऑफ योर्स, यू अंडरस्टैंड द इमोशंस ऑफ द मासेस, द अदर पीपल एज वेल सर, एंड देन यू इंपोज योर इमोशंस ऑन देम। आप सारी भाषा में उनको कैप्चर ही कर रहे हो, हिप्नोटाइज कर रहे हो, या जो भी कर रहे हो सर, ठीक है। बट ये चीज बहुत मैटर करती है, और फिर ये कहा भी सही कि मुझे चौराहे के ऊपर लटका दीजिएगा सर, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि इवन इन प्रेजेंट डे डेमोक्रेसी के अंदर भी आपको बहुत सारे शासक दिखेंगे सर, इसी प्रकार का कार्य करेंगे सर, समझे नहीं समझे ना, लोगों को बताएंगे कि ये करके दूंगा सर, वरना मुझे पनिश कर दीजिएगा, ये वो सर, ठीक है। एंड देन पब्लिक सडनली सेड कि नो नो यार, ये इतना बड़ा व्यक्ति ऐसा कह रहा है सर, ठीक है। तो फिर कुछ ना कुछ तो होगा ही। खैर चलिए, लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट, ओके। तो इस तरह से यू विल फाइंड कि रजिया बहुत ही स्मार्टनेस दिखाती है। पहले रकनुद्दीन और फिर शाह तुर्कान को हटा दिया जाता है सर, ठीक है। एंड दिस इज हाउ शी विल कम टू पावर सर, है ना। तो इन दोनों को फिर हटा के इनको मरवा दिया जाता है, रजिया पावर को कैप्चर करती है सर, गेटिंग अ पॉइंट, है ना। तो चीजें समझ में आई कि रजिया की पहली दिमाग यहाँ से शुरू हो जाएगी सर, ठीक है। और उसकी जो बचपन की ट्रेनिंग थी वो उसको काम में आती है, क्योंकि बचपन से उसको ये सब चीजें सिखाई गई थी कि बेटा क्या करना है सर, है ना। तो व्यक्ति कभी कभी आप देखिए कि उसको उसकी स्किल्स कहाँ काम में आ जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। खैर, सो रजिया पावर के ऊपर आती है, शी बिकेम द फर्स्ट एंड द लास्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली। इनिशियली शी वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय द चालीसा, बट जिस तरह से दिल्ली में जो गेम हुआ उसमें रजिया ने पावर को कैप्चर कर लिया सर, है ना। तो लाल कलर के कपड़े में आई थी सर, है ना, जमी मस्जिद में हाथी के ऊपर बैठे हुए उसने पूरा एक वो निकाला, क्या कहते हैं, एक प्रोसेशन निकाला, और इस तरह से अपने आप को लेजिटिमाइज करती है। हम देखिए रजिया पावर के ऊपर तो आ गई है सर, है ना, बगावत हो गई है सर फैमिली के अंदर। एंड दिल्ली के उलेमा जो एक टाइम के ऊपर बेसिकली इसके थोड़े अगेंस्ट में थे, वो कह सकते हैं कि हिप्नोटाइज हो गए हैं कि भाई रजिया ने जो कहा है वो करने के लिए तैयार है, तो लेट अस गिव अस एन अपॉर्चुनिटी एज वेल सर, ठीक है ना। अब दिल्ली के लोगों ने तो स्वीकार लिया है, रजिया पावर के ऊपर है सर, समझे आप लोग, ठीक है। एंड उसने जिस तरह से इनफैक्ट पब्लिक एक्लेमेशन उसने गेन किया है, उसको पता है कि अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा सर, समझे आप लोग, ठीक है। रजिया के दो स्टेप्स के अंदर कंसोलेशन होती है सर, ठीक है। पहला कंसोलेशन क्या होता है, रजिया न्यू दैट कि टाइम बीइंग पीपल ऑफ दिल्ली हैज गिवन मी अ चांस, क्योंकि दिल्ली से शासन चल रहा था, और आपका वही पुराना किला है सर, है ना, मेहरौली वाला, जहाँ से इनकी सिस्टम चल रही थी। अभी नए सिटीज का डेवलपमेंट उतना हुआ नहीं है कैंटोनमेंट के रूप में। सो शी स्टार्टेड टेकिंग द कॉन्फिडेंस द पीपल्स इनटू देयर फेवर, है ना, लोगों को अपने विश्वास में लेने की कोशिश कर रही है सर। तो पहले दिल्ली के उलेमा थे, वो टाइमिंग हिप्नोटाइज हो गए जमी मस्जिद के, तो उन्होंने उसके नाम का खुतबा पढ़ा दिया, बोले आज से तुम्हारी सुल्तान रजिया बेगम हो गई सर, है ना, समझे नहीं समझे। तो यू फाइंड कि रजिया सुल्ताना, रजिया बेगम, रजिया सुल्तान, अलग अलग नाम आपको दिखेंगे। खैर, रजिया ने पहले दिल्ली के ऊपर अपना कमांड किया, कंट्रोल किया। साथों साथ जो चालीसा थे, वो चालीसा सरप्राइज में आ गए, बोले हाउ कम दिस इज पॉसिबल। बोले हमने गेम कुछ अलग की थी, हम तो चाहते नहीं थे कि रजिया आए सर, और रजिया आ गई तो फिर अब हमको कुछ करना पड़ेगा सर, गेटिंग अ पॉइंट, है ना। तो रजिया ने 3 स्टेप के अंदर कार्य किया। सबसे पहला स्टेप उसने दिल्ली के अंदर करने की शुरुआत की, और इस पीरियड में चालीसा वर आल्सो सरप्राइज्ड, दे वर आल्सो शॉक्ड। उनको पसंद नहीं आया, बट दे कुड नॉट टेक इमीडिएट एक्शन। कभी-कभी होता है ना, आप जीवन में ऐसी परिस्थिति में आ जाते हो, यू डिड नॉट एंटिसिपेटेड दिस, है ना, आप लाइफ में आप खड़े रहोगे, बोले अब क्या करना है? आपका दिमाग में सब कुछ, है ना, टाइमिंग पैदल मार जाता है, आपको लगता है कि अब क्या करना है? अब क्या करना है? देन सडनली देन यू विल कम टू द रियलिटी कि अच्छा अब ये खत्म हो गया ना सर, ठीक है, सुन हो गया सब। तो चालीसा के साथ ये हुआ कि यार ये क्या हो गया सर, है ना? तो ये क्या हो गया, जैसे तालिबान वाला केस हुआ 15 अगस्त के दिन, फिर अचानक ही वो आ गए सर, है ना? ये क्या हो गया सर? नो वन एक्सपेक्टेड दिस, है ना। 90 डेज, 60 डेज, 40 डेज, अलग-अलग था ना टाइम फ्रेम, बोले 50 दिन तक अफगानिस्तान की सरकार चलेगी, 90 डेज तक चलेगी। पर वो तो हुआ नहीं सर, अचानक से सब हालत बदल गई, जज्बात बदल गए सर, ठीक है। तो यहाँ यही कंडीशन थी चालीसा के साथ कि भई ये क्या हो गया सर? तो रज़िया को ये फ़ायदा बहुत हुआ सर। रज़िया ने कहा कि अगर चालीसा अभी मेरे सामने कुछ बगावत नहीं कर रहा है, दिल्ली का जो रिलीजियस क्लास है, उलेमास वर वेरी मच पावरफुल एट दैट टाइम, है ना? तो दे वर द काइंड ऑफ पीपल हू वर इंटरप्रेटिंग शरिया एट दैट टाइम, इस्लामिक लॉ का इंटरप्रिटेशन, और इस्लामिक लॉ के इंटरप्रिटेशन के हिसाब से लोग उनको बहुत मानते थे। और जब उलेमा के नाम का खुतबा निकलता था, द लेटर वाज़ एक्चुअली पब्लिश्ड इन द फॉर्म ऑफ उलेमा, उलेमा साइनिंग इट, है ना? तो उसके बाद पीपल कुड नॉट क्वेश्चन द ऑथोरिटी, है ना? तो ये मेडिवल वर्ल्ड की आपको बहुत बड़ी ये सिस्टम दिखेगी जहाँ राजा रिलीजियस सैंक्शन लेता था सर, ठीक है? और रिलीजियस सैंक्शन के बाद पीपल कुड नॉट, क्योंकि लोग वो इमोशंस के साथ भी जुड़े हुए, धर्म के साथ भी इस तरह से जुड़े हुए थे। तो रज़िया ने 2-3 चीज़ें की। सबसे पहले दिल्ली को कंट्रोल कर दिया। दिल्ली में जितने भी ग्रीवेंसेस थे, यू विल फाइंड ऑल दिस ग्रीवेंस उसने अपने पर्सनली हैंडल करना शुरू कर दी। दिल्ली में एनार्की थी, क्योंकि तुर्कान बिकेम अ डिफैक्टो पावर सेंटर, रुकनुद्दीन तो काम नहीं कर रहा था सर। लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम्स हो रहे थे, रॉबरीज हो रही थी दिल्ली के आजू-बाजू वाले विस्तार में सर, ठीक है? वो सब उसने ध्यान रखना शुरू कर दिया। तो दिल्ली की आवाम को जो उसने प्रॉमिस किया था जमी मस्जिद की स्पीच में सर, है ना, कि मुझे मुझे थोड़ा टाइम दो, है ना, और मैं आपकी सब डिमांड फुलफिल करूँगी। तो दिल्ली की आवाम तो खुश थी, है ना, समझे कि नहीं समझे? दिल्ली की आवाम बहुत खुश हो गई थी। दिल्ली की आवाम ने कहा कि भई हमारे सुल्तान कैसे हो? रज़िया जैसी हो सर, है ना? वही हमको तो ठीक लग रहा है रज़िया का शासन पद्धति। तो टाइम बीइंग रज़िया ने इनफैक्ट दिल्ली को अपने फेवर में कर दिया। अब जब कैपिटल सिटी आपके फेवर में है, तो ऑब्वियस है कि आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। चालीसा सरप्राइज़ में था, चालीसा वाज़ वेरी मच शॉक्ड, ये क्या हो गया सर, है ना? तो दे वर वेटिंग। उसमें से कुछ-कुछ लोगों ने उसके सामने विद्रोह कर दिया था। तो टोटल 4 राज्य थे, जो इक्तेदार थे, उसके सामने विद्रोह कर रहे सर।
रज़िया देख रही है कि ये चारों के चारों गवर्नर्स अगर एक साथ मेरे ऊपर अटैक हो गया, तो देयर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी कि मेरी हालत खराब हो जाएगी एंड आई विल बी टॉपल्ड डाउन सर, है ना? फिर से वही होता है जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही है सर, है ना? यही होता है जिसने हैदर अली ने भी यूज़ किया था जब एंग्लो-मैसूर वॉर होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं डिप्लोमेसी। और रज़िया को भी ये डिप्लोमेसी सिखाई गई थी किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा सर, क्योंकि ये चीज़ इल्तुतमिश ने किया था सर। रज़िया ने कहा बाकी के 9 नोबल्स को कि भई व्हाट इज़ द पॉइंट, है ना? उसमें लाहौर सबसे मेन था सर, लाहौर था और फिर इस साइड के ऊपर वेस्टर्न यूपी था सर, है ना? तो वहाँ के जो गवर्नर्स हैं उनको अपने फेवर में लिया सर। कहा कि भई व्हाट इज़ द पॉइंट, है ना? व्हाई यू आर रिबेलिंग? वी विल नॉट एक्सेप्ट यू। रज़िया कह रहे आपको चाहिए क्या? पावर चाहिए ना? दे देते हूँ ना, कहाँ मना किया सर? समझे कि नहीं समझे? सो व्हाट डू वी सी ओवर हियर? रज़िया एक्चुअली टर्न्ड द टाइड्स अगेंस्ट हर। उसने पहले दिल्ली के अंदर इंटरनली अपने फेवर में माहौल बनवाया। चालीसा सिस्टम को ब्रेक करने के लिए सबसे पहले इक्तिदारों में से कुछ-कुछ इक्तिदारों को अपने फेवर में लिया। और इन सब कंडीशन के रूप में रज़िया को एक बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी मिल गई वेयर शी कुड कंसोलिडेट, क्योंकि उसको पता चल गया कि इनमें भी फूट डाल सकते हैं। वी कैन एक्चुअली क्रिएट डिवाइड एंड रूल कंडीशंस, समझे आप लोग, ठीक है? तो शासक के रूप में यू विल फाइंड रज़िया को पता था कि ये चालीसा मेरे सामने बगावत कर देगा। देयर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी द चालीसा माइट रिवोल्ट अगेंस्ट मी सर, समझे आप लोग, ठीक है? तो रज़िया ने देखा कि ये चालीसा के बाहर भी कुछ लोग ऐसे हैं, चालीसा के बाहर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे फेवर में हैं। बोले क्या किया जाना चाहिए सर? बोले काम करती हूँ, उनको मैं अथॉरिटी के ऊपर लाऊँगी सर। तो अभी तक जो टर्किश ओरिजिन की नोबिलिटी का कांसेप्ट था कि भाई नोबल्स तो टर्किश होने चाहिए सर, है ना? समझे कि नहीं समझे? है ना? बिस्किट तो पार्ले जी होना चाहिए सर, है ना? टूथपेस्ट तो कोलगेट होनी चाहिए। वो जो कांसेप्ट था वो टूट जाता है सर, गेटिंग अ पॉइंट और नॉट। रज़िया कहती है कि इनको तोड़ने के लिए सर, है ना? मुझे ऐसे ही लोगों को खड़ा करना पड़ेगा जो मेरे लॉयल में हो। टर्किश ओरिजिन नोबिलिटी मेरे लॉयल्टी में आएगी नहीं सर, ठीक है? तो नोबिलिटी क्लास को जब तक मैं ब्रेकअप नहीं करूँगी, तब तक देयर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी कि मेरे सामने रिबेलियंस होती रहेगी। एंड दिस इज़ हाउ द टर्किश ओरिजिन नोबिलिटी क्लास को उसने तोड़ दिया। एंड शी बिकेम वन ऑफ द फर्स्ट सुल्तान जिसने नॉन टर्किश नोबल्स को पावर के ऊपर लाए। नॉन टर्किश नोबल्स को सर। वो याकूत बाकूत जैसे लोग आपको यहाँ दिखेंगे सर, ठीक है ना? वो हबशी था सर, वहाँ से इथियोपिया से आया हुआ सर, गेटिंग अ पॉइंट। हाँ, वो कहाँ से बंदा कहाँ से स्लेव के रूप में सर, है ना, आ रहा है और यहाँ पे यू विल फाइंड कि ही बिकम द लॉर्ड ऑफ द स्टेबल्स, है ना? तो घुड़सवारों को पूरा डिपार्टमेंट दे दिया जाता है उसको कि तुम सँभालो सब कुछ, है ना? दूसरा उसने क्या गेम किया उसको पता है कि दिल्ली के आजू-बाजू में बहुत सारे इक़्तिदार और गवर्नर्स थे जो विद्रोह करने का प्लान कर रहे थे, उनको रीशफ़ल कर दिया, सबको बता दिया। कोई कश्मीर में था, चलो खैर कश्मीर में तो नहीं था, पर आप पकड़ लीजिए लाहौर में था, तो उसको राजस्थान भेज दिया गया सर, है ना? यूपी में था, उसको बिहार भेज दिया गया, बोले निकलो यहाँ से, ठीक है, गेटिंग अ पॉइंट। तो इन बेसिस के ऊपर से क्या था कि डिवाइड एंड रूल हो गया। दूसरा जो नॉन टर्किश क्लास, जो उसके लॉयल लोग थे सर, समझे आप लोग, ठीक है? उसको भी उसने इक़्तिदारों के रूप में अपॉइंटमेंट किया, क्योंकि उसको पता है कि देयर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी कि ये जो शमशी नोबल्स है, जो चहलगामी के पार्ट हुआ करते थे, जो चालीसा के पार्ट हुआ करते थे, वो तो कंटीन्यूअसली बगावत का गुण अपने अंदर रखे हैं सर, ठीक है? सो शी सेंट न्यू ऑफिशियल टू टेक चार्ज ऑफ द इक्तास। और इस तरह से इसने जो नए नोबिलिटी को क्रिएट किया, ये नए नोबल्स को कहा कि आप आजू-बाजू के एरियाज़ को कैप्चर करिए। तो रणथंभौर, जिसको फाइनली फिर अलाउद्दीन खिलजी एनेक्स करेगा, उसके ऊपर फिर से इन्होंने अटैक करवाया सर। इसने इल्तुतमिश ने भी किया था रणथंभौर के ऊपर सर। और राजपूत शासकों को उसने अपने कंट्रोल में लाने की, फेवर में लाने की कोशिश की कि भैया बगावत मत करिए हमारे सामने सर, ठीक है? गेटिंग अ पॉइंट। तो रज़िया स्टार्टेड रिवॉर्डिंग दोज़ लॉयल हू एक्चुअली स्टूड बाय हर। एंड ऐसे लोग जो उसके फेवर में रहे हैं, उनको रातों-रात प्रमोशन देके ऊपर ला दिया। उनको नॉन टर्किश होने के बावजूद भी ऊपर की कंडीशंस में लेके आए। और जो टर्किश नोबिलिटी थी, उनको चिढ़वा दिया सर, समझे आप लोग, ठीक है ना? गेटिंग अ पॉइंट। तो यू कैन इमेजिन कि बिकॉज़ ऑफ द शॉक एंड द सरप्राइज़ दैट वाज़ फेल्ट बाय द चहलगामी, रज़िया गॉट द अपॉर्च्युनिटी टू कंसोलिडेट, है ना? ये चीज़ बहुत मैटर करती है। दिस थिंग मैटर्स द मोस्ट, है ना? आप कभी-कभी अपने दुश्मन को शॉक में डाल देते हो तो वो बौखला जाता है और उस टाइम पे ही आपके पास सबसे मेन टाइम होता है कि उसको सरप्राइज़ दो। देयर इज़ एवरीवेयर देयर इज़ अ सरप्राइज़ एलिमेंट ना। सरप्राइज़ एलिमेंट जितना रहेगा उतना ही वो अपने आप को रीऑर्गनाइज़ नहीं कर पाएगा और जितनी आप सरप्राइज़ दोगे, उसके बाद उसके रिटेलिएशन तक आते-आते आपको पता है कि यू विल बी एबल टू कंसोलिडेट योरसेल्फ। फिर जब रिटेलिएट करेगा भी सही आपका दुश्मन, तो यू विल बी एबल टू सेफगार्ड और उसके सामने आप खड़े रह पाओगे सर, ठीक। तो ये सरप्राइज़ एलिमेंट आपका बहुत था ना सर। तो रज़िया ने अपनी पोज़ीशन को स्ट्रेंथन किया है और ऐसे लोग जो बेसिकली नायब के रूप में थे, उसमें एक मुज़ाबुद्दीन करके एक ऑफिशियल था सर, उसको वज़ीर बना दिया। बोले तू आजा, है ना, तू मेरा भाई है, कल से वही कंडीशन है, तुम मेरे लॉयल रहे हो तो तुमको अपने फेवर में ले लेंगे। तो इसने नोबिलिटी को ब्रेक किया कि नहीं किया? बिकॉज़ शी न्यू द फॉल्ट लाइन्स इन द नोबिलिटी। इसके समय पे कुछ-कुछ उसने नॉन टर्किश नोबल्स को अपॉइंट किया। अब ये सब चीज़ें रज़िया कर रही है, हाँ, शी इज़ नॉट वेयरिंग अ ट्रेडिशनल ड्रेस। हाँ, अपने फेस को खुला रख के चल रही है सर, ठीक है ना? समझे कि नहीं समझे? वो हाथी के ऊपर चल रही है लाल कलर के कपड़े पहन के और नोबिलिटी को ब्रेक कर रही है, हाँ। और नोबल्स तो पहले सरप्राइज़ में थे, फिर थोड़े टाइम के बाद उनकी अकल ठिकाने आई कि हाय तौबा क्या हो गया? बोले एवरीथिंग इज़ गेटिंग डिस्ट्रॉयड। तो फिर रिएक्शन आएगा कि नहीं आएगा सर, ठीक है। सो यू विल सी दैट रज़िया आफ्टर कमिंग टू पावर उसने 3 स्टेप के अंदर काम किया सर। ये 3 स्टेप आपको पता होने चाहिए सर, ठीक है। कि उसने कैसे कंसोलिडेशन किया है। ये कंसोलिडेशन में अपनी पोज़ीशन को कैसे उसने एस्टेब्लिश किया है, उलेमास को कैसे अपने फेवर में ले रही है, वो पब्लिक को अपने फेवर में कैसे ले रही है, नोबिलिटी में डिवाइड एंड रूल कैसे कर रही है, अपने प्रोविंशियल गवर्नर्स को रीशफल कैसे कर रही है सर, गेटिंग अ पॉइंट, समझे कि नहीं समझे? और इसके बेसिस के ऊपर से जितना कंसोलिडेशन होगा, उतनी ही रज़िया की अथॉरिटी को कोई चैलेंज नहीं कर पाएगा सर, समझे कि नहीं समझे? तो ये प्रश्न आपको 2013 के अंदर आया था सर, ठीक है ना? कि एनालाइज़ द स्टेप्स टेकन बाय रज़िया सुल्तान टू स्ट्रेंथन her position as an independent ruler despite various obstacles, है ना? ये स्टेप्स में यही लिखना था, 10 मार्कर का ही था सर, 150 वर्ड्स आदि थे, है ना? मैक्सिमम 180 200 तक जाओगे सर, ठीक। बट आराम से आप इसको लिख सकते हो कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर उसने क्या किया था सर, है ना? उसकी पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए। और इसमें आप कुछ-कुछ चीज़ों को फैक्ट के साथ हाइलाइट करोगे, भई अच्छा, भई गवर्नर्स की अपॉइंटमेंट करना, गवर्नर्स को रीशफल करना, नॉन टर्किश नोबिलिटी को इंक्लूड करवाना सर, है ना? ऐसे स्लेव्स जो कभी भी टर्किश मतलब आप पकड़ के अफ्रीकन ओरिजिन के थे, उनको आप बड़े से बड़े डिपार्टमेंट के अंदर अपॉइंट करवा रहे हो। सर ये सब क्या है सर, है ना? दिस इज़ हाउ द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द पोजीशन टेक्स प्लेस, है ना? स्ट्रेंथनिंग ऑफ पोजीशंस वाज़ आल्सो इन द केस ऑफ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। और साइकोलॉजिकली रज़िया अगर वही स्त्री का वेश धारण करके, जो ट्रेडिशनल कपड़े पहनती थी पोशाक के रूप में, तो पीपल वुड हैव कंसीडर्ड हर एज़ गूंगी गुड़िया, अबला नारी के रूप में उसको कंसीडर किया जाता सर, है ना? तो रज़िया पोजीशन को स्ट्रेंथन कर रही है साइकोलॉजिकली भी सर, है ना? प्रैक्टिकल स्टेप्स के थ्रू तो कर ही रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स के थ्रू तो कर ही रही है सर। देखिए, कुछ-कुछ चीज़ें दिखानी पड़ती है सर, ठीक है? पावर पावर शुड बी सीन। ये कांसेप्ट बहुत दिखता है सर, ठीक। पावर दिखाओगे नहीं तो पीपल यूज्ड टू फील दैट कि यार ग्रांटेड ले लेंगे और उस टाइम के अंदर अगर सत्ता विजिबल नहीं होगी तो पीपल विल सी यार ये कोई काम का नहीं है सर, ठीक है। सत्ता दिखानी चाहिए सर, ठीक है। समझे कि नहीं समझे? सत्ता दिखाएंगे तो मजा आती है। पुतिन को देखिए सर, यू सी द केस ऑफ पुतिन। वो आप देखिए हर थोड़े टाइम के बाद आपको कहीं न कहीं वो आर्मी-वार्मी ये वो घोड़ा चला रहा है ना, वो सिक्स पैक दिखा रहा है, वो नदी में डुबकी मार रहा है मरीन की तरह से, ठीक है। कुछ ना कुछ दिखा रहा है। वो पावर प्रोजेक्शन का गेम है सर, पुतिन पुतिन इसके लिए इतने लंबे समय तक चल रहा है सर। और फिर अपने ओपोनेंट्स को किस तरह से वो
है ना, वो सेटल करवा रहा है। मतलब मैं इत्तू सा था, तब से मैं पुतिन को रशिया में देख रहा हूँ। वो प्रेसिडेंट बना 2 बार, फिर प्राइम मिनिस्टर बना, फिर 2 बार प्रेसिडेंट बना, अभी फिर से कुछ नया जगलरी करेगा, वो करता रहता है सब, ठीक है। यू नो दिस ना सर, वो पहले 2 बार प्रेसिडेंट बना, फिर रशिया के संविधान में कानून ऐसा लिखा गया है कि भाई आप 2 से ज़्यादा नहीं कर सकते, तो वो एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर बना और फिर एग्जीक्यूटिव को प्राइम मिनिस्टर के हाथ में दे दिया, पूरा पावर, है ना। फिर उसके बाद वो फिर से प्रेसिडेंट बना 2 बार से, ठीक है। वो पता नहीं कुछ ना कुछ कर रहा है, ही इज़ डूइंग दिस, है ना। वो फिर और बूढ़ा भी नहीं हो रहा है सर, है ना। वो आप देखोगे तो दिन ब दिन जवान हो रहा है, मतलब वो क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन है ना, वैसे क्यूरियस केस ऑफ व्लादिमीर पुतिन दिखेगा आपको सर, ठीक है। तो डे बाय डे इज़ वो है ना कि वो ज़्यादा हंकी लग रहा है सर, खैर तो अलग कहानी है। बट आपको वो ये चीज़ पता होनी चाहिए कि भाई इनफैक्ट है ना, रज़िया कुछ इस तरह से ही अपने पावर को प्रोजेक्ट करवा रही है सर, ठीक है। और ये पावर प्रोजेक्शन में उसके कपड़े भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे थे। ये कपड़ों के थ्रू भी लोगों को अपने साइकोलॉजिकल फेवर में लेने की कोशिश कर रही है सर, है ना, समझे कि नहीं समझे। तो ये साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट समझ में आया कि नहीं आया सर, ये इमोशनल एस्पेक्ट है सर। तो इसको आप लिखोगे ना तो एग्जामिनर को एक नया डायमेंशन मिलता है कि अच्छा ये कैंडिडेट जो है, ये इसमें एक नई पॉइंट ऑफ व्यू ऐड कर रहे हैं सर, समझे आप लोग, ठीक है ना। तो ऑर्थोडॉक्स क्लास को भी उसने अपने टाइम फेवर में लेने की कोशिश की थी। हाथी पे चलना बहुत बड़ी टास्क उस टाइम पे हुआ करती थी सर, समझे आप लोग, ठीक है। और फिर न्याय की व्यवस्था क्रिएट करना, दिल्ली के अंदर पब्लिक ग्रीवेंसेस को सीधे-सीधे सुनना, लॉ एंड ऑर्डर उस टाइम पे क्रम्बल हो गए थे बिकॉज़ ऑफ द गवर्नमेंट बाय तुर्कान एंड रुकनुद्दीन फिरोज सर, ठीक है। उसको अपने हिसाब से टैकल करना, ये सब चीज़ें बहुत ही मतलब है ना स्किल सेट को दर्शाती है। उसके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेन को दर्शाती है ना। तो दिस आर ऑल दी वर्ड्स जो आपके आंसर के अंदर निकलने चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेन है ना। सबके पास इस प्रकार की एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स नहीं होती है सर, ठीक है। इनफैक्ट आप बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स को देखो, तो ब्यूरोक्रेट्स के अंदर ये एक बहुत बड़ा प्रश्न होता है कि बीच में यूपीएससी में ऐसा हो रहा था कि भले टॉप तो कर देते हो आप, है ना, बट जब परफॉर्मिंग की बात आती है तो आपसे पीछे वाला रैंक वाला बंदा डिस्ट्रिक्ट में अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा या पॉलिसी लेवल के ऊपर अच्छा काम कर रहा होगा सर, आपका रैंक उस टाइम पे भले ज्यादा आया होगा सर, ठीक है ना। दिस हैपेंस मेनी अ टाइम्स, है ना। क्योंकि वो टॉपर के पास एक तो परफॉर्मेंस प्रेशर हो जाता है कि यार रैंक तो लेके आ गए हैं टॉप 1 टॉप 5 टॉप 10 के अंदर सर, ठीक है। बट उसके बाद फिर आगे भी जाना है सर, फिर आगे कभी कभी परफॉर्मेंस में प्लस माइनस हो जाता है, खैर। तो रजिया ने इन सब चीज़ों से इनफैक्ट अपना वो है ना कि प्रभाव हटाने की कोशिश की। अब प्रॉब्लम ये था कि रजिया जिस तरह से कार्य कर रही थी, ये कार्य क्या चहलगामी को पसंद आएगा? डू यू थिंक दैट द तुज़ुक चहलगामी, द शम्सी नोबल्स, दो हू वर एक्चुअली एस्टैब्लिश्ड बाय इल्तुतमिश, है ना, तो उनको तो मिर्ची लगेगी कि यार ये क्या हो रहा है? व्हाट इज़ हैपनिंग? हाँ, ये क्या हो रहा है भाई? ये क्या हो रहा है सर? तो वही कहानी है, सब गुटरगू कर रहे हैं सर। अब रज़िया की सबसे बड़ी ड्रॉबैक क्या हुई पता है? शी केम टू पावर, शी गॉट द अपॉर्च्युनिटी, शी एक्चुअली अपॉइंटेड द नॉन-टर्किश नोबिलिटी इन सम इम्पोर्टेंट पोजीशन, बट शी कुड नॉट ब्रोक द बैक ऑफ द चहलगामी सिस्टम जो बलबन करता है। रज़िया न्यू कि दे वर द बिगेस्ट ओपोनेंट्स ऑफ हर रूल, है ना। एंड रज़िया आल्सो रियलाइज़ कि शी हैड द अथॉरिटी, शी कुड हैव टेकन सम प्रोएक्टिव स्टेप्स, उनको और तोड़ देती सर, ऐसे तोड़ती कि वो कभी पावर के ऊपर ही ना आ पाए। जैसे बलबन ने कर दिया था, बरीद-बरीद को अपॉइंट किया, स्पाई सिस्टम को अपॉइंट किया, उनकी ज़मीनें ले ली, बोला निकलो यहाँ से सर, ठीक है। बोले कल कल उठ के कोई दारू-वारू पीते हुए पकड़ेगा ना, सबकी खाल उखेड़ दूँगा मैं सर, ठीक है। खौफ फैला दिया था बलबन ने सर, ठीक है। हाँ, भाई नोबल्स को पीना बंद करवा दिया था, बलबन ने खुद भी पीना बंद कर दिया था, बोला नहीं मैं ठीक है ना, मैं राजा जिल्ले इलाही हूँ तो हाउ कैन आई ड्रिंक सर, है ना, समझे आप लोग, ठीक है। तो पहले लोग शौकीन थे ना सर, ये तो इनका शराब शबाब और कबाब सब कुछ चलता था, है ना, दिल्ली सल्तनत में, खैर। तो यू विल फाइंड कि ये बदायूनी करके एक ऑथर है अकबर मुगल्स का सर, है ना। बदायूनी कहता है कि दिल्ली सल्तनत वाज़ नॉट एन इस्लामिक स्टेट, है ना, इसमें कोई इस्लामिक गुण ही नहीं थे सर, ठीक है। तो इसमें 2 कहानी दिखेगी, दिल्ली के सुल्तान कहेंगे कि वी आर द 2 पर्सन्स हू आर रूलिंग द इस्लामिक स्टेट, है ना, और हम क्रिएट किए हैं नेचर ऑफ स्टेट के रूप में। बट बदायूनी इसके ऊपर लिखता है कि भाई इनमें कोई ऐसी वो है ना लक्षण नहीं थे, इनके अंदर कोई ऐसे लक्षण नहीं थे कि भाई ये इस्लाम को रिप्रेजेंट कर पाए। खैर, तो आऊँगा जब इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। बट रज़िया के पास अपॉर्च्युनिटी थी कि शी कुड हैव डन दिस, रज़िया नहीं कर पाई। रज़िया ने ऊपर से नोबिलिटी क्लास को ज़्यादा प्रोवोक कर दिया। कैसे प्रोवोक करेंगे? नॉन टर्किश लोगों को आप पावर के ऊपर लेके आ रहे हो और ऐसे लोग जो किसी के साथ जुड़े हुए नहीं थे सर, ठीक है। जैसे उनमें से था आपका याकूत, अमीर अखूर के रूप में उसको अपॉइंट किया गया था, समझे कि नहीं समझे, हाँ। एंड यू विल फाइंड कि नोबल्स ने उसके ऊपर आरोप लगा दिया कि भाई इसका वहाँ पे साजिश चल रही है, मतलब काइंड ऑफ यू सी कि रज़िया का अफेयर चल रहा है वहाँ पे सर, समझे आप लोग, ठीक है ना, गेटिंग अ पॉइंट और नॉट। तो याकूत का रोल धर्मेंद्र ने किया था मूवी के अंदर, खैर। सो यू विल सी दैट एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई थी जहाँ रज़िया ने याकूत को इनफैक्ट स्टेबल स्टेबल समझ में आता है ना, ये तबेला होता है सर, है ना, ये घोड़े का तबेला हुआ करता था सर, उसका बॉस बना दिया, अमीर अखूर बना दिया था। अब अमीर अखूर एक ऐसी पोजीशन थी जो दिल्ली सल्तनत में, मतलब ये कोई भी इनफैक्ट है ना, आर्मी के अंदर जो मिलिट्री स्टेट होता है उसमें घुड़सवारों का बहुत इंपॉर्टेंस था, कैवलरी का सर। वहाँ पे एक हबशी को आप अपॉइंट कर रहे हो, जो हबशी के कमांड में पूरी की पूरी इनडायरेक्टली आपकी कैवलरी काम करेगी सर, समझे कि नहीं समझे, है ना। तो डू यू थिंक दैट पीपल विल लाइक दैट? समझ में आया कि नहीं आया? तो फिर गुटरगु होनी शुरुआत होगी दिल्ली के अंदर सर, है ना, उसकी नोबिलिटी के अंदर। बोले मैडम जी बेवफा निकले सर, बोले क्या हो गया? बोले याकूत के साथ हो गया सर उनका सर, ठीक है ना। अब लोगों को ये भी पता है कि दिल्ली में तो उसके सामने बगावत कर नहीं सकते क्योंकि दिल्ली की आवाम तो रज़िया के साथ है। दिल्ली की आवाम को तो रज़िया ने एक काम बहुत बढ़िया किया था कि दिल्ली की आवाम को अपने फेवर में ले लिया था, बिकॉज़ शी न्यू दैट कि बगावत होगी तो दिल्ली में होगी सबसे पहले। और दिल्ली में तो जिस तरह से उसने न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था को खड़ा किया था, है ना, एक सुल्तान के रूप में अपनी प्रेजेंस को फील करवाया था, तो पीपल वर लाइकिंग हर, है ना। आवाम उतनी अगेंस्ट में थी दिल्ली की। प्रॉब्लम ये था कि दिल्ली के बाहर जो है ये प्रश्न उठ रहा है ना सर, समझे आप लोग। सो यू विल फाइंड कि दिल्ली के बाहर वाले विस्तार में उसका प्रभाव उतना नहीं था ना, गेटिंग माय पॉइंट। और इन सब कंडीशन में रज़िया का कैरेक्टर असैसिनेशन होना शुरू हुआ। कैरेक्टर असैसिनेशन किसने किया? उसके चैम्बरलिन ने, मतलब जो रॉयल हाउसहोल्ड को कंट्रोल करता है सर। इख्तियारुद्दीन करके एक ऑफिशियल था। ग्वालियर का एक नोबल था ज़ियाउद्दीन, ऐसे बहुत लोग थे सर, है ना। तो रज़िया के सामने इन्होंने चैलेंज क्रिएट किया और कहा कि भाई देखिए मैडम ये कर रही है, वो कर रही है सर, ठीक है। बोले मैडम को उड़ा देते हैं अपन सब, ठीक है। रज़िया को पता चल गया ये सब चीज़ें ना, तो रज़िया ने उनको लिक्विडेट करवा दिया, बोले निकलो, बोथ वर किल्ड। जब ये चीज़ें हुई तो चहलगामी के अंदर डर का माहौल आ गया सर, है ना। इनको लग गया कि रज़िया हमको भी उड़ा देगी सर, है ना, समझे कि नहीं समझे ना, तो आएगा ना डर का माहौल। तो रज़िया एक्चुअली अपने प्रोटेक्शन के लिए उसने 1-2 नोबल्स को उड़वाया सर। पर चहलगामी जो शमशी डायनेस्टी के साथ नोबल्स अपने आप को लिक्विड वो बात कर रहे हैं सर, है ना। इनको समझ में आया कि समथिंग इज़ रॉन्ग। रज़िया माइट किल अस एज़ वेल सर, है ना। क्योंकि इनका ये मानना था कि रज़िया ने इनको पॉलिटिकल मोटिव्स के तहत मरवाया। व्हेयरएज़ रज़िया का और उसके मंत्रियों का कहना था कि भई इन दोनों ने रज़िया के सामने बगावत की थी, रज़िया का कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश की थी, इसके कारण ये सब चीज़ें हुई हैं। एंड दिस इज़ हाउ भले ग्वालियर का जो गवर्नर था उसको तो टपका दिया गया, बट बाकी सारे विस्तारों में फिर विद्रोह होना शुरू हो गए सर। और ये विद्रोह होता है भटिंडा के अंदर सर। तो अल्तुनिया करके गवर्नर था, उसने बगावत कर दी एंड ही वाज़ बीइंग सपोर्टेड बाय द शमसीज़ एज़ वेल, है ना। तो चहलगामीज़ ने कहा था कि बेटा तू कर, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं सर। इसको हटाओ, है ना, शी कैन नॉट स्टे इन पावर सर।
तो इन सब कंडीशन में इसके सामने बगावत हुई। अब रज़िया के साथ भी प्रॉब्लम ये था कि रज़िया कुड हैव गॉन अलोन। रज़िया याकूत को साथ में लेके गई, बोले नहीं याकूत तो चले गए क्योंकि मेरे घुड़सवारों का अध्यक्ष है ना, इज़ आमिर याकूर, समझे कि नहीं समझे। लोग और बौखला जाते हैं, बोले ठीक है देखो हमने जो कहा था वही सच्चाई है सर, समझे आप लोग, ठीक है ना। कभी-कभी नहीं होती है तो भी ये सच्चाई हो जाती है सर, ठीक है, कि नहीं होती है तो भी ये सच्चाई हो जाती है सर, ठीक है। अब जब अटैक हुआ, अल्तुतिया ने विद्रोह किया सर, समझे कि नहीं समझे, है ना। और इन दोनों साथ में मिलके सर, है ना, रज़िया और याकूत बेसिकली दोनों के दोनों साथ मिलके भटिंडा की तरफ जाएँगे सर। बट यू विल फाइंड कि याकूत को मरवा दिया गया। अब याकूत को मरवा दिया गया, याकूत वॉज़ किल्ड, रज़िया को पकड़ लिया गया सर। और रज़िया को पकड़ने के बाद यू विल फाइंड कि दिल्ली की जो शमशी डायनेस्टी के जो चहलगामी थे, इन्होंने बहरम शाह को शासक बनवा दिया सर, जो इल्तुतमिश के क्लैन से बिलॉन्ग करता था सर, ठीक है। रज़िया वाज़ कैप्चर्ड, उसको यहाँ भटिंडा के पास कैप्चर करवा दिया गया है सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। रज़िया को यहाँ पे कैप्चर करवा दिया गया है। याकूत मर गया है, रज़िया नाराज़ है, बोले ये क्या हो गया बे? अल्तुनिया को ऐसा था कि वो भविष्य में राजा बने। अल्तुनिया एक्चुअली थॉट, क्योंकि नोबल्स की कहानी यही है ना, नोबल सब अपने आप को किंग मेकर के रूप में मानते थे और मेनी नोबल्स ऐसा भी चाहते थे कि हम खुद भी राजा बने सर। रज़िया जेल में थी, अल्तुनिया उसको मिलने जाता था। अल्तुनिया ने रज़िया को बताया कि मैडम जी याकूत तो चला गया है। रज़िया ने कहा देखो याकूत तो चला गया है, पर दिल्ली की जो पूरी की पूरी कहानी है वो तो तुम्हारे हाथ से भी गई और मेरे हाथ से भी गई, क्योंकि चहलगामियों ने एक और पपेट को खड़ा किया बहरम शाह को। व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ एक्सेप्टिंग बहरम शाह? अल्तुनिया नाराज़ था क्योंकि अल्तुनिया थॉट कि उसने रज़िया को न्यूट्रलाइज़ किया है, उसको जेल में डाला है, तो ही शुड बी मेड द हेयर अपीरेंट ऑफ दिल्ली सर, समझे कि नहीं समझे? अल्तुनिया हबशी नहीं था सर, ठीक है, ही वाज़ नॉट एन हबशी। तो इन सब कंडीशंस में रज़िया ने अल्तुमिया को अपने फेवर में लिया, जेल में बैठे-बैठे सर। इमोशनल इंटेलिजेंस है ना सर, समझे कि नहीं समझे? मैंने बताया ना बहुत स्मार्ट थी ना क्वीन, है ना? मेरे इतने करीब मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूँगी। अल्तुनिया कहता है कोई बात नहीं, मैं बर्बाद होना चाहता हूँ सर, ठीक है। गेटिंग ओवर। सो यू फाइंड गजब की स्टोरी है सर, ठीक है ना। तो रज़िया भाई, रज़िया और याकूत अल्तुनिया के ऊपर अटैक करने गए होते हैं सर, है ना, पहले कंडीशन में। दूसरे कंडीशन में आपको सीन पता चलेगा, सेकंड सीन आपका यहाँ पे ये होगा कि रज़िया को पकड़ लिया जाता है अल्तुनिया के द्वारा। अल्तुनिया कहता है कि अब मैं राजा बनूँगा, दिल्ली के नोबल बहराम शाह को अपॉइंट कर देंगे सर, ठीक है ना। रज़िया जेल में बैठे-बैठे अल्तुनिया को अपने फेवर में ले रही है कि यार तुमको राजा बनना था, तुम तो बन नहीं पाए, तुमने याकूत को मरवा दिया। एक काम करते हैं हम शादी कर लेते हैं सर, ठीक है। तो ये शादी एक्चुअली पॉलिटिकल मूव था, है ना। डोंट सी दिस मैरिज इन द फॉर्म ऑफ काइंड ऑफ वो है ना कि लव मैरिज वाली कहानी है। दिस वाज़ एक्चुअली अ स्मार्ट पॉलिटिकल मूव बाय रज़िया टू कम बैक टू दिल्ली सर, है ना। वो जाना चाहती थी सर, एंड डिप्लोमेटिक था सर, है ना। और अल्तुनिया को भी ये चीज़ इनिशियली उसको लगा, फिर उसके बाद वो थोड़ा मोह-माया में फँस गया सर, ठीक है। तो अल्तुनिया ने रज़िया को बाहर निकलवाया, बोले चलिए सर, है ना, तुम मेरी बेगम बन गई हो तो हम साथ में चलेंगे दिल्ली में सर, ठीक है ना। याकूत तो बेचारा मर गया है सर, ठीक है। याकूत की तो विकेट चली गई सर, गेटिंग माय पॉइंट है। एंड फिर ये दोनों के दोनों 1240 में 1240 में दिल्ली की तरफ वापस आए। भटिंडा से सेना लेके रज़िया, अल्तुनिया, मतलब जो बंदा आपको कैप्चर करके बैठा है आप उसी के साथ लेके आ रहे हो सर, गजब है ना सर, ठीक है। तो ऐसे बहुत सख्त ऊपर यहाँ बह गया सर, ठीक है। तो रज़िया उसको अपने फेवर में ला देती है सर। एंड देन यू विल सी दैट ये दिल्ली में वापस आ रहे थे, तो भटिंडा से जब वापस आ रहे हो, पंजाब से वाया हरियाणा आ रहे थे, वो कैथल करके एक जगह है सर, वहाँ डाकुओं ने आक्रमण किया था, मतलब इन बिटवीन उनके सामने विद्रोह हुआ था। डेकोइट्स बोले गए, डेकोइट्स नहीं थे, ये चहलगामियों के भेजे द्वारा सैनिक थे सर, है ना। दे वर एक्चुअली द काइंड ऑफ सोल्जर्स हू वर सेंट बाय द चालीसास, है ना। और कहा गया कि डाकुओं ने आक्रमण किया, फिर उनके सामने वहाँ बगावत होती है मर्सनरीज के रूप में, और फाइनली उसको वहाँ पे मार दिया गया सर, है ना। तो अल्तुनिया की भी विकेट चला गया और फिर रज़िया को भी उठा दिया गया। एंड यू विल फाइंड कि दिल्ली के यही 40 चोर जो थे, इन्होंने बहरम शाह को कंटिन्यू रखा कि बोले तुम रहो थोड़े टाइम तक, फिर आगे देखते हैं सर, समझे आप लोग, ठीक है। तो ये पूरी कहानी आपको दिल्ली के अंदर दिखेगी कि हाउ चालीसा सिस्टम इज स्टिल डोमिनेटिंग, और कंसोलिडेशन के तहत मोनार्की का रोल कम है और चालीसा का रोल अभी भी आपको ज़्यादा दिखेगा सर। मैंने आपको, क्योंकि आप इसको मैक्रो पिक्चर में देखिए, इसकी बॉल बॉल कमेंट्री में मत जाइएगा सर। इसमें लिखा है मिडीवल इंडिया में बहुत सारे लोगों ने, ये रज़िया अल्तुनिया की लव स्टोरी के ऊपर भी है, इनफैक्ट इसके ऊपर मूवी भी बना था रज़िया सुल्तान सर, ठीक है ना। तो उसमें ये सब कहानी आपको दिखती है सर, है ना, समझे कि नहीं समझे। इसमें मिन्हाज या मिन्हाज सिराज इसके ऊपर लिखता है, सिराज लिखता है कि ये याकूत वाला जो केस है ये थोड़ा कम रिलेवेंट है, क्योंकि रज़िया हमेशा हाथी पे चलती थी सर, शी ऑलवेज एक्चुअली ट्रैवल्ड ऑन द एलिफेंट, है ना। तो शी कुड नॉट हैव फॉलन फॉर अ पर्सन जो घोड़े के साथ या अमीर याकूत के रूप में कार्य कर रहा है सर, ठीक है ना। बट वो फिर उस टाइम पे, वो तो फिर आपको भी पता है ना कि एक बार हवा चलती है, अफवाहें चलती है, तो अफवाहों का बाजार गर्म ही रहता है सर, ठीक है ना। किसको किसके साथ लिंक अप कर दिया जाता है पता नहीं चलेगा सर, ठीक है ना। खैर, तो ये सब कंडीशंस आपको यहाँ से दिखेगी। मिन्हाज सिराज इसके बाद रज़िया के ऊपर लिखेगा। एक्चुअली उसने 1260 के अंदर जब किताबें लिखी सर, है ना, तबक़त नसीरी सर, ठीक है। तो नसीरुद्दीन अहमद के समय के उसके समय पर उसने रज़िया को मेंशन किया। ही हैड मेंशन, ही स्टार्टेड फ्रॉम रज़िया इटसेल्फ सर, है ना, समझे कि नहीं समझे। सो यू विल फाइंड कि मिन्हाज लिखता भी है कि पीपल वर नॉट हैप्पी हैविंग क्वीन एज़ अ रूलर सर, है ना। उनको कभी भी पसंद नहीं आया था कि एक रानी कैसे पावर के ऊपर आ सकती है सर, गेटिंग माय। इनफैक्ट मिन्हाज जो था वो भी अपनी किताब के अंदर लिखा है कि क्वीन्स रूल वेंट अगेंस्ट द आइडियल ऑफ द सोशल ऑर्डर क्रिएटेड बाय द गॉड, है ना। कि भाई भगवान के द्वारा, प्रभु के द्वारा, अल्लाह के द्वारा, क्योंकि इस्लामिक किंग्स थे ये लोग, तो इनका मानना था कि दिस इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, है ना। तो इसके लिए वो ये प्रश्न भी कर रहा है कि इन व्हिच वुमेन वर सपोज्ड टू बी सबऑर्डिनेट टू द मेन, है ना। वो कहता है कि अल्लाह ने ही ऐसी सामाजिक सिस्टम बनाई है, भगवान ने ही ऐसी सामाजिक सिस्टम बनाई है जहां स्त्री हमेशा पुरुष के नीचे आती है, कैन शी बी द रूलर सर, है ना। सो वो प्रश्न भी ये करता है, इन द रजिस्टर ऑफ गॉड्स क्रिएशन सिंस हर अकाउंट डिड नॉट फॉलो इनटू द कॉलम ऑफ मैन, हाउ डिड शी गेन फ्रॉम ऑल हर एक्सीलेंट क्वालिटीज, है ना। अरे भाई यार, किया तो किया सर, है ना, समझे नहीं समझे। और रज़िया ने अपने कॉइन से इश्यू करवाए थे, रज़िया ने अपने इंस्क्रिप्शन से इश्यू करवाए थे, जहां वो कह रही है कि शी वाज द डॉटर ऑफ सुल्तान अल्तुतमिश। तो एंड रज़िया, दिस वाज द पीरियड, शी वाज नॉट द ओनली वन फ्रॉम द वुमेन क्वीन्स और द वुमेन रूलर्स, है ना। रुद्रमा देवी थी, हमने पढ़ा था पिछले क्लास में सर, ठीक है। तो काकटिया डायनेस्टीज के ऊपर रूल कर रही है वारंगा में सर, ठीक है। कश्मीर में 10th सेंचुरी में दिद्दा दिखेगी, दिद्दा के ऊपर पढ़ा नहीं है पर आगे क्लासेस में पढ़ेंगे सर, ठीक है। तो ऐसे भी शासक दिखेंगे सर, है ना। तो रज़िया कोई अकेली तो थी नहीं शासक के रूप में। नीचे चोलास में देखोगे तो सेम्बेन करके एक रानी दिखेगी आपको सर, ठीक है ना। सो शी वाज आल्सो वन ऑफ द रूलर्स, है ना। तो ऐसे तो बहुत सारे आपको वुमेन रूलर्स दिखेगी इस पीरियड के समय पे। पर मिन्हाज ने जब तबक़त नसीरी लिखा तो ज़रूर से उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। तो मिन्हाज के ऊपर भी डिस्कस करते हैं, जब बलबन के ऊपर आएंगे सर, ठीक है ना। बट आपको मोटे-मोटे तौर के ऊपर कहानी समझ में आई कि रज़िया के साथ प्रॉब्लम क्या था सर, ठीक है ना। और रज़िया के साथ प्रॉब्लम ये हुआ कि एक ही प्रॉब्लम था कि वो स्त्री थी, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। अगर वो स्त्री नहीं होती तो शी कुड हैव बीन द मोस्ट सक्सेसफुल रूलर्स ऑफ दिल्ली सल्तनत। ऐसा हबीबुल्लाह अपनी किताब में लिखते हैं, द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया सर, ठीक है। तो प्रोफेसर हबीबुल्लाह बहुत क्लियर कट लिखते हैं कि शी कुड हैव बीन द मोस्ट सक्सेसफुल रूलर एंड मोस्ट डेयरिंग रूलर्स इन दिल्ली सल्तनत, गेटिंग माय पॉइंट। बट समहाउ द ओनली थिंग दैट वेंट अगेंस्ट हर वाज दैट शी वाज अ वुमन, समझे। बिकॉज़ शी वाज अ वुमन, तो दिस वाज नॉट एक्सेप्टेड, है ना।
ये आज की तारीख में भी मैटर करेगा सर। आप जब एडमिनिस्ट्रेशन में जाओगे ना, खास करके हमारे क्लास की जो गर्ल स्टूडेंट है सर, है ना, उनके लिए एक हार्श रियलिटी ये है कि आप जब प्रशासन में जो भी कार्य करोगे, अच्छा खराब जो भी होगा सर, सो देयर विल बी डिट्रैक्टर्स टू एक्चुअली पुल योर लेग डाउन, है ना। अच्छा करोगे तो भी आपको उसी तरह से क्रिटिसाइज करेंगे, क्योंकि पेट्रियार्की इज अ वे ऑफ माइंड और स्टेट ऑफ माइंड सर, है ना, ये मानसिक बीमारी के रूप में देखा जाता है सर, ठीक है, जिसमें विद इन द एडमिनिस्ट्रेशन सर, विद इन द पॉलिटिकल सर्कल्स, विद इन योर सबऑर्डिनेट, इवन द हायर ऑफिशियल्स एज वेल सर, ठीक है ना, आपको कंटिन्यूअसली, है ना, प्लस माइनस पुश पुल करते रहेंगे सर, ठीक है। बट फिर आपको भी याद रखना है कि भाई हम आए ही थे स्ट्रगल करने के लिए सर, है ना, तो हम आए ही इसके अंदर स्ट्रगल करने के लिए, स्ट्रगल नहीं करना होता तो आप अपनी लेविश लाइफस्टाइल, अपनी जो भी जीवन चल रही थी सर, ठीक है ना, समझे कि नहीं समझे। तो ये बहुत सारी चीजें आपको रजिया के साथ दिखेगी। 3-4 पॉइंट्स रजिया के साथ हम लोग लिख सकते हैं सर, है ना, कि रजिया ने जिस तरह से इनफैक्ट सक्सेशन इश्यूज को अपने हिसाब से टैकल किया है, दिल्ली के अंदर वायलेंट रिवॉल्यूशन होने की शक्यता थी, उसने वो स्टॉप करने की कोशिश की है सर, ठीक है। उसने इनफैक्ट सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थियरी के तहत पावर के ऊपर आई, ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है सर, है ना। ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थियरी हॉब्स देता है, अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ोगे सर, है ना। थॉमस हॉब्स करके एक थिंकर था सर, ठीक है। ये बताता है कि भाई प्रजा और राजा के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, जहाँ प्रजा जो है बेसिकली वो राजा को अपॉइंट करती है कि या उसको अथॉरिटी देती है कि आप हमारे लिए इनफैक्ट इस तरह से हमको सिक्योरिटी देने की कोशिश करिए सर, ठीक है। एंड उसने पब्लिक को अपने फेवर में लिया और ये परफॉर्म करके दिखाया कि इफ आई एम नॉट परफॉर्मिंग यू प्लीज पनिश मी। एंड शी वाज नॉट डिपोज्ड फ्रॉम द सीट ऑफ दिल्ली, शोस शी वाज परफॉर्मिंग वेल। दिल्ली के शासक के रूप में वो बहुत अच्छा कार्य कर रही थी, वरना उसको एक ही साल में दिल्ली वाले मार देते। उसका मृत्यु दिल्ली में नहीं हुआ, वो तो चालीसा ने और बाकी गवर्नर्स ने प्लान करके किया था सर, ठीक है। थियोलॉजिकल क्लास जो उलेमास थे, जो काइंड ऑफ आप देखोगे रिलीजियस स्कॉलर्स थे, उसके कॉन्ट्रेरी जाके काम कर रही है इस्लामिक प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट में, क्योंकि मिनाज लिखता है ना, मिनाज सिराज लिखता वही है कि यार हाउ कम क्वीन बिकम सो मच पावरफुल, है ना। जिनको कल तक लोगों की सेवा कर रही थी, आज शासक कैसे बन गए सर, है ना। वही है ना सर, कहानी वही मिलेगी ना सर, ठीक है। पर मिनाज उसके पॉजिटिव भी लिखता है, वो कहता है कि वो ये बहुत सोवरेन थी, बहुत सगेशियस थी, है ना, काइंड ऑफ शी वाज जस्ट, क्योंकि अच्छा काम कर रही थी, शी वाज बेनिफिशिएंट, लोगों के लिए कार्य कर रही थी। इसके पास हर एक क्वालिफिकेशन थी एक राजा के लिए होनी चाहिए और खुद जाती थी विद्रोह विद्रोह हो जाए सर, ओपन दरबार में सबको न्याय देती थी, पुरुष मतलब वो पर्दा सिस्टम को नहीं फॉलो करती थी सर, ठीक है। और इसके लिए मिनाज और प्रोफेसर हबीबुल्लाह, इसके ऊपर जो प्रोफेसर हबीबुल्लाह ने मिनाज के ऊपर ही, सिराज के ऊपर से ही अपनी कोटेशन दी, उन्होंने कहा कि इफ नॉट वुमेन शी कुड हैव बीन द मोस्ट सक्सेसफुल रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। समझे नहीं समझे, है ना। नॉन टर्किश नोबिलिटी को उसने ऊपर लेके आया और इसी का ही फायदा फिर खलजी उठाते हैं ना सर। खलजी इसी के कारण तो आते हैं सर पावर के ऊपर। खलजी रिवॉल्यूशन का प्रश्न ही है कि दे वर आल्सो नॉट सीन एज अ टर्किश, खलजीज वर नॉट सीन एज अ टर्किश ओरिजिन पर्सन, है ना। तो इसी ये तो रास्ता तो रजिया ने क्रिएट करके दिया सर। उसने कहा कि आई विल नॉट प्ले सेकंड फिडल, मैं कभी भी पपेट के रूप में कार्य नहीं करूंगी सर, है ना। मार दो तो ज्यादा ठीक रहेगा सर, समझे आप लोग, ठीक है ना। आई नेवर एक्सेप्ट द पपेटरी सिस्टम जो बाकी सारे लोगों ने बनाई है सर, है ना। एब्सोल्यूट मोनार्की के तहत कार्य करने की कोशिश कर रही है सर। प्रॉब्लम ये था कि याकूत जैसे लोगों को उसने अनड्यू फेवर दिया, एंड यू विल फाइंड कि याकूत जैसे लोगों को उसने ऊपर लेके आने की कोशिश की, नॉन टर्किश नोबल्स को अच्छी जगह पे लेके आने की कोशिश की। और सबसे पहले प्रश्न यही था कि ये जो चालीसा है, ये चालीसा को उसने काफी सारा ह्यूमिलिएट किया था और उसके कारण ये प्रश्न क्रिएट हुआ सर, ठीक है। तो फरिश्ता लिखता है कि भाई ये जितने भी चालीसा थे काफी नाराज थे, पर मिनाज मना करता है। मिनाज कहता है कि यार याकूत अमीर अखूर था और रजिया हाथी के ऊपर चलने वाली रानी थी, तो वी डू नॉट सी एनी काइंड ऑफ रिलेशन है, हाथी और घोड़े के बीच में कैसे रिलेशन हो सकते हैं सर, ठीक है। वही कहानी है ना सर, ठीक है, खैर। बट समहाउ शी कुड नॉट सर्वाइव अगेंस्ट द कॉन्स्पिरेटर एंड रूमर मॉन्गर्स, है ना। एंड दिस क्रिएटेड द सिचुएशन वेयर रजिया वाज टॉपल्ड डाउन और रजिया इनफैक्ट ना डिप्लोमेसी और बाकी सारी कंडीशंस में तो बहुत ठीक काम कर पाई, बट लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाई सर, समझे आप लोग, ठीक है। तो रजिया की स्टोरी सबको याद रहेगी कि व्हाट हैपेंड विद रजिया और रजिया ने स्टेप्स क्या लिए थे सर, ठीक है। तो ये प्रश्न 2013 में आया था, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। पॉलिटिकल क्वेश्चन नहीं था, अभी भी कंसोलिडेशन का ही प्रश्न है। स्ट्रेंथनिंग हर पोजीशन का मतलब होता है कंसोलिडेशन का ही है सर, ठीक। डिस्पाइट द वेरियस ऑब्स्टिकल्स, मतलब इसमें 3 चीजें लिखनी है कि कौन से ऑब्स्टिकल्स उसको फेस हो रहे हैं और उसने अपनी आपको कंसोलिडेट कैसे किया, बाय टेकिंग स्टेप्स, है ना। तो इसमें 4 प्रकार के स्टेप्स लिख सकते हो, विद इन दिल्ली, आउटसाइड दिल्ली, विद इन एडमिनिस्ट्रेशन, आउटसाइड एडमिनिस्ट्रेशन, समझे आप लोग, ठीक है ना, गेटिंग अ पॉइंट। फिर टर्किश नॉन टर्किश नोबिलिटी का प्रश्न लिख सकते हो, गवर्नर्स को रीशफलिंग करना सर, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के रूप में सर, दिल्ली के अंदर न्याय व्यवस्था को क्रिएट करना सर, है ना, और पब्लिक को अपने फेवर में लेना। इसके अंदर विद इन दिल्ली के अंदर जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है ओपन दरबार का वो, और अपने आप को बेसिकली एक पुरुष के पोशाक में चलवाना सर, ठीक है ना। तो जनरली वो मेल अटायर धारण करती थी, शी नेवर वोर ट्रेडिशनल अटायर दैट द वुमन यूज्ड टू वेयर सर, है ना। तो वो सब चीजें नहीं करवा रही है सर, ठीक है ना। ऑब्स्टिकल्स में चालीसा की सबसे बड़ी ऑब्स्टिकल थी उसके सामने, बट उसको भी उसने नेगेट करने की कोशिश की है। लास्ट पे हम लोग ये लिखेंगे कि शी ट्राइड टू स्ट्रेंथन बट शी वाज नॉट सक्सेसफुल बिकॉज़ इन द लॉन्गर रन इवेंचुअली शी वाज डिफीटेड बाय दिस चालीसास एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी सर, समझे आप लोग, ठीक है ना। तो जब भी आप स्टेप्स लिख रहे हो तो स्टेप्स में उसको अच्छा तो लिख रहे हो, पर इसकी लॉन्गर इंप्लीकेशन में आपको ये दिखेगा कि शी वाज नॉट कंप्लीटली सक्सेसफुल इन दैट। तो ये 13 में प्रश्न आया था, स्टिल रिमेंबर। एक मेरा दोस्त था, उसने मेंस लिखा था, तो उसने ये सब बहुत सारा लिख दिया था। फिर मैंने कहा कि कंक्लूजन में क्या डाला, वो बोले डाल दिया, बोले ग्रेट। मैंने बोला हो गया ना कल्याण तुम्हारा सर, ठीक है। एनालिसिस पूछा है ठीक है, तो विश्लेषण जब आया है तो फिर उसमें लिखो ना कंक्लूजन साइड में कि इसकी असर कितनी रही है सर। बोले हाँ यार वो तो भूल गया मैं, फिर 2-4 नंबर और कम हो जाएंगे सर, है ना। तो 10 में से फिर 2-3 ही मिलेंगे, वैसे आप 5-6 तक लेके जा सकते हो इसमें सर, ठीक है ना। गेटिंग अ कि आप उसके स्टेप्स का फिर इंप्लीकेशन लिख ही दोगे सर, भले एक लाइन में तो एक लाइन में, बट दिस विल क्रिएट, वो अल्टीमेट पंच होता है ना सर। देखो खाना आप जब परोस के देते हो और ऊपर से धनिया डालते हैं सर, कभी गार्निशिंग में आप देखोगे कुछ चीजें यूं करके क्रीम डाल देंगे तो वो बहुत फर्क पड़ जाता है, बोले बढ़िया लग रहा है सर, ठीक है। आजकल ये क्रीम बहुत डालते हैं ना, अमूल की क्रीम डाल देंगे खाने के ऊपर फटफट करके यूं करके डेकोरेट। तो वही है कि इसका स्टेप्स के बाद स्ट्रेंथन भी किया ऑब्स्टिकल से, बट ऑब्स्टिकल्स को 100% ओवरकम नहीं कर पाई, और ऑब्स्टिकल्स को 100% ओवरकम नहीं कर पाई, दिस क्रिएटेड द बेसिस फॉर द डिफीट एंड द डिक्लाइन। समझ में आया कि नहीं आपको सर, ठीक है, गेटिंग अ पॉइंट। तो ये 13 का प्रश्न था, इसके ऊपर लिखेगा, मैंने आपको ट्रेंड बता दिया है और आपने ऑलमोस्ट 40-45 मिनट रजिया के ऊपर चर्चा भी की है। तो यही प्रश्न आएगा रजिया के ऊपर, और कुछ नहीं आएगा। बाकी मोबिलिटी वर्सेस मोनार्की तो एक थीम है, वो तो कल आज और कल चलती रहेगी सर, है ना, समझे नहीं समझे ना। मोबिलिटी वर्सेस मोनार्की तो थीम है, इवन इवन द प्रेजेंट डे डेमोक्रेसी में भी ये चलती है ना। एरिस्टोक्रेसी हमेशा आप देखिए तो अपने जो रूलिंग क्लासेस होती है, इसमें ऑब्स्टिकल्स में पेट्रियार्की लिख सकते हो कि पेट्रियार्कियल सेटअप जो था, जो ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट्स थे उसके अगेंस्ट में उसको फाइट करना था, है ना। और उसमें एक चीज ये भी लिखेंगे कि वो थोड़ी समय से आगे हो गई थी सर, है ना।
है ना? ये समय से थोड़ी आगे थी ना सर, जिस प्रकार से रिफॉर्म्स वो कर रही थी, साइकोलॉजिकल उसने जो इम्प्लिकेशंस क्रिएट करवाए थे सर। तो पर ये 10 मार्कर में ही था, तो फिर आपके पास फिर वो क्या है कि वर्ड लिमिट एक्सीड हो जाएगी। और नॉर्मल क्या है कि यूपीएससी का एग्जामिनर वर्ड लिमिट काउंट नहीं करता है, उसको आइडिया रहता है कि उसने 20 लाइन लिखी है और एक लाइन में 6 शब्द आ रहे हैं, तो मोटे-मोटे तौर के ऊपर 120 130 वर्ड्स में आंसर कंप्लीट हुआ है। बट आप जब हर एक क्वेश्चन में ये चीज़ कर रहे हो, तो ऑब्वियस है कि एग्जामिनर के ध्यान में आ रहा है कि दिस पर्सन और द कैंडिडेट इज एक्सीडिंग वर्ड लिमिट, है ना? तो फिर नेगेटिव जाता है आपके अगेंस्ट में, तो उसका आपको वो भी ध्यान रखना होता है सर, ठीक है। और जब एनालिसिस आएगा तो एनालिसिस हमेशा पैराग्राफ पॉइंट से करोगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा सर, समझे आपको, ठीक है। तो दोनों पॉइंट्स मतलब बुलेट पॉइंट्स में भी कर सकते हैं, बट एनालिसिस मेरे हिसाब से आप पैराग्राफ फॉर्मेट में करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। इसमें ये जो सेकंड प्रश्न है ना, व्हाट मेजर्स वर अडॉप्टेड सर, समझे आप लोग, ठीक है ना? तो 150 से 150 वर्ड्स के आसपास ऑन एन एवरेज 10 मार्कर लिखे जाते हैं सागर। 150 से लेके 170 180 तक जाओगे फिर वो ज़्यादा हो जाएगा सर, ठीक है। तो जनरली 150 के शब्दों के आस क्योंकि उतनी ही आपके पास स्पेस की तो कमी नहीं होती, बट आपको आइडिया रहना चाहिए कि कितना करेंगे सर, ठीक है। तीसरा है व्हाट मेजर्स, ये इसके बाद सेकंड वाला क्वेश्चन देखोगे, व्हाट मेजर्स वर अडॉप्टेड, ये मेजर्स व्हाट के थ्रू लिखा गया, ये भी 10 मार्कर का ही था प्रश्न। तो ये आप पॉइंट्स में लिख सकते हो सर, कि बलबन के द्वारा क्या-क्या स्टेप लिए गए थे सर, समझे आप लोग, ठीक है। क्योंकि इसको इलैबोरेट ही कर रहा है ना सर, रीडिंग पॉइंट है ना, तो इसको पॉइंट तो बच्चे काफी बार पूछते हैं ना कि सर पॉइंट में लिखना है या बुलेट्स में इसमें पैराग्राफ में लिखना है, तो ये दोनों पॉइंट्स आपको दिखेंगे। यू आर सपोज्ड टू राइट फ्रॉम बोथ दिस, है ना, तो इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द क्वेश्चन, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द क्वेश्चन कि क्या मांग रहा है सर। नॉर्मल केसेस में जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं जनरली 10 मार्कर में और जीएस के अंदर ज्यादा आते हैं, उसमें आप पॉइंट्स में लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं आती है सर, ठीक है। कुछ-कुछ केसेस ऐसे होंगे जो बहुत ही लेंथी है, 20 मार्कर या पहले 60 मार्कर आते थे, 30 मार्कर आते थे 2013 के पहले सर, है ना। तो 30 मार्कर 60 मार्कर जो थे 2013 के पहले, उसमें प्रॉपर्ली आपको पैराग्राफ फॉर्मेट में जाना पड़ता था, भर-भर के ऐसे लिखना पड़ता था सर, है ना। तो डिपेंड करेगा, बट कुछ पॉइंट्स आपको मिलेंगे, यू कैन राइट इन दी पॉइंट फॉर्मेट एज़ वेल सर। अब जब एग्जामिन करने की बात की गई है ना, बलबन की ब्लड एंड आयरन पॉलिसी है, तो एग्जामिन आता है तो एग्जामिनेशन फिर आप पैराग्राफ सेंटर लिखिए तो ज़्यादा ठीक रहेगा ना उसके। और इवन पॉइंट्स भी लिखने हैं तो यू कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ, है ना। बड़े-बड़े पॉइंट्स लिखिए सर, है ना। 2 पॉइंट्स को क्लब करके एक छोटा पैराग्राफ बनवा दीजिए सर, समझे आप लोग, ठीक है। अगर आपको मज़ा आती है ना उसमें लिखने की, तो फिर उसको थोड़ा टेक्निक आपको बदल देना है सर, फिर इमेजेस को ड्रॉ कर सकते हो। तो बहुत सारी देखिए, थोड़ी नॉवेल्टी रखिएगा, भले हम ऑप्शनल कर रहे हैं, पर हम एकेडमिक वाला ऑप्शनल नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। वी आर डूइंग फॉर द कॉम्पिटिटिव साइड, है ना। तो माइंडसेट भी आपको उस हिसाब से होना चाहिए, वरना रज़िया के ऊपर आप पकड़ के चलिए। हमने 40 मिनट पढ़ी है, अगर आप बीए एमए में आओगे तो आपको शायद तक 3-4 क्लासेस तक रज़िया सुल्तानी चलती रहेगी, और बचपन में क्या खाया पिया करती थी और कहाँ से स्टोरी है सर, ठीक है। और हमने निपटाया है क्योंकि हमको क्वेश्चन सेंट्रिक चलना होता है सर, ठीक है, टॉपिक सेंट्रिक चलना होता है सर, है ना। खैर, तो पॉइंट समझ में आया कि क्या कहानी है, किस तरह से रज़िया की स्टोरी रहती है। अब रज़िया के बाद क्या होता है, थोड़ा उसके ऊपर मोटे-मोटे तौर के ऊपर चर्चा करेंगे। प्लान तो था कि आज बलबन तक ले ले, पर एज़ ऑलवेज़ टॉपिक्स को डिस्कशन में आगे-पीछे होता रहता है सर, ठीक है। देखिए, रज़िया को हटा के बहरम शाह को लाया गया था जब उसको अल्तुनिया ने कैप्चर कर लिया था तब से ही। और बहरम वाज़ एक्चुअली द पपेट ऑफ द चालीसा सिस्टम। एक्चुअली उसके बाद आप देखोगे ये तीनों के तीनों पपेट के रूप में ही काम कर रहे थे चालीसास के अंदर, और चालीसा ही इनको सबसे ज़्यादा डोमिनेट भी कर रहा था सर, ठीक है ना। तो चालीसास वर एक्चुअली डोमिनेटिंग देम, एंड ये जो चालीसा सिस्टम जो है, ये इनको पूरी तरह से वो है ना कि कंट्रोल करके बैठी हुई थी। तो फॉर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स यू विल फाइंड द नोबिलिटी विल बी ओवरपावरिंग द सुल्तान। अब ऐसा क्यों हुआ, व्हाई द नोबिलिटी वाज डोमिनेटिंग द सुल्तान? क्योंकि नोबिलिटी को डर लग गया था, बोले सुल्तान मजबूत आता है तो हमारी पिपुड़ी बजा देता है सर, समझे आप लोग, ठीक है ना। गेटिंग पॉइंट, दैट्स वेरी क्लियर कट ना। सुल्तान जितना स्ट्रांग होता है उतनी हमको बोलने नहीं दिया जा रहा है ना, हमको बोलने नहीं दिया जा रहा है, तो फिर हालत टाइट हो रही है। तब नोबिलिटी के हाथ में गेम गई है, या द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ द नोबिलिटी, एरिस्टोक्रेसी के हाथ में अगर वो पावर आया है तो दे विल मेक श्योर कि सुल्तान को टाइट करके रखेंगे सर, समझे आप लोग, ठीक है। तो व्हाट वी सी ओवर हियर, है ना, यू विल फाइंड बहरम शाह विल कम टू पावर। बहरम शाह वाज काइंड ऑफ अ पपेट अंडर द चालीसा सिस्टम, एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन यू विल सी कि चालीसा सिस्टम के तहत ये पपेट था, तो चालीसा ही सब कुछ चलाता था। अब चालीसा थे तो दे वर पावर ब्रोकर्स, आई कैन से, ये पावर के अंदर सिस्टम को अपने हिसाब से चलवा रहे थे, और इसके कारण एडमिनिस्ट्रेशन कमजोर भी होगा, क्योंकि नोबल्स की तो अंदर बीच में इनफाइटिंग थी, पावर शेयरिंग हुआ करती थी सर। मंगोल इन्वेजन हो जाता है सर, ये मंगोल इन्वेजन के कारण इसको ब्लेम किया गया, इसके बाद इसको मरवा दिया गया सर, ठीक है। देन यू विल फाइंड इसको हटा दिया जाता है, फिर अलाउद्दीन को बिठाया गया, जो अल्तुतमिश का संतान भी था और रुकनुद्दीन फिरोज का बेटा था। अब देखिए, जिस वो रुकनुद्दीन जिसको रजिया खत्म करके आई होती है सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट। वो टेक्निकली अगर आप समझने की कोशिश करिए कि यहाँ पे पावर के ऊपर लाया गया, क्यों लाया गया, क्योंकि चालीसा चाहती थी सर। ये चालीसा में जब रुकनुद्दीन फिरोज पावर के ऊपर या अलाउद्दीन मसूद शाह पावर के ऊपर था, उस समय के दौरान ये चालीसा में से एक व्यक्ति निकल गया जिसका नाम था बलबन सर, समझे कि नहीं समझे। बलबन ने गेम कर दी, बलबन एक्चुअली बहुत बड़ा गेमर था सर, है ना, मतलब इसे आप सीखना चाहिए सर, है ना, डिप्लोमेटिक। बलबन ने अपने इमीडिएटली जो सुल्तान थे ऊपर, उसकी बेटी के साथ शादी की, उसने अलाउद्दीन की डॉटर के साथ शादी कर दी सर। और इसके बाद जो नया सुल्तान आएगा नसीरुद्दीन महमूद, उसकी शादी बलबन ने उसके साथ करवा दी सर। तो ये ऊपर वाले सुल्तान की बेटी के साथ शादी कर रहा है सर, उसकी डॉटर को अपनी वाइफ बना दिया सर, और इसने अपनी बेटी को सुल्तान के साथ शादी करवा दी सर, नेक्स्ट जनरेशन में सर, गेटिंग माय पॉइंट। देखिए मैट्रिमोनियल अलायंसेस का क्या उपयोग कर रहा है सर, ठीक है ना, गेटिंग। तो इन सब कंडीशन में यू विल फाइंड कि बलबन पीछे सब गेम करना शुरू कर रहा है। बलबन के ऊपर आऊंगा कल, हम लोग बलबन से ही करेंगे, फिर उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर और सब दिल्ली सल्तनत का डिसइंटीग्रेशन देखेंगे सर, ठीक है। तो यू विल फाइंड कि बलबन वाज द पर्सन हु वाज एक्चुअली कमिंग टू पावर इन दिस टाइम, बट वो उतना अथॉरिटी में नहीं था, वो गवर्नर है। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जब आप यहाँ नोबिलिटी कंट्रोल कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन में सेंट्रलाइजेशन नहीं है, तो ऑब्वियस है कि दो एरियाज जो पहले आपके अंदर में आया करते थे वो टूट जाएंगे सर। तो रीजनल गवर्नर्स अपने आप को इंडिपेंडेंट दे रहे हैं सर। सो ड्यूरिंग दिस टाइम बिहार, बंगाल, पंजाब, जो एक टाइम के ऊपर अल्तुतमिश ने अपने कंट्रोल में लिया था, वो सब टूट गया, गेटिंग माय पॉइंट नाउ। सो यू विल फाइंड द रीजनल गवर्नर्स विल बी प्रोक्लेमिंग इंडिपेंडेंस। once again this will create a issue for the future governors, the future I would say sultan to capture again areas, है ना, समझे कि नहीं समझे। तो होता क्या है कि बंगाल इंडिपेंडेंट कर रहा है, पंजाब अपने आप को इंडिपेंडेंट कर रहा है सर, और ये इंडिपेंडेंस करने के पीछे का कारण था कि आपके ऊपर जो दिल्ली के राजा बैठे हुए थे, ये दिल्ली के राजा इनफैक्ट है ना कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे सर, गेटिंग माय पॉइंट, समझे आप लोग। इन सब के बेसिस में 1246 तक आते थे, बलबन ने अपने ही ससुर को हटा दिया सर, समझे आप लोग, ठीक है। अपने ससुर को हटा के दूसरे व्यक्ति के पावर के ऊपर बिठा गया नसीरुद्दीन महमूद, और उसको अपना जमाई बनवा दिया सर, समझे आप लोग, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट। सो बलबन वो था किंग मेकर के रूप में था सर, है ना। और ये किंग मेकर के रूप में बलबन जब नसीरुद्दीन महमूद को पावर के ऊपर लाया 1246 के बाद, उसके बाद ही बिकेम दी नायब एंड ही बिकेम द वजीर एंड ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर सर। सब कुछ फिर बलबन के हाथ में आ गया सर, गेटिंग माय पॉइंट। तो आपको जो इसके बाद वाले जो राजा है ना सर, रजिया के बाद वाले, उसको बलबन सेंट्रिक देखना है कि हाउ नोबिलिटी स्टिल कंट्रोलिंग।
बलबन जो था, बलबन इसको भी कंट्रोल कर रहा था, बलबन इसको भी कंट्रोल कर रहा था सर। और ये नोबिलिटी से ही बिलोंग करता था क्योंकि ही वाज पार्ट ऑफ द चालीसा। तो बलबन का इन्फ्लुएंस 1240 के बाद बढ़ना शुरू हो गया। ये बढ़ते नसरुद्दीन तक आ जाते तो उसका पीएम बन गया था सर, क्योंकि नसरुद्दीन उसका सन इन लॉ भी हुआ करता था सर। 46 के बाद बलबन डिफेक्टो रूलर के रूप में था, नसरुद्दीन तो खाली रबर स्टैम्प था सर। यही बलबन 66 में फाइनली नसरुद्दीन शाह को उठला देगा एंड देन ही विल बी कैप्चरिंग पावर। और वही चालीसा जिसके थ्रू ये पावर के ऊपर आया था उसको ये खत्म कर देगा। अब सवाल ये था कि क्या चालीसा बलबन के सामने बगावत करेगी कि नहीं करेगी? डोंट यू सी द चालीसा विल रिवोल्ट अगेंस्ट बलबन? चालीसा ने कहा कि तुम रिवोल्ट करोगे तो याद रखिएगा तुम खुदा के साए के सामने रिवोल्ट कर रहे हो। हाँ, यू आर रिवोल्टिंग अगेंस्ट द शैडो ऑफ द गॉड। मैं जिल्ले इलाही हूँ। चालीसा डर गई, आवाम को कहा मैं जिल्ले इलाही हूँ। लोग डर गए, बोले हाँ ये तो खुदा का साया है। हाउ कैन वी रिवोल्ट अगेंस्ट द शैडो ऑफ द गॉड? खत्म ना सर, इनडायरेक्टली वी आर रिवोल्टिंग अगेंस्ट द गॉड ना। डिवाइन किंगशिप ना, डरवा दिया लोगों को। अल्तुतमिश कह रहा था कि मैं तो खलीफा का साया हूँ। अल्तुतमिश क्या कह रहा था? मैं तो खलीफा का नौकर हूँ, मैं तो खलीफा का सेवक हूँ सर। बलबन अपने आप को कहता है जिल्ले इलाही, और जिल्ले इलाही के साथ साथ अपने आप को कहता है कि मैं खलीफा के साथ भी जुड़ा हूँ। खैर खलीफा का मृत्यु हो चुका है, यू विल फाइंड खलीफा का मृत्यु हो चुका है, पर पावर के अंदर डिवाइन ओरिजिन का कंसेप्ट को यूज करना बहुत ही उसके लिए मजे की बात थी ना सर। मेरे को पॉइंट। तो जब उसने पावर कैप्चर किया ना, नो वन एक्चुअली रेज्ड थिंग्स अगेंस्ट बलबन, और ये चालीसा को पकड़ा, बोले कल से तुम्हारा दारू बारू सब बंद। गवर्नर्स के वहां पे इंटेलिजेंस वालों को बिठा दिया, बरीज को, बोले हर रोज भेजो मुझे क्या चल रहा है। कोई उल्टा सुल्टा करेगा तो उसको पब्लिक में हंटर मारूंगा मैं सर। पर्सनली जाता था, हंटर मारता था, 500 कोड़े, 500 लैशेस, ऐसा मार मार के तोड़ दूंगा ना सर। ना करो तो सही मेरे सामने बगावत सर। ऐसे आयरन और ब्लड की पॉलिसी का उपयोग किया भाई साहब है ना, जिसके थ्रू दिल्ली की सल्तनत के अंदर एकदम कमांड हासिल कर दी सर। तो जो फाइनल कंसोलिडेशन है ना वो बलबन करेगा, और ये फाइनल कंसोलिडेशन के तहत मंगोलों को भी रोकेगा फिर, क्योंकि इसके बाद इस पीरियड में मंगोल इन्वेजन होने शुरू हो गए थे ना। मंगोलों का इन्वेजन शुरू हो गया फिर से सर, ठीक है। तो चंगेज तो नहीं आया, फिर चंगेज के बाद फिर चालू होता तमर खान आता है, तमर खान। यू विल फाइंड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ बलबन, बलबन के बाद तमर खान आएगा सर, ठीक है ना। एंड उसके गवर्नर्स और उसके ऑफिशियल्स को जो मारा गया, ये हैबत खान और मलिक बकबक को, मलिक बकबक को तो कोड़े मारे गए थे सर ना, पकड़ पकड़ के कोड़े मारे गए थे सर, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब कुछ चीजें आपको दिखेगी बलबन के समय पे। तो विल बी डिस्कसिंग टुमारो, कल मैं बलबन के ऊपर आऊंगा और बलबन की कहानी को आगे लेके जाएंगे। तो कल पहले बलबन करेंगे और उसके बाद फिर आपके क्वेश्चन आंसर्स और वो है उसको डिस्कस करेंगे सर, ठीक है ना। तो आज यहाँ कंक्लूड करता हूँ, आप लिखिए, कल लाइव क्लास के अंदर हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करेंगे सर, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। तो सर आई डोंट नो हाउ मच इट विल टेक, आप उसके लिए वरीड थे सर, है ना, मॉडर्न हिस्ट्री। सम पीपल एडवाइज दैट यू शुड कंप्लीट योर ऑप्शनल बाय मिड ऑफ जैन। देखिए प्रीलिम्स के 2-3 महीने तक पहले आपका ऑप्शनल खत्म हो जाना चाहिए सर, ठीक है, वो हो जाएगा मिड ऑफ जैन तक। फिर ऑप्शनल फिर 2 घंटे ही करना है ना आपको सर, और फिर मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री हम लोग लास्ट में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मॉडर्न फिर प्रीलिम्स में भी उतना ही आता है ना सर। तो जीएस में भी हेल्प करेगा, ऑप्शनल में भी हेल्प करेगा सर, है ना। वर्ल्ड हिस्ट्री करेंगे फिर, है ना, इसी पीरियड में सर, ठीक है। तो आई डोंट सी आपको क्योंकि जनवरी के बाद तो फिर बहुत टाइम लगेगा, मतलब आई डोंट सी कि मैं तो नहीं कंक्लूड कर पाऊंगा फिर, है ना। तो और आपकी जून में एग्जाम है ना, तो यू कैन डू द ऑप्शनल टिल मार्च, है ना, आप मार्च तक तो आराम से कर सकते हो सर, मार्च मिड तक, और फिर उसके बाद आप ट्रांजिशन में चले जाओ एक्सक्लूसिव प्रीलिम्स के जोन में सर। वरना तो फिर अभी क्या होगा कि मैं 4 घंटे ऑप्शनल कराऊं, सुबह शाम करवा दूं, चलिए सर, ठीक है। फिर आप ऑप्शनल करोगे, फिर जीएस नहीं होगा आपका, है ना। तो लिनियरिटी मेंटेन नहीं होती है, फिर मेरी भी लिमिटेशन है ना सर, कि मैं भी एक लिनियरिटी के थ्रू कर रहा हूँ, फिर उसको भगाने का हशर करने का कोई मतलब नहीं है ना सर, ठीक है ना। पीपल एडवाइस बट, है ना, देखो सुनो सबकी, करो अपनी सर, है ना। और ट्रेडिशनली ऐसा रहा है कि प्रीलिम्स के 2-3 महीने पहले के 90 डेज आप पकड़ के चलिए, 70, 80 टू 90 डेज आप प्रीलिम्स के मोड में आ जाओ, मतलब एक्सक्लूसिव फैक्ट याद रखो ये वो सर, है ना। उसके पहले तो आपको ओवरलैपिंग सिलेबस करना ही है। लोग 1-1 महीने तक भी ऑप्शनल करते हैं प्रीलिम्स के, 1 महीने पहले तक भी, है ना। और फिर एक आध टॉपिक छूट गया, फॉर एग्जांपल वर्ल्ड हिस्ट्री का थोड़ा टॉपिक छूट गया, अगर आपको क्लास अटेंड नहीं करना है तो आप फिर रिकॉर्डेड में देख लीजिएगा तब, है ना, आफ्टर प्रीलिम्स। जिसको ज़्यादा जल्दी है या जिनको लग रहा है कि सर हमारे प्रीलिम्स में कमांड ही नहीं आ रहा है, तो फिर आप रिकॉर्डेड सेशंस देख लीजिएगा, दैट विल बी गुड इनफ सर, है ना। तो हम मार्च तक तो चलेंगे सर, दिसंबर, क्योंकि 1.5 महीना इसमें लगेगा आपका, 1-1.5 महीना मॉडर्न में, 1-1.5 महीना वर्ल्ड हिस्ट्री में सर, ठीक है। और उसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आते हैं, मॉडर्न तो बहुत भारी आजकल कॉम्प्लिकेशंस निकाल रहा है सर, ठीक है ना। तो दोनों के पॉइंट्स के ऊपर चले जाएंगे सर, ठीक है। तो मॉडर्न आपको उतना हेल्प करेगा कि फिर आपका प्रीलिम्स का मॉडर्न हिस्ट्री कवर हो जाएगा उसमें से, है ना। 80-90% मॉडर्न हिस्ट्री प्रीलिम्स का उसमें फिर फैक्ट याद रखनी पड़ेगी सर, क्या। और हम लोग शुरू कर देंगे मिड ऑफ दिसंबर में, 10-12 तारीख के आसपास, है ना। तो आपको टाइम टेबल डाल दूंगा दिवाली के बाद, तुरंत ही आपका पेपर 2 का टाइम टेबल आ जाएगा। आफ्टर दिवाली विल बी, मैं आपको पेपर 2 का टाइम टेबल अपडेट कर दूंगा सर आपको, है ना। टाइम टेबल मतलब वो टेंटेटिवली आपका टाइम क्रिएट हो जाएगा कि भाई ये शेड्यूल है, तो 8 से 10 ही हम लोग रखेंगे, है ना। सो बाय मिड ऑफ नवंबर इवन मुझे भी क्लैरिटी हो गई होगी कि हम कहाँ तक जा पा रहे हैं सर, है ना। मिड ऑफ नवंबर तक हमको, मुझे भी आइडिया रहेगा कि हम कहाँ तक जा पा रहे हैं ना, हाउ लॉन्ग वी आर प्रोसीडिंग फॉर, है ना। तो अभी आज बलबन, कल बलबन हो जाएगा, मंडे को खिलजी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी मंडे को खत्म होगा, खिलजी को ही पढ़ना है, बाकी खिलजी में और कुछ है नहीं। ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे तक आपका तुगलक हो जाएंगे, मोस्ट ऑफली अगले वीक के एंड तक आते आते दिल्ली सल्तनत का पॉलिटिकल पार्ट खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद कल्चरल पार्ट रहेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट, नेचर ऑफ द स्टेट, है ना, जो मैक्रो वाले प्रश्न है, मंगोल इन्वेजन के सामने कैसे फाइट किया, वो तो पकड़ के चलिए। और इवन 10 क्लासेस आपको लगेंगे इसको मैक्रो लेवल में खत्म करने में सर, ठीक है। फिर उसके बाद भी होगा अदर क्लासेस, तो मुगल्स के ऊपर है, 8-10 क्लासेस मुगल्स के ऊपर देखेंगे सर, ठीक है। एंड देन वी कैन कंक्लूड इज वेल सर, चलिए ओके, तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी सर, ओके। बट प्रीलिम्स के क्योंकि जनवरी में है, तो जन फेब मार्च अप्रैल मई 5 महीना फिर एक्सक्लूसिव प्रीलिम्स करोगे, फिर मेंस का क्या करोगे फिर, समझे आपको, ठीक है। एथिक्स करना है और ऑप्शनल तो बहुत लेंदी है, और फिर ऑप्शनल मेक और ब्रेक भी करना है ना, तो यू नीड टू चूज योर टाइम वाइज, ओके। तो कम से कम 2 घंटे ऑप्शनल की क्लास अटेंड कर दीजिएगा, ज़्यादा कुछ नहीं, तो क्लास अटेंड किया होगा तो सबकॉन्शियस मेमोरी में चला जाएगा। तो इवन प्रीलिम्स के बाद आंसर राइटिंग भी जब आप शुरू करो, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद फिर नए हिस्ट्री ऑप्शनल प्रीलिम्स के बाद कभी होगा नहीं, कोई भी ऑप्शनल नहीं होता है, पर हिस्ट्री तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, है ना। तो फिर उसके बाद आपकी आंसर राइटिंग ही होगी, आपकी क्या है कि स्किल डेवलपमेंट होगी सर, है ना। तो एटलीस्ट मार्च तक हम लोग जब चलेंगे
तब तक आपको क्लासेस अटेंड कर दीजिएगा। इवन सब लोग है ना, ऑल द स्टूडेंट्स हु आर अपीयरिंग फॉर 2022, हम मार्च तक उसको खत्म करेंगे। मिड ऑफ मार्च हमारा टारगेट है सर, ठीक है। आगे पीछे हो सकता है बट विल ट्राई टू कवर अप बाय मिड ऑफ मार्च, है ना। तो क्योंकि आपकी वो पूरी वो है ना कि फ्लो में खत्म भी हो गया उसके साथ, तो दिक्कत नहीं आएगी कोई आपकी सर, ठीक है ना। उसके पहले करना है तो वो भी कर सकते हैं। फिर पहले में यही होगा कि फिर कुछ टॉपिक्स को फिर आपको सेल्फ स्टडी में ज़्यादा करना है, और फिर मैं आई डोंट बिलीव इनटू दिस एस्पेक्ट, है ना, कि आप मेरे साथ जुड़े हो तो फिर एज अ टीचर मेरी ये ड्यूटी होती है कि मैं आपको कॉम्प्रिहेंसिवली एक बार पढ़ा दूँ सर, है ना। फिर आप डिसाइड करिए, यू आर वाइज इनफ कि कौन से टॉपिक को कितना गेन करना है, कितना नहीं करना है सर, ठीक है ना। और पहले ऐसा था कि पॉलिटिकल पॉइंट से ही हिस्ट्री कवर हो जाती थी। पॉलिटिकल वो पूछता ही था वैसे ही। आप 2012 के पहले के पेपर देखिएगा। आजकल वो टेक्सटाइल एस्पेक्ट में जा रहा है ना, कल्चरल एस्पेक्ट में, टोम आर्किटेक्चर में स्पेसिफिक पूछ रहे हैं, है ना। हिस्ट्री में 450 तो नहीं आएंगे बट पकड़ के चलिए 350 तक लोग जा रहे हैं सर, है ना। 450 से ज़्यादा हो जाएंगे ना विशाल। चलिए सर, ठीक है। बाय बाय, प्लीज टेक केयर सर। यार पढ़ो सर, है ना। हैव सम पेशेंस एंड हैव ट्रस्ट इन द प्रोसेस। हैव ट्रस्ट इन द प्रोसेस, है ना। प्रोसेस को ट्रस्ट करिए सर। आंसर लिखिए आप। ये रज़िया का आंसर लिखिएगा। कल हम लोग रज़िया के ऊपर डिस्कस करेंगे ना, ग्रुप में भेज दीजिएगा। फिर कल हम लोग लाइव क्लास में कैलकुलेशन भी करेंगे सर, ठीक। कल इसके ऊपर जाइएगा सर, रज़िया के ऊपर। एक प्रश्न, हाँ, इल्तुतमिश के ऊपर, ये वाला प्रश्न सर, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन लिखिएगा सर, ये वाला। कंट्रीब्यूशन ऑफ इल्तुतमिश इन द एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, 2011 में पूछा था सर, ठीक है। दूसरा था स्टेप्स टेकन बाय रज़िया सुल्तान टू कंसोलिडेट द पोजीशन, है ना। 2 क्वेश्चन थे। बाकी बलबन के ऊपर आए थे, बलबन कल करेंगे तो आपको आइडिया लगेगा सर, ठीक है ना। चलिए बाय, प्लीज टेक केयर। 12 बजे वापस मिलते हैं आपको सर। ओके। टेलीग्राम की लिंक आपको डाली थी ना सर? नहीं डाली थी? ये 122 लोग कैसे हो गए भाई ग्रुप के अंदर? हाँ, इतने तो क्लास में भी नहीं आते सर। हाँ, हाँ, 122 मतलब 115 के आसपास तो होंगे सर। मैं वही देख रहा था, इतने सारे लोग आ गए भाई। चलो बाय बाय, प्लीज टेक केयर सर। आप ये ग्रुप अपने तक सीमित रखिएगा सर, है ना, ऑप्शनल वाले कैंडिडेट्स के साथ। चलिए बाय बाय।